Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC latest CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 12. When we move magnetic compass from point P to Q, then which the following statement is true? इस पर भी ध्यान दे दिया करो, ट्रू या फॉल्स. तो यहाँ पर ट्रू पूछ रहा है. ये फिगर दे रखा है और इसमें 4 चॉइस दे रखे हैं. यहाँ पे सेम डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन की, यहाँ परपेंडिकुलर टू ईच अदर है P और Q पर, और यहाँ पर 45 डिग्री से है विद रेस्पेक्ट टू. समझते हैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझा जा सकता है. पहले तो एक बात बताइए, इसमें आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा एंड इस सोलिनॉइड का, कौन सा एंड नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ है. तो इसे पता करने के लिए आप ये यूज कर लीजिए. आपने पढ़ा होगा, देखो थोड़ा सा समझाता हूँ. पहले आपने इसमें एक करंट कैरिंग लूप है. क्या सेंटर पर मैग्नेटिक डायरेक्शन निकाल सकते हो? तो किससे निकालते थे? राइट हैंड स्क्रू रूल से, थंब स्क्रू रूल से. तो देखो अपनी राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाते थे हम ऐसे. थंब नीचे की तरफ आ रहा है और ये थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है नीचे की तरफ. अगर आप ऐसे करते थे, याद करो कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है ऐसे, तो आप अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करते थे ऐसे. थंब आ रहा है ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करी ना आपने फिंगर, थंब ऊपर आया, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पर ऊपर की तरफ है. बिल्कुल सेम टू सेम इसमें भी करिए. आप अपनी फिंगर ऐसे रखेंगे तो आपको अपनी, जैसे ये पेन है तो इसमें करंट ऐसे आ रही है, लपेटी ऐसे है करंट, तो आप अपनी थंब को ऐसे रख के अपनी करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमा रहे हो, ऐसे नहीं. देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे ही है, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, टर ऐसे है ना, देखो डायग्राम में. तो ये थंब इधर आ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ से एंटर कर रही है. अब मैग्नेटिक में एक बात जानते होंगे कि अगर कोई मैग्नेट है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इनसाइड तो होती है साउथ टू नॉर्थ, और बाहर जो होती है आउटसाइड द मैग्नेट देखते हैं तो नॉर्थ से अवे निकलती है और साउथ में एंटर करती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ में एंटर करेगी और नॉर्थ से लीव करेगी, और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ, और बाहर होती है, आप ऐसे कह सकते हो, कंप्लीट लूप बनाते हैं, ये ऐसे बनाता है बेटा ऐसे, और बाहर ऐसे कंप्लीट लूप बनाएगा. ओपन कर नहीं होता, क्लोज लूप बनता है, इसलिए ऐसे. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे बनाएंगे. तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ से लीव कर रहा है तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. अब इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे दो तरीके से आंसर दे सकते हैं. या इसको एक मैग्नेटिक डाइपोल मान लो आप. मैग्नेटिक डाइपोल अगर कंसीडर कर लोगे तो ये एक्सियल पोजीशन है मैग्नेटिक डाइपोल की, और ये है इक्वेटोरियल पोजीशन. भाई इसका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होती है? साउथ टू नॉर्थ. डाइपोल मूवमेंट जो होता था उसकी डायरेक्शन होती थी कैपिटल एम की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ. और ये एक्सियल पोजीशन है, और एक्सियल पोजीशन पर डाइपोल मोमेंट एम की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम होती है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी इस जगह पर, ये एक्सियल पोजीशन हो गई, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के अपोजिट आती है ऐसे, बी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई. आपने पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस के क्यू बनाते थे, ये प्लस के क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनाते थे पी ऐसे, और इसको बोलते थे हम एक्सियल पोजीशन ऐसे, और एक्सियल पोजीशन बनाएंगे यहाँ पर, तो बी की डायरेक्शन ऐसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दिखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आती थी वो इक्वेटोरियल वाली ऐसे आती थी, इस पी के अपोजिट. सेम कंसेप्ट है बेटा ये. अगर बी की डायरेक्शन ऐसे है तो जानते हो जो कंपास निडल हम यहाँ रखेंगे ऐसे, यहाँ पे जो आपका ऐसे आएगा डायरेक्शन आएगी कंपास निडल की ऐसे, तो यहाँ पे इधर साउथ होगा क्योंकि साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये वाला नॉर्थ होगा ऐसे. नहीं आया? तो हमें पूछ क्या रहा है? डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल पी एंड क्यू विल सेम डायरेक्शन. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे रहेगी इसकी ऐसे, और जब यहाँ रखेंगे कंपास निडल को आपको ऐसे, तो ये इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो इधर की तरफ होगा, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस लीव करती हैं बेटा. ये नॉर्थ होगा ये वाला, और ये साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ में लीव करती है तो नॉर्थ से लीव करती दिख रही हैं, यहाँ पे इस नॉर्थ से लीव करती दिख रही हैं. तो बी की डायरेक्शन और यहाँ इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है डिफ्लेक्शन की, है ना ऐसे. और या फिर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्केच करते हैं ना, इसके अंदर तो ऐसे आती है बेटा, ऐसे ऐसे बनेंगे. एक ही साइड बना रहा हूँ बस केवल. जब ये पैरेलल होंगी यहाँ पे और फिर यहाँ ऐसे होंगी, यहाँ की तरफ गैप बढ़ता है, फिर यहाँ आएंगी तो ये ऐसे, और ये इस तरीके से होते हुए ऐसे आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बेटा. यहाँ से लीव कर रही हैं, यहाँ से एंटर कर रही हैं, तो डायरेक्शन ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेसिस पर देखिए, या इक्वेटोरियल पोजीशन के बेसिस पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं. इसीलिए बी और पी और क्यू पर, ये क्यू पॉइंट था आपका,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है और कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी अपोजिट होंगी, इसीलिए इसका आंसर आना चाहिए बी। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल पी एंड क्यू विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। बी चॉइस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 1 सेंटीमीटर, सिस्टम का ध्यान रखना, स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट 1 एम्पियर, करंट इन एक्स डायरेक्शन लाइज सिमेट्रिकली एट द origin of Cartesian coordinate system. The magnetic field due to this segment at a point 1 meter 0 inch. ठीक, तो सबसे पहले 6 क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाते हैं। एक एक्स डायरेक्शन में करंट है बेटा, तो एक्स डायरेक्शन में, और ये जो है स्मॉल सेगमेंट जो है ये वायर है आपका, ये मिड पॉइंट है, इसमें करंट है आपकी I बराबर 1 एम्पियर और एक्स डायरेक्शन में करंट है एक्स एक्सिस में। इसकी जो लेंथ है डीएल की डायरेक्शन वही मानते हैं हम जो करंट के डायरेक्शन है, करंट के अलोंग ही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन मानते हैं। ये 1 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड में दे रखा है, ऐसे लिख लो, डीएल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट मीन्स डीएल, ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × 10⁻⁻² मीटर कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रखे हैं मीटर में है और ये ऐसा ही सिस्टम है, इस सेंटीमीटर को मीटर में जरूर बदलना बेटा, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। 1 और ये मिड पॉइंट हो गया 0 0 कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब एक पॉइंट है x बराबर 1, तो x बराबर 1 और y बराबर भी 1 और z बराबर 0 है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे P, उसे कोऑर्डिनेट है 1 मीटर और 0, ठीक है। तो जानते हो ये r वेक्टर हो गया, इसी पॉइंट में मैग्नीफिक निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर होता है ये आपका, ये r वेक्टर होता है, ठीक। इस r वेक्टर की अगर हम वैल्यू निकालें तो हेड यहाँ आएगा बेटा, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो हेड यहाँ आएगा और टेल होगा यहाँ, तो हेड वाले में से टेल वाला घटाते हैं, ये x है, ये y है और ये z है, x में से x घटाओ, तो x का कोऑर्डिनेट इधर 1 है और इधर 0 है, इसीलिए 1 - 0, और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है i कैप, इसलिए i कैप लिख लो। ऐसे ही y में से y घटाओ तो +1 - 0 j कैप, और z तो इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 होगा, तो इतना ही रह जाएगा, तो r वेक्टर इक्वल टू आ गया i कैप प्लस j कैप। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, r वेक्टर का मॉडुलस ले लूँ, दैट मीन्स r, तो रूट के अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 2, ठीक। इसमें लगा दूं मैं बायो-सैवर्ट लॉ, तो बायो-सैवर्ट लॉ लगाऊं तो dv वेक्टर फॉर्म में लिखूं बेटा, dv इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला याद होना चाहिए, μ/4π i dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, क्यूब होता है बेटा वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता है वेक्टर फॉर्म में। तो हमें देखो इसकी वैल्यू तो मालूम ही है 10⁻⁻⁷, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और I की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। डीएल वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डीएल का मैग्नीट्यूड, और देखो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग होती है, तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे आई कैप आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने यूनिट वेक्टर का लगाया है, ए वेक्टर बराबर लिखते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साथ में एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और ऐसा यूनिट वेक्टर लिखते हैं कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो। यहाँ ए वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड है और इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो डीएल वेक्टर तो डीएल का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जो कि आई कैप है। अब डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकाल लूँ, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻² आई कैप, तो 1 × 10⁻⁻² आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप। अब देखो आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 हो जाता है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है ना, तो आई और आई के बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री, तो वो हो जाएगा आपका 0, तो इसका प्रोडक्ट तो 0 हो गया, इसका करें तो +1 × 10⁻⁻² आई कैप क्रॉस जे कैप, आई का मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब आई क्रॉस जे की वैल्यू के लिए आपको एक सर्कल बनाते देंगे, आप आई यहाँ लिख लो, जे यहाँ और के यहाँ, तो आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ घुमाते हैं छोटे एंगल से, आई के से जे की तरफ घुमाओ स्मॉल एंगल से, तो सॉरी आई से जे की तरफ घुमाते हैं शॉर्टेस्ट पाथ से, ऐसे, तो एरो की डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो के कैप आएगा, तो 1 × 10⁻⁻² के कैप, ये आ गया डीएल क्रॉस आर, तो इसकी वैल्यू लिख दो 1 × 10⁻⁻² के कैप, और आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब है तो जो कि √2 है, इसको क्यूब करेंगे तो 2√2 आएगा बेटा, तो देखो ये हो गया आपका 1/2√2 और ये हो गया 10⁻⁻9 के कैप, ऐसे, और 2 का अगर इसमें डिवाइड कर दूं तो 0.5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √2 और 10⁻⁻9 के कैप। अब देखो इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये 5/√2 और 10⁻⁻10 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस के 10 है, ऊपर लेके आएंगे तो -1 और हो जाएगा,
के कैप, इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा और यूनिट होगी टेस्ला। टेस्ला यूनिट है, तो इसीलिए इसकी चॉइस हो गई बेटा 6 वाले की सी, 6 वाले का सी होगा। ठीक है, 5/√2 10⁻10 के कैप। क्वेश्चन नंबर 4, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये स्मॉल, मैग्नेटिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट एम एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सेस ऑफ द डायपोल इज गिवन बाई। तो देखो एक आपको डायपोल मोमेंट बनाना है, तो यहाँ पे माइनस का स्मॉल एम, ये पोल्स स्ट्रेंथ होती है, ये प्लस के स्मॉल एम पोल्स स्ट्रेंथ है, और ये 2L और इसका डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव, ये साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। डायपोल मोमेंट कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 2L, और ये डायपोल एक्सेस होती है। इस डायपोल एक्सेस पर P पॉइंट पर सेंटर से R डिस्टेंस है, क्योंकि ये शॉर्ट डायपोल है तो R > 2L होगा। तो इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका फॉर्मूला में डायरेक्टली याद होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन है बेटा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल वाला केस याद है, वैसे ये सिमिलरली, तो B = होता है μ0/4π 2m/r3, ये होता है बेटा, और डायरेक्शन वही होती है जो डायपोल मोमेंट की है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ का ए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया हुआ, माइनस के Q, ये प्लस के Q, और एक्सियल पोजीशन पर P पॉइंट पर R डिस्टेंस से ये ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करी होगी आपने, E = 1/4πε0 2p/r3, यही तो है बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है यहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कैपिटल एम, बाकी का सब सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड है, इस कांस्टेंट की जगह वो है, इसलिए इसका ए चॉइस होना चाहिए। दिख रहा है 2 इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर केप्ट अलोंग x डैश एंड y डैश एक्सेस आर कैरिंग अ करंट I1 I2 अलोंग माइनस के x, इस पर ध्यान दीजिए, और माइनस y एक्सेस रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P, कोऑर्डिनेट रखे हैं उसके x, y। डायग्राम बनाते हैं पहले। एक तो बना लो आप ऐसे x और x डैश, और ये y और y डैश। एक तो वायर ऐसे है बेटा, लॉन्ग वायर है ये, ठीक है। इसमें करंट नेगेटिव x डायरेक्शन में वैल्यू है आपकी I1, और एक वायर इस तरह से है, और ये एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, ऐसा मान सकते हैं हम, है ना, ऐसे, और इसमें करंट है नेगेटिव y एक्सिस में, ठीक है। और एक पॉइंट है इससे x दूरी पर और इससे y दूरी पर, ऐसे, ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ एक पॉइंट है P, x, y, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है ना, कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा बड़ा है। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर हो, लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर तो परपेंडिकुलर सेपरेशन लेते हैं, और B = होता है μ0/4π 2I/r। चाहो तो 2 से 2 काट दो, तो μ0I/2πr। लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये कौन सी सेपरेशन होती है, परपेंडिकुलर सेपरेशन होती है वायर से। तो लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू वायर x डैश, ठीक है। इस वाले वायर के जैसे देख ले तो B1, तो μ0 I1/2π, परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी है इस वायर से, देखो ये y है, इसीलिए y आएगा। डायरेक्शन चेक कर लो इसकी, करंट की डायरेक्शन ये अभी बताई थी थोड़ी देर पहले करंट की डायरेक्शन ये, राइट हैंड पाम लगा रहा हूँ, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, डाउन बढ़ा रहा है। पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा तो डाउन बढ़ाएगा, तो ये डाउन बढ़ा रहा है, या कह सकते हो अलोंग माइनस के z एक्सेस बेटा। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर लिखना चाहो ड्यू टू वायर y डैश, तो B2 = μ0 I2/2π, परपेंडिकुलर सेपरेशन देखो y2 की वजह से, परपेंडिकुलर सेपरेशन है ये वाली, दैट मीन्स x, तो x आ जाएगा। डायरेक्शन देख लो, तो करंट की डायरेक्शन में ये रखा, देखो अब यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर थंब और फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, पाम ये रहा, तो पाम के परपेंडिकुलर आउटपुट डायरेक्शन में ऐसे, तो ऊपर की तरफ आएगी डायरेक्शन, है ना, तो डायरेक्शन अब बढ़ा रही है ऐसे, दैट मीन्स अलोंग पॉजिटिव z एक्सेस। अब देखो यहाँ पर ये नहीं मालूम पड़ रहा है, डायरेक्शन पॉजिटिव, तो नेट निकालने के लिए घटाएंगे, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लो बेटा। इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो B1 वेक्टर = B1, नेगेटिव z एक्सेस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस का k कैप, तो इसे लिख दूं माइनस का k कैप, z एक्सेस में ना k कैप होता है, और नेगेटिव में z माइनस k कैप होता है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो। B2 वेक्टर बराबर कितना, B2, और ये पॉजिटिव z एक्सेस में तो ये प्लस का k कैप आएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो B वेक्टर नेट बराबर B1 वेक्टर प्लस वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में तो नेट निकालने के लिए जोड़ना ही पड़ेगा ना, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है।
इज इक्वल टू v1 का मैग्नीट्यूड कितना, ये रहा, तो म्यू 0 I1 अपॉन 2πy माइनस का यहाँ आएगा और k कैप प्लस इसको लिख रहे हैं हम म्यू नॉट I2 ओवर 2πx इंटू के कैप। नेक्स्ट पेज पे करता हूं, तो इसीलिए इसको लिख सकता हूं मैं बी नेट वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π कॉमन ले लेता हूं और यहां लिखता हूं I2 अपॉन x माइनस I1 अपॉन y और के कैप बाहर ले लेता हूं। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा आपका, ऐसे लिखना चाहिए वेक्टर फॉर्म में, नहीं अदरवाइज आप इसमें से इसे घटाओगे या इसमें से घटाओगे मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ये ठीक है, लेकिन किस में से घटाएं, कौन बड़ा है कौन छोटा है मालूम ही नहीं है, इसको इस वेक्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, और माइनस के वी नॉट आई कैप नियर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, नियर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर coinciding with x axis and carrying current I toward the negative x axis. The particle remains at a distance, ये इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे ज्यादा, particle remains at a distance d from the conductor. फिर ये चार्ज तीन चीजें पूछिए, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, पहले आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये x है पॉजिटिव और ये माइनस x है, ये पॉजिटिव y और ये माइनस के y। आपसे कह रहा है कि एक कंडक्टर जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये तो आपका कंडक्टर हो गया, लॉन्ग कंडक्टर है, ठीक है, ये लिख दो यहाँ पे कंडक्टर है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है ना, कैरिंग करंट आई टूवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक, कैपिटलाइज ना देता हूँ, ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है, और इसमें एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो किधर मूव कर रहा है, देखो आई कैप का मतलब क्या है, माइनस के आई कैप है, दिख रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो और कितनी दूरी पर कर रहा है, द पार्टिकल रिमेन्स एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर, तो डी दूरी पर है बेटा इसका, इससे डी दूरी पर एक आप पार्टिकल ले लो डी, और ये पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ऐसे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। देखो वी वेक्टर जो दे रखा है वो माइनस का वी नॉट आई कैप, तो मैग्नीट्यूड तो वी नॉट हो गया, और माइनस आई कैप बता रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इतना तो लाइन हो गई। अब एक बात तो सबसे पहले पूछा है ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ बनाना नहीं, क्वेश्चन में बनानी है आपको, सोचिए नहीं क्या सोचना है वो बताता हूँ। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाइए आप, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर हो गया, तो इसमें राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए। राइट हैंड पाम रूल कहता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब करंट की डायरेक्शन में रख लिया, फिंगर उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बना लिया। पाम कौन सा है, ये पाम थोड़ी है, पाम ये है, तो पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो इस नीचे वाले फेज जो पाम से है उसके परपेंडिकुलर बनाना है, और आउटवर्ड बनाना है, पाम से बाहर निकलता हुआ बनाना है, तो अंदर तरफ तो आएगा, ऐसे आएगा। देखो ऐसे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, देखो इस तरह से आएगा, इस तरह से है ना, नीचे की तरफ आएगा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड पाम रूल लगाया मैंने, करंट डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर की तरफ, तो नीचे तरफ डाउनवर्ड आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और कितना होगा उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डाल देते हैं इसको P, तो एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, ये लॉन्ग वायर है, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4π 2I अपॉन परपेंडिकुलर सेपरेशन D। अच्छा बहुत से 2 से 2 काट देते हैं, आप चाहो तो काट दो, म्यू 0I अपॉन 2πD। डायरेक्शन मैंने निकाली इसकी, डाउनवर्ड आ रही है बेटा, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, दैट मीन्स अलॉन्ग, आपने ये x माना ये y माना, प्लस का z ऊपर की तरफ होगा और माइनस का z नीचे होगा, तो अलॉन्ग माइनस के z एक्सिस, ठीक है। डायरेक्शन बता दी मैंने मैग्नेटिक फील्ड की। अब एक बताओ, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन माइनस के q ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है नहीं, ऑन तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, Fm बराबर Q V B साइन 90 डिग्री है। देखो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड V नॉट लिख लें इसको, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन 90 डिग्री एंगल है, और मैग्नेटिक फोर्स की अगर डायरेक्शन की बात करें तो Fm वेक्टर को फॉर्म में लिखें तो Q V नॉट क्रॉस B ऐसे होगा, या V क्रॉस B लिख सकते हो, तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी वही Fm की होगी, ऐसे नहीं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की वही नेगेटिव फोर्स Fm की डायरेक्शन, अगर ये नेगेटिव है तो V क्रॉस B के डायरेक्शन के अपोजिट होगी Fm की डायरेक्शन। तो पहले हम V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लें, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालते हैं हम राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड से, तो राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए,
रख लिया। फिर मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, घुमाइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, छोटे एंगल से, स्मॉल एंगल से। ये ध्यान रखना कि आपकी जो राइट हैंड की जो फिंगर है वो वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की टूवर्ड्स घूमनी चाहिए, वो भी स्मॉल एंगल से। जिधर थंब आए वो वी क्रॉस बी की दर्शन है, वही वी क्रॉस बी की दर्शन है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो एफ एम की दर्शन वी क्रॉस बी के अपोजिट होगी। तो पहले वी क्रॉस बी की दर्शन निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर की दर्शन में फिंगर रखी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे, तो अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को छोटे एंगल से घुमाऊं नीचे की तरफ, तो थंब इधर आ रहा है, तो ये तो वी क्रॉस बी की दर्शन हो गई। लेकिन चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, इसीलिए फोर्स लगेगा ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा ऐसे बेटा, एफ एम। तो ये मैग्नेटिक फोर्स दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ रही है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस बेटा, ठीक है। अब हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वो ये चाहता है कि पार्टिकल जो है ना रिमेन्स एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर, डी दूरी पर ही रहे। लेकिन इस पर जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये ऊपर तरफ लगेगा तो इधर तरफ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, और इस कंडक्टर से ये डिस्टेंस बदल जाएगी। लेकिन ना बदले, इसीलिए इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे वो नीचे तरफ लगे, एफ ई, और कितना लगे, क्यू ई, मैग्नीट्यूड में क्यू ई हो। लेकिन फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे तरफ तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगी। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसमें भी अगर हम चर्चा करें, यहां पे लिख देते हैं एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन माइनस के क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ ई बराबर क्यू ई, यहां पर भी इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ ई वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। जो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही एफ ई की होगी। अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो नीचे लगाना है जिससे ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लें, बैलेंस कर लें, और नेट फोर्स जीरो हो जाए और ये डी डिस्टेंस बनी रहे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को ऊपर लगानी पड़ेगी, तो है ना इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम लिखें यहाँ पे, दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिखा दो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यही है, ठीक है ना। तो नाउ इसके बाद आप लिख दो क्या, तो डायग्राम में देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी। तो ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने दिखा दिया बेटा। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द वाई एक्सिस चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, देखो फोर्स भी लगा दी, दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स जीरो है, बिकॉज नेट फोर्स जीरो बिकॉज द पार्टिकल remains at a distance d from the conductor, अगर आपको डिस्टेंस कांस्टेंट रखनी है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जीरो होने के लिए एफ ई और एफ एम मैग्नीट्यूड में इक्वल, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल, बट डायरेक्शन में अपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए बेटा इन दोनों फोर्सों की। तो एफ ई की वैल्यू तो हो गई क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हो गई क्यू वी नॉट बी, ये कट गया। थर्ड पार्ट पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन टर्म ऑफ ई डी आई, तो वैल्यू पुट कर दो बेटा इसमें, नेक्स्ट पेज में बताता हूं। तो आप ये जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो, ई तो ई ही है, वी नॉट बी है, और बी की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई डी, बी की वैल्यू ये रही। अब हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है वी नॉट, इसका से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पाई डी ई अपॉन न्यू नॉट आई, ये आपकी स्पीड हो गई, ठीक है। कह रहे ना फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन टर्म ऑफ ई डी एंड आई, तो इसका आंसर हो गया थर्ड वाला, ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। तो थर्ड हो गया एक आंसर ये, पहला डायरेक्शन बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा था वो भी बता दी, दिखा भी दी डायग्राम में, और कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं ये भी बता दिया, और आपका स्पीड भी बता दी, ठीक। इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, गिव द रीजन। सॉल्यूशन देखो, करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है IS, ये होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेमीटर निडल अपॉन पर यूनिट करंट, ये करंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक होता है इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और
ये रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर, है ना। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है NIAB। जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो थीटा 90 डिग्री होता है, तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। और रिस्टोरिंग टॉर्क होता है C phi। C टॉर्शनल कांस्टेंट होता है और phi डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल होता है। यहाँ से अगर phi अपॉन I निकालें, phi अपॉन I, तो NAB अपॉन C इक्वल टू phi अपॉन I। और इसीलिए करंट सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला हमारा phi अपॉन I है, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल ऑफ द गैल्वोमीटर पर यूनिट करंट फ्लो, है ना, थ्रू द गैल्वोमीटर। और इसको हम लिख सकते हैं NAB ओवर C। इसमें A जो है ना, जो आर्मेचर कॉइल है उसमें, उस आर्मेचर कॉइल का एरिया होता है, ये लूप का एरिया है, ये आर्मेचर कॉइल के लूप का एरिया है A। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे हैं कैपिटल N, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और C टॉर्शनल कांस्टेंट होता है। एक बात तो ये समझ में आई। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी VS लिख लेते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल डिवाइड बाई वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वोमीटर। तो इसे लिख सकते हैं phi और वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वोमीटर करंट इनटू रेजिस्टेंस V बराबर IR। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई R। और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये भी है NAB अपॉन C, तो NAB ओवर CR। C टॉर्शनल कांस्टेंट है और R रेजिस्टेंस है जो कॉइल लपेटी गई है, मूविंग कॉइल जो बनाया गया है, रेक्टेंगल कॉइल जो बनाई गई है, उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करें, तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका है कि इफ आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर लो। तो नंबर ऑफ टर्न्स लेट कर लेता हूं समझाने के लिए कि मैंने डबल कर दिए हैं, है ना। तो करंट सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो न्यू करंट सेंसिटिविटी इस वाले फॉर्मूले से देख लो। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करें, जो आर्मेचर कॉइल की जो रेक्टेंगल कॉइल का जो लूप का एरिया है उसमें कोई चेंज नहीं किया, केवल उस पर नंबर ऑफ टर्न्स पहले N लपेट रहे थे, अब उसी पर नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए हैं, 2N लपेट रहे हैं। तो 2N, एरिया ऑफ द लूप में कोई चेंज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे की वैसे ही, और टॉर्शनल कांस्टेंट सेम। तो इस वाली कंडीशन में जो करंट सेंसिटिविटी है इनिशियल NAB अपॉन C था, और ये हो गई फाइनल 2N AB अपॉन C, तो करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो गई, दैट मीन्स करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई, है ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंड न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखें VS डैश, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो 2N, यहाँ पे भी लूप का एरिया चेंज नहीं होगा, और B मैग्नेटिक फील्ड है, C टॉर्शनल कांस्टेंट है, R रेजिस्टेंस था किसका? जो आपने रेक्टेंगल कॉइल बनाई है उसमें वायर ही तो लपेटे हैं ऐसे, और N टर्न लपेटे हैं, उसका रेजिस्टेंस है वायर का। तो ये चेंज होगा कि नहीं होगा? ये रेजिस्टेंस यहाँ चेंज हो जाएगा। सोचो, पहले आप इसमें एक वायर लपेट रहे थे, जैसे एक वायर था L लेंथ का, और उससे आपने N टर्न बनाए थे इस पर, इसी सेम एरिया के। लूप का एरिया आपको सेम ही रखना है, तो लूप का एरिया नहीं बदलना है आपको। तो आपको अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, डबल करोगे ऐसे, और लूप का एरिया जितना इसका है उतना ही इसका रहना चाहिए, है ना, लूप का एरिया। तो आपको अगर नंबर ऑफ टर्न डबल करोगे तो लंबाई भी तो डबल करनी पड़ेगी। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, और ना मटेरियल में चेंज कर रहे। मटेरियल भी सेम है, कॉपर का तार था तो उसमें भी कॉपर का तार है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए हैं सेम वायर का, और एक सेम लूप का एरिया भी रखना है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो सोचो लेंथ भी डबल करनी पड़ेगी, और लेंथ डबल करनी पड़ेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस था इनिशियल R बराबर रो L अपॉन A, लेकिन ये वाला A अलग है, ये A अलग होता है और ये वाला A अलग है। ये A तो लूप का एरिया है, और ये जो रेजिस्टेंस में जो एरिया होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर होता है जो लपेटा जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए R डैश इज इक्वल टू रो, लेंथ डबल कर दी, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। वायर तो सेम मटेरियल का है और सेम ही वायर लपेट रहे हैं, दूसरे थोड़े लपेट रहे हैं, बस नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने हैं। तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा भाई, 2R हो जाएगा। इसकी जगह पे 2 छोड़ दो, रो L अपॉन A की जगह पे हम R लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, तो 2NAB ओवर C इंटू 2R, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इनिशियल और फाइनल बराबर ही रहेंगी, जबकि करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसलिए लिख रखा है हेंस, देयरफॉर लिख सकते हैं हम ऐसे करके, देयरफॉर कि अगर आप इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, इंक्रीजिंग द करंट sensitivity may not
necessarily increase the voltage sensitivity। अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। देखो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करिए 2 टाइम्स हो गई, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ड्रॉ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर डायमेटिक सब्सटेंस और पैरामेटिक सब्सटेंस। इसको ड्रॉ करने से पहले कुछ सीखते हैं थोड़ा सा, फिर ड्रॉ करते हैं वापस। तो पैरामेटिक मटेरियल को समझते हैं पहले। पैरामेटिक मटेरियल, तो अगर किसी पैरामेटिक मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, ये बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मैंने इसको, किसको? पैरामेटिक सब्सटेंस को। तो ये फीवली मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है एम, ये फीवली मैग्नेटाइज होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है फीवली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इसमें एक जब मैग्नेटाइज हुआ है तो यहाँ पे साउथ पोल बना और यहाँ नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हुआ, बी इंड्यूस्ड बोलते हैं इसको, बी इंड्यूस्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, अगर हम यहाँ साउथ पोल बना रहे हैं, यहाँ नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है। मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। तो मैंने साउथ टू नॉर्थ सीध बनाई मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड इसके मैग्नेटिक मटेरियल के जो पैरामेटिक मटेरियल है उसके इनसाइड नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएगा बी नॉट प्लस बी इनसाइड, बी इंड्यूस्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये फीवली मैग्नेटाइज होता है तो बी इंड्यूज स्मॉल होता है, स्मॉल, ठीक है इसमें। अच्छा, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं, तो जब हम किसी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये भी फीवली मैग्नेटाइज होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। फीवली मैग्नेटाइज बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए ये साउथ पोल आएगा और ये नॉर्थ पोल आएगा, और बी इंड्यूज कुछ इस तरह से होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड होगा वो बी नॉट घटेगा माइनस बी इंड्यूस्ड, ऐसे। ये भी फीवली मैग्नेटाइज है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल है ना। एक और होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसको भी बता देता हूं, लगे हाथ। फेरो, फिर मैं डायग्राम बनाता हूं कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं वो समझ में आएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो बी नॉट, तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फीवली मैग्नेटाइज होता था पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें बी इंड्यूज कुछ इस तरह से आता है। तो इनसाइड नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, इनसाइड इसके अंदर वो आएगा बी नॉट, डायरेक्शन सेम है इसीलिए बी इंड्यूस्ड। ये वेरी लार्ज होता है यहाँ, ठीक है नहीं, बड़ी वैल्यू होती है इसकी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है ना, बी नॉट प्लस बी इंड्यूज। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हो जहाँ पर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाती हैं, दूर दूर। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाती हैं, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ जाता है ना, ये हम जानते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पर मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। पहला वो कह रहा है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डाई का बना देते हैं पहले, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। छोटा सा एक पहले बताओ, अगर एक यहाँ नॉर्थ पोल बनाऊं और यहाँ एक साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचते हैं तो नॉर्थ टू साउथ होती हैं ऐसे, और सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं ऐसे, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं। अगर इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में मैं डायमेटिक सब्सटेंस को प्लेस करूंगा, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। तो इसे प्लेस करने के लिए देखो मैंने ये कुछ इस तरह से पोल बना लिया है, एक इधर बना लिया है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और इसमें मैंने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रख लिया है भाई, ये रहा, ये मैंने मैग्नेटिक सब्सटेंस रख लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, निकली और साउथ में एंटर करी, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ऐसे। लेकिन जब यहाँ अंदर देखोगे तो यहाँ तो लाइंस ऐसे होंगी, लेकिन जैसे ये इसमें एंटर करेगा ना तो गैप बढ़ जाएगा बेटा, ऐसे, और फिर बाहर निकलेगा, फिर गैप कम हो जाएगा। तो यहाँ तो केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी नॉट, है ना, लेकिन अंदर तो देखोगे, वो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट में से बी इंड्यूस घटाना पड़ेगा, घटाओगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और कम हुआ तो लाइंस के बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, फीवली रिपेल करता है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो यहाँ पर एक लाइनर होना है, यहाँ तक ऐसे आने के बाद यहाँ गैप बढ़ा देंगे, ऐसे, यहाँ पे गैप बढ़ गया दिख रहा है आपका, और फिर यहाँ पे गैप कम हो गया, ऐसे,
ये डायरेक्शन बनाना जरूरी है। फिर एक और बनाएं ऐसे, ये एंटर करेगा, फिर गैप ऐसे, है ना, फिर ऐसे। तो इस तरह से मल्टीपल लाइंस आपकी इसमें ड्रॉ कर सकते हो आप ऐसे। दिस इज द मल्टीपल लाइंस ऑफ डायमेटिक मटेरियल, है ना। अच्छा, दूसरा बनाएं बी, पैरामेटिक मटेरियल की कह रहा है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। देखो यहाँ पे गैप सब जगह बराबर है, लेकिन यहाँ पे गैप डायमेटिक मटेरियल के अंदर गैप बढ़ गया है, तो आप कह सकते हो डायमेटिक मटेरियल मैग्नीफाइंग लाइंस को रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, और गैप क्यों बढ़ाया समझ में आया, क्योंकि अंदर मैग्नीफाइंग घट गया है भाई, घट जाता तो मैग्नीफाइंग लाइंस दूर दूर जाती हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सुने, मटेरियल, मटेरियल, फिर दोबारा से बनाओ ऐसे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसमें यहां आप रख दो कौन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे। तो नॉर्थ से निकलेंगी मैग्नीफाइंग लाइंस ऐसे, एक्सटर्नल मैग्नीफाइंग लाइंस है ये, और ऐसे जाएंगी और इसमें एंटर करेंगे। लेकिन देखो इसमें मैग्नीफाइंग लाइंस अंदर ज़्यादा है, V0 प्लस V2 थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैग्नीफाइंग लाइन थोड़ा सा गैप कैसा हो जाएगा इसमें, कम होगा। तो यहाँ ऐसे शुरू करा और यहाँ पे आके नहीं थोड़ा सा मुड़ जाएंगी बेटा ऐसे, और फिर वापस आ जाएंगे ऐसे। तो देखो यहाँ गैप कम है और यहाँ गैप ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीफाइंग फील्ड कम हो गया है ना, घट गया है ना बेटा, वो बढ़ गया है ना, बढ़ जाएगा तो मैग्नीफाइंग लाइंस बढ़ जाएगा, तो लाइंस पास पास आ जाएंगी, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो लाइन पास आ जाएंगी ऐसे, यहाँ ऐसे, ये ऐसे बेटा ऐसे। फिर आप यहाँ करोगे, यहाँ तो थोड़ा सा, यहाँ तो लाओगे तो थोड़ा सा ऐसे आएगा ऐसे, ऐसे बनेंगे। दिस इज द मैग्नीफाइंग लाइंस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब फेरो के लिए कैसे बनेंगे, देखो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी आ जाता, अब जरूरी थोड़ी है यही रिपीट होगा, फेरो के लिए आ सकता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको समझ में आता होगा उस चीज़ को, अगर फील आ गया होगा। अब ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये रहा, है ना। अब देखो यहाँ जब ये डेवलप हुआ था तो ये भी ऐड ही हो रहा है, लेकिन ये लार्ज वैल्यू है, मैग्नीफाइंग लाइंस बहुत ज़्यादा है, मैग्नीफाइंग फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जितना मैग्नीफाइंग फील्ड स्ट्रॉन्ग उतनी मैग्नीफाइंग लाइंस आर क्लोजर, पास आ जाएंगी, तो इसमें मैग्नीफाइंग लाइंस बहुत क्लोज होंगी बेटा। देखो ये मैग्नीफाइंग लाइंस ऐसे गई, यहाँ पे मैग्नीफाइंग लाइंस निकली ऐसे, और ये बहुत बस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना, बहुत क्लोज होके नहीं, बहुत क्लोज हो जाएंगे बेटा, और यहाँ फिर निकले आएंगे ऐसे, ये भी यहाँ से गई और यहाँ आके नहीं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, पर इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टू मैग्नीफाइंग लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ऐसे। एक और बना दो, ये गई ये ऐसे ऐसे, एक और बना देता हूं। अब पैरा में और फेरो में अंतर दिख रहेगा आपको। देखो फेरो में स्ट्रांगली अट्रैक्शन नहीं था, वीक अट्रैक्शन था, इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्शन। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बड़ा है, मैग्नेटिक लाइंस बढ़ गई हैं, क्लोज हो जाएंगी, लेकिन वेरी स्मॉल है बेटा, और इसमें स्ट्रांग है, बी ज्यादा है। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, है ना, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी ये मैग्नेटिक लाइंस पास पास आ जाएंगी। इफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 49.5 ओम हैज अ रेंज ऑफ 0.05 एम्पियर, what will be the value of resistance needed to convert it an ammeter of range 5 ampere? Solution, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, यहां लिख देता हूं जो दे रखा है 49.5 ओम रेजिस्टेंस है। रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है IG, है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट होती है ये, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। of the galvanometer, और ये हमें रखी है 0.05 एम्पियर, ठीक है, नहीं, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है ये। अब इससे हमें एक एमीटर बनाना है, ये हमें एमीटर बनाना है इस गैल्वेनोमीटर से, ये, और इसकी रेंज दे रखी है, जो एमीटर रीड करता है वो उसकी रेंज दे रखी है आई को बोलते हैं रेंज ऑफ एमीटर या रीडिंग ऑफ एमीटर, और ये दे रखा है हमें 5 एम्पियर, ये बनाना है हमें इससे। तो कैसे बनाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में
वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। वेरी स्मॉल लगाते हैं क्योंकि यहाँ से करंट आएगी आई, जो वेरी लार्ज करंट है 5 एम्पियर है ना, और ये मेजर करता है वेरी स्मॉल फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.05। तो इसमें कितनी जाएगी? 0.05 जाएगी, बाकी की बाईपास होकर चली जाएगी ऊपर से आई माइनस आई जी। ठीक है, ऐसे एमीटर को आप अंदर से देखोगे तो इस पूरे को हम एमीटर बोलते हैं बेटा। ये एस ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इस पूरे अरेंजमेंट को आप एमीटर बोलते हो, ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर इस पूरे को एमीटर बोलते हैं तो देखे बताइए कि गैलोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हुए हैं। देखो जी ओम एंड एस ओम आर इन पैरेलल, सो देयर पोटेंशियल डिफरेंस वी जी और वी एस बराबर होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, तो वी जी लिखें तो कितना लिखें? आई जी इंटू जी। वी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। तो गैलोमीटर करंट और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस इक्वल टू शंट का में करंट तो आई माइनस आई जी है। यहां से आई आ रहा था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर गया आई जी, इधर गया आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो यहां से एस निकाल सकते हैं, आई जी इंटू जी और आई माइनस आई जी। एस की वैल्यू अगर पुट कर दें, आई जी की वैल्यू ऐसी पूछ रहा है हमसे कि कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो आई जी की वैल्यू है आपकी 0.05 और जी की वैल्यू है 49.5 और आई की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 0.05। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसे आप नेगलेक्ट कर सकते हो, नेगलेक्ट कर दो। तो नेगलेक्ट कर दिया तो ये हो गया 0.05 49.5 डिवाइड बाई 5। 5 में से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगलेक्ट कर सकते हो। इसको यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 3 जीरो, 5 से काट दिया 1000 बार। अगर 1000 के इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.495 आएगा, राउंडिंग ऑफ करके आप 0.5 लिख सकते हो। इतना शंट रेजिस्टेंस हो गया भाई, शंट ओम रेजिस्टेंस इतना, है ना। एक तो आंसर यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन में पूछा इसमें थर्ड पार्ट में, हाउ दीज टू रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन गैलोमीटर इन बोथ केसेस, है ना। मतलब इसमें जो गैलोमीटर में ये जो रेजिस्टेंस निकाला आपने वो गैलोमीटर के साथ कैसे कनेक्टेड है, वो तो लिख ही रखा है कि इसमें कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, जैसे सारी करंट बाईपास हो जाए और ये बर्न होने से बच जाए, क्योंकि गैलोमीटर केवल 0.05 एम्पीयर करंट मेजर करता है ना। अब इसका क्या मतलब है, बाईपास ऊपर चला जाएगा तो फिर एमीटर कैसे बना, एमीटर कैसे रीडिंग ले लेगा। तो एक क्वेश्चन होता है ये। तो एक बात बता दूं आपको, यहाँ से आप क्या निकालो, आई। तो देखो थोड़ा सा समझा देता हूं इसको, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई एस माइनस आई जी इंटू एस। यहां से इसको धर ले आए, इस वाले को धर ले आए, तो आई जी कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, तो जी प्लस एस आएगा बराबर आई एस। यहां से आई निकालोगे तो एस का डिवाइड कर दो इसमें, तो आई जी प्लस एस अपॉन एस। जानते हो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आई बराबर आई जी इंटू के इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिगर ऑफ मेरिट नहीं है, फिगर ऑफ मेरिट भी होता है एक चीज, लेकिन ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जी प्लस एस डिवाइड बाई एस। तो जानते हो हम क्या करेंगे, आई जी के करस्पॉन्डिंग हमें ये जो गैलोमीटर है वो आई जी की रीडिंग देगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम आई की रीडिंग निकाल सकते हैं, किसका मल्टीप्लाई करके, के का। अब ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे गैलोमीटर का के कितना है। अगर हमें के पता है गैलोमीटर का तो हम आई जी के करस्पॉन्डिंग आई निकाल लें, और आई जी करस्पॉन्डिंग आई निकाल के यहाँ पे गैलोमीटर जो ये है ही गैलोमीटर, और रीडिंग भी आई जी की करेगा। ऐसा नहीं कि आई को रीड कर लेगा, थोड़ी सी चतुराई चली गई है क्या, कि आई जी के करस्पॉन्डिंग आई निकाल के आई जी की रीडिंग को उठाकर वहां पे आई लिख देना। यहां से करस्पॉन्डिंग निकालेंगे ना वैल्यू, आई जी करस्पॉन्डिंग आई कितना है, किससे निकालेंगे, के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है, जैसे के की वैल्यू 1000 है और आई जी की वैल्यू 0.05 है, तो आई के की वैल्यू अगर 1000 है, जैसे के निकालता है यहाँ पे, के कितना आता, के आता आपका, जी की वैल्यू कितनी है 49.5 और प्लस एस की वैल्यू कितनी है 0.5 डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू है 0.5। तो यहां से ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 50 डिवाइड बाई 0.5, इसको उठाएंगे तो ये आ गया 100। तो के 100 है और के 100 है, तो आई जी अगर रीड करेगा कितना 0.05, तो आई कितना रीड करेगा 5। देखो बिल्कुल सही है, आई जी अगर 0.05 रीड कर रहा है तो आई कितना रीड करेगा, के का मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो आई रीड करेगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर रीड करेगा। सही तो है, नहीं समझ में आया, पढ़ते रहिए और खोज रहिए। वैसे ये सब नहीं करना है आपको, ये वाला हिस्सा मत करना है उसमें, केवल आपको तो सॉल्व करना था, तो ये तो समझाने के लिए ऐसे।
ये वाला हिस्सा मत करना आप, ठीक है। ठीक, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल थिन करंट कैरिंग वायर्स, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए आप, लेट टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पैरेलल है, और वायर्स बी सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर कैरिंग ए करंट I1 I2 रेस्पेक्टिवली। अब देखो एक फिगर बनाते हैं, एक दो आप लॉन्ग इनफाइनाइट पैरेलल वायर बनाइए, करंट कैरिंग वायर, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है। इसे वायर 1 कह दीजिए, इसे यहां वायर 2 कह दीजिए। करंट इसमें मान लो कितनी करंट फ्लो कर रही है I1 और इसमें करंट फ्लो कर रही है आपकी I2, और एक दूसरे से जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो R है। ऐसे हमने लेट किया है। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब कोई करंट कैरिंग वायर, सुनना, जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, जैसे ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसमें कोई करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू, इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। सेल्फ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी वायर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो कितना, F बराबर ILB साइन थीटा। चाहो तो आप इसे ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, I जो स्केलर क्वांटिटी है, L क्रॉस B। अब L की डायरेक्शन वही मानते हैं जो I की डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, इसी का यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो जरा देखें, तो ये बताओ ये I2 वाला वायर किसके मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1 के। हम जानते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये I2 करंट कैरिंग वायर I1 के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होगा। कोई भी वायर फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब वो दूसरे वायर के या दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो I2 किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, I1 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसीलिए वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। ऐसे ही I1 भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो I2 के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो हम क्या करें, इस वायर के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं P, और इस वाले पॉइंट पर ड्यू टू वायर 1 मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये पॉइंट P वायर 2 पर है आपका, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1। इस वायर की जैसे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। अब ये लॉन्ग इन्फिनिटी स्टेट वायर है, लॉन्ग इन्फिनिटी स्टेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो कितना भाई, B इक्वल टू, या B1 कह देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 करंट है I1, और परपेंडिकुलर सेपरेशन जो है यहां से P पॉइंट तक की वो R है, ऐसे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट 2 से 2 काट के लिखते हैं, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R लिखते हैं, मैंने 4 पाई R लिखा नीचे, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक आया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, अगर स्ट्रेट वायर हो तो राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। तो राइट हैंड ले लीजिए आप, अपनी राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, सब रख लिया, फिंगर उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो। तो करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो P पॉइंट पर कर लिया। ये जो पाम है ना, ये है पाम, ये नहीं है। पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो ये पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ऐसे आएगा, देखो ऐसे। ये थंब गया आपका ऐसे, थोड़ा सा और ऊपर करूं, ये थंब गया आपका करंट की डायरेक्शन में, फिंगर गई टुवर्ड द पॉइंट्स, और पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, थोड़ा सा आउटवर्ड दिखाऊं तो डाउनवर्ड आएगा, ऐसे नहीं, समझ में आया होगा। या फिर देखो अपनी फिंगर को घुमाओ थोड़ा सा, नीचे तरफ घूम रही है ना, तो नीचे तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। करंट की डायरेक्शन में थंब रखिए, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में घूम रही है हमारी फिंगर, तो इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की। ये जो B1 आया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। अब देखो I2 करंट कैरिंग वायर I1 के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, और जब कोई वायर करंट कैरिंग वायर किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी L लेंथ पर फोर्स निकालने हैं हम, पूछा था उसने कितनी लेंथ पर है, 1 मीटर लेंथ पर, चाहो तो सीधे 1 मीटर लेंथ पर निकाल सकते हो। मैं L लेंथ पर फोर्स निकाल रहा हूं, कितनी लेंथ पर, वायर 2 की L लेंथ पर कितना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ड्यू टू दिस वायर, तो कितना, F इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, IBL sin थीटा। तो करंट इसमें कितनी है, वायर 2 में I2, फोर्स तो इसी पे लग रहा है ना, जिस वायर पर फोर्स लगता है उसी की करंट आती है यहाँ, है ना। और लेंथ कितनी है, IBL sin थीटा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड है B1, और लंबाई कितनी है, L लेंथ पे निकालने हैं। एंगल देखना है यहाँ पर, थीटा किस बीच में एंगल होता है, I और B के बीच में, वैसे एक्चुअल में होता है L और B के बीच में एंगल, लेकिन L की डायरेक्शन वही मानते हैं जो I की है,
है ना। तो एल की डायरेक्शन, इस एल की डायरेक्शन जो मानेंगे, जो आई की डायरेक्शन है वही मानेंगे, ऊपर की तरफ मान सकते हैं। अब एल की डायरेक्शन ऊपर है और बी की डायरेक्शन नीचे है, डाउनवर्ड ऐसे देखो ऐसे, और एल की डायरेक्शन उधर थी, या आई की डायरेक्शन देख लो 90 डिग्री है उनके बीच में एंगल, इसीलिए साइन 90 डिग्री ये। तो अब क्या हो गया खत्म, I2 B1 की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन आर, और एल है ये, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो मैग्नेटिक फोर्स आया एल लेंथ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 ओवर आर इंटू एल। 2 से 2 काट देते हैं बहुत से स्टूडेंट, है ना, तो 2 से 2 कटेगा, 2 पाई आर नीचे बता, मैं नहीं काट रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया बेटा, न्यूटन, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगा। लेकिन हमसे उसने जो ड्राइव करवाया है ना, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पे निकलवाया है, 1 मीटर लेंथ पे निकलवाया है। इस एल को नीचे ले आओ, एफ अपॉन, या यहाँ पे लिख दो एडिंग पहले, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो एफ अपॉन एल, एल को नीचे ले आओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बटे आर। ये तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया ना, इसे रीड कैसे करते हो आप, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है ना। एल लेंथ पे कितना लग रहा है, तो 1 मीटर लेंथ पे तो लगेगा यूनिटरी मेथड से, एल लेंथ पर फोर्स लगता है एफ, तो 1 मीटर लेंथ पर फोर्स लगेगा एफ बाई एल, ठीक है। तो इतना फोर्स हो गया, ये डेरिवेशन हो गया इसका, है ना। यही तो एक तो पूछ रहा था हमसे। अच्छा, डायरेक्शन अगर दिखाना चाहो इस फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की, तो 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो आप राइट हैंड से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल लो, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन, जो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वही आई की डायरेक्शन, एफ की डायरेक्शन होगी। अब एल की डायरेक्शन मैंने अभी बताई आपको, जो आई की डायरेक्शन होती है वही एल की डायरेक्शन होती है, तो एल की डायरेक्शन तो दिखा दी। अब एल की डायरेक्शन में आप राइट हैंड की फिंगर रखें, अगर क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन निकाल ले हो तो राइट हैंड की फिंगर एल वेक्टर डायरेक्शन में रखें, और छोटे एंगल से अपने राइट हैंड की फिंगर को बी वेक्टर की तरफ घुमाएं। आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एंगल से। तो देखो मैंने पहले एल वेक्टर की डायरेक्शन तो ऐसे है, ऐसे ऊपर, तो ये रखी ना एल वेक्टर की डायरेक्शन, ये रही, तो इसकी डायरेक्शन मैंने अपनी फिंगर रख ली। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे, तो छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर घुमाओ, है ना, तो थंब इधर आ रहा है ना, थंब इसमें एल क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताता है, ऐसे ऐसे घुमाओ तो एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालें, तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आया। या आप इसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है पहले तो तीनों फिंगर आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड है पर अब ये, है ना, इसमें ये करंट की डायरेक्शन होती है, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, और ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन को सेट करिए और मैग्नेटिक डायरेक्शन को सेट करिए। मैग्नेटिक डायरेक्शन को सेट करते तो देखो डाउनवर्ड गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, है ना, डायरेक्शन कैसी थी, पेपर घुमाइए आप, हाथ नहीं घुमाना अपना, ऐसे मैग्नेटिक डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। और करंट की डायरेक्शन देखो मैंने सेट कर दी, ये करंट की डायरेक्शन इधर ही तो है, ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन, तो देखो थंब किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो थंब ही फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स निकालने के लिए बराबर IBL sin थीटा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, वो है हैंस डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को और डिफाइन करो। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं जरा वो सुनते हैं। यहाँ पे हेड डाल देंगे हम 1 एम्पियर, है ना। अब सोच के देखो कि अगर 1 एम्पियर डिफाइन करना है आपको, तो अगर हम R की वैल्यू, इफ अगर R 1 मीटर ले लें, है ना, और F की जो वैल्यू है, F अपॉन L की वैल्यू का हो, वो लिखें 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। वही समझाता हूँ कैसे, है ना। देन I1 और I2 की जो वैल्यू आएगी वो या एंड लिख लो, एंड I1 I2 बराबर I मान लो। देन I की जो वैल्यू आएगी या I1 I2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 एम्पियर आएगी। करके देखो, देखो F अपॉन L की वैल्यू इतनी रखो यहाँ, है ना, 2 इंटू 10 की पावर -7। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू इसकी 10 की पावर -7। 2 I1 की वैल्यू कितनी, वो I, और I2 की वैल्यू भी I, I1 I2 की वैल्यू I रखना पहले, और सेपरेशन कितनी 1। तो देखो ये इससे कटेगा, ये मेरे को दिख रहा था यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁷, इसी तो मैंने F अपॉन L की वैल्यू कितनी लेट करी, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये से कट जाएगा तो I स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर। तो I की वैल्यू 1 एम्पियर तब आएगी जब दोनों पैरेलल कंडक्टिंग वायर कितनी दूरी पर रखे हों, 1 मीटर अपार्ट हों, और उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ लगे इतना, और करंट इक्वल हो, तो वायर में फ्लो करने वाली करंट 1 एम्पियर लाएगी। देखो लिखता हूं तो समझ में आएगा। ऐसे लिख सकते हो आप इसे कि इफ ऐसे लिख सकते हो, इफ 2 वेरी लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट
wires 1 meter apart carrying equal current, देखो इक्वल करंट मानी I1 I2 बराबर माना है, इक्वल करंट, experience a force per unit length 2 into 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन पर मीटर. Then current in each wire is set to be 1 एम्पियर. अब देखो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है उसको समझते हैं. दो लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर तो था ही हमारा, ये कितनी दूरी पर लेट किया मैंने 1 मीटर अपार्ट. तो 1 मीटर अपार्ट कैसी करंट इक्वल फ्लो कर रही है उसमें, इक्वल करंट मानिए I1 I2 I मानी मैंने लेट करिए. तो कैरिंग इक्वल करंट्स, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना, देन करंट इन ईच वायर सेट टू बी 1 एम्पियर. देखो ये वाला पूरा डाटा अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे ना तो एफ अपॉन एल की वैल्यू पुट कर दी ये रही, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो 10⁻7 होती है. तो I1 I2 बराबर इक्वल करंट है तो I1 I2 I रखा है और सेपरेशन कितनी है 1 मीटर. यहां जो सॉल्व किया तो I की वैल्यू 1 एम्पियर तो आई, इसीलिए इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. डिफाइन द 1 एम्पियर. इफ अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज 1 कूलम एंड मास 1 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 2 I कैप मीटर पर सेकेंड. ये I कैप बता रहा है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है. फ्रॉम द पॉइंट 0 2 सेंटीमीटर 0 इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड माइनस के 0.1 k कैप टेस्ला. ये टेस्ला तो यूनिट है और k कैप माइनस k कैप डायरेक्शन है जो कि नेगेटिव जेड एक्सेस में होती है. यहाँ पे गिवन भी है, ये x है ये y है, और नेगेटिव जेड एक्सेस हम नीचे की तरफ मान लेते हैं, नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ z, और नीचे के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्रॉस बनाते हैं. तो यहाँ डायरेक्शन में दे भी रखा है क्रॉस, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो तो क्रॉस बना देते हैं. ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है. व्हाट विल बी द शेप है ये, ठीक है, ऑफ द पाथ ऑफ द फॉलोड बाय द गिवन चार्ज पार्टिकल एंड एट व्हाट इट क्रॉस द एक्स एक्सिस, और व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट एंटर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. इसमें थोड़ी सी गलती भी है क्वेश्चन में. ठीक है, जरा समझते हैं. पहले देखो, पहले बताओ यहाँ पे वेलोसिटी किधर है, ये ऐसे दे रखी है वेलोसिटी की दर्शन है ना, या द्वारा से बना देता हूँ यहाँ ऐसे, और ये आपका यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव है 1 कूलम, और वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है उसने 2 I कैप मीटर पर सेकेंड. यहाँ I कैप बता रहा है इसकी दर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है वेलोसिटी की, और मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड. उसका मैग्नीट्यूड देखें तो 2 मीटर पर सेकेंड ही है, और मैग्नेटिक फील्ड की दर्शन कैसी है, डाउनवर्ड है आपकी. ठीक है, ऐसे है ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फैला हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ऐसे समझो. ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. अब एक बार बताइए कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है. तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स थीटा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 90 डिग्री. और याद करिए 3 केस होते हैं, जब थीटा एक्यूट एंगल होता है तो पाथ हेलिकल होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और 90 डिग्री होता है तो सर्कुलर होता है, और अब जब आपका एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होती है. तो यहाँ पे पाथ कैसा होगा, सर्कल होगा. ये बात तो ठीक है कि सर्कुलर पाथ होगा. बनाएंगे कैसे, और उसकी रेडियस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि काटने की कहना ना, एट व्हाट पॉइंट इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस, वो कट करेगा कहाँ तो उसके रेडियस के बारे में पता होना चाहिए हमें, और किधर घूमेगा वो भी पता होना चाहिए. तो देखो पहले आप क्या करिए, फोर्स की दर्शन, पहले तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पर, जैसे एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. F इक्वल टू Q, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, Q तो स्केलर है, V क्रॉस B, ये और ये वैसे तो होता है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो QV sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो QV क्रॉस B, ऐसे है ना. अब इस फोर्स की दर्शन निकालने के हमारे पास 2 रूल होते हैं, या तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो या राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, है ना. मैं पहले फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बता रहा हूँ आपको. तो देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, दर्शन इंपॉर्टेंट है इसमें. आपकी ये जो लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूँ, ये सेंट्रल फिंगर है ना, ये वेलोसिटी की दर्शन को बताती है ना, और जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की दर्शन को इंडिकेट करती है, और जो थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स की दर्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इनके तीनों के बीच में परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे. लेकिन ये रूल वैलिड है ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए. नेगेटिव होगा तो पहले फोर्स की दर्शन इसी से निकाल लो आप,
है ना। निकालने के बाद केवल और केवल फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो अगर नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो फिर तो इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो पहले सेट करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि किधर की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो ऐसे हो गई ना। और वेलोसिटी देखो आपकी कैसी है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही इधर की तरफ ऐसे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, पार्टिकल इधर ही तो आ रहा है ये भी वेलोसिटी से ऐसे। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, और थंब किधर आ रहा है, देखो थंब आपका आ रहा है इधर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में, दिख रहा है। हाँ सर, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में थंब आया आपका ऐसे। जिधर ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है और परपेंडिकुलर हो, और जिधर फिर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो जिधर ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। तो सर्कुलर पाथ का सेंटर ये तो पक्का है कि ऊपर होगा, तो घूमेगा तो ये ऐसे, नीचे नहीं घूम सकता अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो। सोचो, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है +1 कूलम, ये नेगेटिव तो बोला ही नहीं है। और जब ऐसे घूमा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को तो कोई कहीं काटेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं करेगा, है ना, पहली बात। अच्छा, थोड़ा सा अगर चाहो तो इसे आप फोर्स की डायरेक्शन को किससे भी निकाल सकते हो, आप V क्रॉस V की डायरेक्शन निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। जो V क्रॉस V की डायरेक्शन होगी, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो V क्रॉस V की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन सेम, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो V क्रॉस V की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पे तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो V क्रॉस V की डायरेक्शन निकाल लो आप। अब राइट हैंड से निकालते हैं V क्रॉस V। V क्रॉस V में राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, रख लिया। फिर अपने राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाओ, वो भी छोटे एंगल से। तो देखो मैंने वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखा अपना राइट हैंड की फिंगर को, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह नीचे की तरफ है, तो अपनी राइट हैंड की फिंगर को छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दिया, घुमाया नीचे तो घुमाया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। थंब जिधर आए वो V क्रॉस V की डायरेक्शन, ठीक है। तो थंब से ऐसे आया तो V क्रॉस V की डायरेक्शन ऐसे हुई। जो डायरेक्शन V क्रॉस V की, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस V की वही F की, तो पॉजिटिव तो है ही है, तो V क्रॉस V की डायरेक्शन भी यही रहेगी, F की डायरेक्शन भी यही रहेगी, इससे भी वही आ रहा है। और एक तरीका है कि आप क्या करो, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की, फिर F की डायरेक्शन निकाल लो, उससे भी निकल आएगा। अब इतने सारे बता दिए तो इतना ही कर लो बस, केवल कि फोर्स जो लग रहा है ये अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है, इसलिए, और जिधर फोर्स लगेगा उधर सर्कुलर पाथ का सेंटर आएगा। अब सर्कुलर पाथ की रेडियस और निकाल लो। जानते हो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तो पाथ सर्कुलर होता है, पाथ सर्कुलर होता है, और सर्कुलर पाथ है तो उसकी जो रेडियस होती है सर्कुलर पाथ की, उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, mb/qb। तो m देखें तो m है आपका 1 ग्राम, तो इसे ऐसा सिस्टम में चेंज करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा किलोग्राम। भाई 1 ग्राम है तो 1 × 10⁻³ kg लिख सकते हैं, और -3 को नीचे ले आएंगे तो इतना हो जाएगा। वेलोसिटी देखें, मैग्नीट्यूड देखें तो 2 मीटर/सेकंड है, तो वेलोसिटी हो गई 2 अपॉन, चार्ज देखें तो चार्ज है 1 कूलम, तो चार्ज हो गया 1 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नीट्यूड देखें, ये तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 0.1 माइनस का k कैप टेस्ला, लेकिन मैग्नीट्यूड देखोगे तो 0.1 टेस्ला ही है, माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, तो 0.1 लिख दो यहाँ 0.1। अब इस पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कट गया, डिवाइड करोगे इसे तो 2 × 10⁻² मीटर आएगा, और सेंटीमीटर में देखोगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, और ये पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया ना, इसके कोऑर्डिनेट देखो ऐसे, तो मतलब ये तो ऑरिजिन है 0 0 ऐसे, और ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं इसके, इस वाले पॉइंट के वो 0 2 सेंटीमीटर और 0 हैं। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस रखी है यहाँ से, ये 2 सेंटीमीटर रखी है आपको, और रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे घूम जाएगा, ये घूमेगा तो ऊपर फोर्स लग रहा है तो ऊपर तरफ घूमेगा ऐसे। अब देखो यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर निकल गया, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक है वो थोड़ी पता है, तो सेमी सर्कल करेगा बेटा ऐसे, ऐसे यहाँ तक ऐसे, ऐसे घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। निकाल के देखिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप, ठीक है नहीं, तो फिर वो ऐसे घूम जाएगा। यहाँ के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाएगा, फिर वो घूमेगा नहीं, सेमी सर्कल बनाएगा बस केवल, है ना। अब इसमें आगे वाले क्वेश्चन में जाते हैं ना, जैसे ही एट व्हाट पॉइंट इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस, तो क्रॉस तो कर ही नहीं रहा, तो यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है बेटा, है ना। इसीलिए यहाँ पे हम फिर इसको क्या करें, इस क्वेश्चन के हिसाब से करें तो हम लिख लें, इफ चार्ज जो है Q, जो चार्ज Q दे रखा है 1 कूलम, ये जो 1 कूलम दे रखा है ना चार्ज Q, अगर ये कैसा हो -1 कूलम हो, दैट मीन्स नेगेटिव हो, नेगेटिव होगा। अगर ये नहीं है तो फिर नहीं कट करेगा भाई वो कहीं पे भी, तो नेगेटिव मानना पड़ेगा। मान लो इफ करके लिख के आना, ये क्वेश्चन में गलती है, ठीक है नहीं, कट तो करेगा ही नहीं वो, सुनाई दे रहा है, समझ में आया ना भाई ये, हाँ जी। तो फिर अगर माइनस का चार्ज कर लोगे
तो फिर माइनस के चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा अगर निकालेंगे तो ट्र ऐसे, और नेगेटिव है तो ऐसे, तो फोर्स की दर्शन ऐसे हो जाएगी। अपोजिट कर लेते हैं हम ऐसे, और जब फोर्स की दर्शन ऐसे हो जाएगी तो सर्कुलर पाथ ऐसे बनेगा। अब देखो इसकी रेडियस कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर, तो सेंटर ये आएगा सर्कुलर पाथ का, दैट मीन्स वो ऐसे घूमेगा ट्र, और यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इसके आगे नहीं है, तो फिर यहां से वो ऐसे निकल जाएगा टेंजेंशियली, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो क्वार्टर सर्कुलर पाथ होगा उसका, 1/4 करेगा बस केवल, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट में, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड था, ऐसा बोला गया था। और इसकी ये रेडियस कितनी होगी, जो कट करेगा ना, तो यहाँ कट कर रहा है, तो इसकी रेडियस तो ये 2 सेंटीमीटर है ना, रेडियस होगी ना सर्कुलर पाथ की, ये 2 सेंटीमीटर। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना 2 सेंटीमीटर, और वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट 0। तो जो जहाँ कट करेगा उस पॉइंट को लिख देंगे हम ऐसे, सेकेंड पार्ट आपका, कि एट पॉइंट जिस पर कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट ए, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है भैया, कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे कितना 2 सेंटीमीटर 0 और 0, ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे कि फर्स्ट पार्ट में जो पाथ है आपका, वो सर्कल है, लेकिन सर्कल में क्वार्टर है, क्वार्टर ऐसे, ठीक है, 1/4 रिवॉल्यूशन है, ठीक है ना, सर्कल का पॉइंट ये दूंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एंटर द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये है ना भाई, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो क्वेश्चन में 100% गलती है, वहां पे -1 कूलाम होना चाहिए था, उसने +1 कूलाम दे दिया है ना। तो आप इफ करके लिख दिया ना इसको, फिर बेटा ये क्वेश्चन गलत है, और नहीं मानते हो तो फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेकंड और थर्ड का तो आएगा ही नहीं, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो जानते हो यहां से यहां तक स्पीड, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से एंटर किया है, तो यहां पर भी जब निकलेगा ये 2 मीटर पर सेकंड ही होगी, स्पीड कांस्टेंट रहती है, दैट मींस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। क्यों, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों होती है, जरा उस पर सुन लेते हैं, है ना। वैसे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में और स्पीड में चेंज नहीं आता, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज होगी इसीलिए वेलोसिटी चेंज होगी, बट स्पीड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसे स्पीड बोलेंगे, स्पीड कांस्टेंट रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। जो काइनेटिक एनर्जी यहां होगी वही काइनेटिक एनर्जी यहां पॉइंट ए को क्रॉस करते समय या फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करते समय होगी, वो जो यहां होगी वही उतनी वहां होगी, ठीक है। अच्छा क्यों होगी वो सुन लेते हैं पहले। एक बात तो एफ बराबर कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। अभी हमने वी क्रॉस बी की दर्शन निकाली, दैट मींस एफ की दर्शन आई, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो एफ की दर्शन है वो वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रही है, देखना। तो यहाँ पे जो एफ है वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, चेक करो, फोर्स की दर्शन और वेलोसिटी की दर्शन के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। एंड फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर आता है, देखो फोर्स की दर्शन ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, एंगल 90 डिग्री। ये हमेशा होता है ऑलवेज इस फॉर्मूले में, हमेशा अगर फोर्स लगा कि तो वो वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है सर। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इंस्टेंटेनियस, उस जगह पर किसी भी इंस्टेंट पे देख लोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की, इसीलिए फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, दैट मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखाते हैं ना वो इंस्टेंटेनियस होती है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, कहीं पे भी देख लो आप। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, अभी भी 90 डिग्री है ना। तो और अगर ये ऐसा हुआ तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि W बराबर एफ एस cos 90 की वैल्यू 0। यहाँ पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, तो वर्क डन 0। सर वर्क डन 0 होने से क्या हुआ, वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, एक होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस वर्क एनर्जी थ्योरम में जाएं तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वर्क डन 0 है तो चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको इनिशियल बोल लो और इसको फाइनल बोल लो, यहां से यहां आ रहे हैं तो हमसे फाइनल पूछ रहा है तो इनिशियल के बराबर हो गई। इनिशियल कितनी थी, हाफ एम बी स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो। हाफ एम की वैल्यू 1 ग्राम है तो वही 1/1000 हो गया, भाई 1 × 10⁻³ तो नीचे ले आया मैं उसे। और वेलोसिटी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 से काट दिया 2 बार, तो 2 × 10⁻³ है ना। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी, तो इतने जूल हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी रहेगी, है ना, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अ सॉलिनॉइड हैज कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 200। देखो जो रिलेटिव परमेबिलिटी 200 है ये वेरी लार्ज है,
एक से बहुत बड़ी है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा पक्का, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए स्लाइटली लेस देन 1 होती है, और फेरो के लिए ही बहुत बड़ी होती है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये पक्का है। द बाइंडिंग ऑफ द सोलिनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट 1 एम्पियर। इंसुलेटेड मतलब अलग अलग, मतलब टच नहीं कर रहे, जो बाइंडिंग कर रहे हो कॉपर के तार वो टच नहीं कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ टन्स 2000 पर मीटर, कैलकुलेट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन पूछ रहा है। सोल्यूशन देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूं, फिर मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, अच्छा लगेगा आपको। मान लो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक रॉड ले लिया हमने। जब जानते हो इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम V नॉट अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, और ये अंदर है, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है। जानते हो मैग्नेटिक के इनसाइड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, बाहर होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है ना। अच्छा, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो बी अप्लाइड प्लस बी इंड्यूस्ड। ठीक है, एक पॉइंट तो हमें समझ में आना चाहिए पहले। अच्छा, दूसरी बात, अब एक एक करके इस पर बात करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो देखो थोड़ा सा शब्दों का चयन देखना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना, इसका एक और नाम लिखते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और डिनोटेड बाई कैपिटल H। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इसका फॉर्मूला होता है H बराबर, आपने पढ़ा होगा इसको, बी नॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ, डिवाइड बाई म्यू नॉट। यहाँ से आप लिख सकते हो ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं इसको। यहाँ से बी नॉट लिखेंगे तो आएगा म्यू नॉट H। एक हमें पहले ये पता होना चाहिए भाई, फॉर्मूला इतना याद होना चाहिए। दूसरा एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन या फिर केवल मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन है ना, ये लेना मैग्नेटाइजेशन, ये वाला, इसे डिनोट करते हैं हम आई से, है ना। तो आई इक्वल टू होता है बी इंड्यूस्ड डिवाइड बाई म्यू नॉट। एक तो ये होता है, एक ये होता है, इसीलिए यहां से बी इंड्यूस्ड कितना आएगा, इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई। और एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला और पढ़ते हैं, ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ये, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है पोल्स स्ट्रेंथ, स्मॉल एम इज पोल्स स्ट्रेंथ, और लेंथ किसकी, ये वाली लेंथ, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की सेपरेशन 12, ये वाली 12, डिवाइड बाई वॉल्यूम लिखे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ 12, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पोल्स स्ट्रेंथ डिवाइड बाई ए, ये आपने पढ़ा होगा ये वाला, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इस वाले की, है ना। यहाँ से बस यूनिट पता पड़ जाती है कि इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। एम बराबर होता है आई इंटू ए, एरिया ऑफ द लूप, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप, तो करंट की एम्पियर और एरिया ऑफ द लूप की मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो यहाँ से काट देते हैं तो एम्पियर पर मीटर आती है इसकी यूनिट जरूरत पड़ेगी अभी सब चीज़ों की, है ना। एक तीसरी आता है यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, अच्छा लगेगा थोड़ी देर में आपको। म्यू, इसका फॉर्मूला में याद होना चाहिए, बी नेट बटे एच, ये होता है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये एच के साथ आता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आई के साथ आता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू मीडियम का है तो बी नेट डिवाइड बाई एच। यहां से अगर हम बी नेट निकालते हैं तो ये आता है म्यू एच। अब सबकी वैल्यू यहां पुट करो, बी नेट की वैल्यू देखो यहां से पुट कर रहा हूं मैं, म्यू इंटू एच यहां, ठीक है। बी नॉट की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, ये मैं यूज कर रहा हूं ये वाला म्यू नॉट एच, और बी इंड्यूस की वैल्यू मैं यहां से यूज कर रहा हूं, मैं ये यूज किया और ये यूज किया, लेकिन फॉर्मूले ये हैं आपके ये वाले, ठीक है। बराबर कितना आएगा, बी इंड्यूस लिखें तो म्यू नॉट आई, ये है ना।
इसमें एच का डिवाइड कर दो पूरे में, तो म्यू और म्यू नॉट इसमें से कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट कॉमन आ गया और एच का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आई अपॉन एच। ये जाइएम होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं उसे, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाइएम जो होता है ये आई अपॉन एच होता है, इसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, आई अपॉन एच। ठीक है, तो म्यू इसको ले सकते हैं म्यू नॉट 1 प्लस जाइएम, ये इसको इसके नीचे ले आए तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस जाइएम। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। ये परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम 1 प्लस जाइएम। ये ऐसे एक रिजल्ट हमारा काम में ये आएगा। अब ये तो समझ में आ गया सब, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करता हूं, अब आपको सोल्यूशन करता हूं। पहले इतना आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से, है ना। ये कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। अब जरा सुने क्वेश्चन को, 27 का बी कह रहा है एक सोलिनॉइड है, ठीक है, उसमें यहां पर ये कोई सॉफ्ट आयरन, कोई फेरोमेटिक मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है यहाँ पे नीचे, है ना। और इस मटेरियल की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी हमें 200 दे रखी है, 200। अब इस पर बाइंडिंग करी है लार्ज नंबर ऑफ टन्स की, ये मैंने बाइंड कर दी वायर इसी के ऊपर लपेट दिए, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, स्मॉल आई से लिख रहा हूं करंट को, 1 एम्पियर। देखो ये 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। इफ द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है 2000 टर्न पर मीटर, 1 मीटर लेंथ पर इतने टर्न है, ठीक है। अब पूछ रहा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब एच पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है ना। तो इस एच को कैसे निकालें हम, उस पर की तरफ चर्चा करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं। एक बात बताओ, इसमें जो करंट की वजह से सोलिनॉइड के एक्सेस पर या सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये होता है म्यू नॉट म्यू आर एन आई। सर ये नहीं होता, म्यू नॉट एन आई होता है सर, वो तब होता है जब एयर कोर हो, है ना। एयर कोर मतलब ये कॉपर के तार तो हो आपके, उसमें करंट फ्लो कर रही हो, लेकिन अंदर एयर कोर हो, कोई मटेरियल पर बाउंडेड ना हो, तब उसके लिए रिलेटिव परमेबिलिटी 1 होती है। तब जो बी होता है सेंटर पर, वो होता है म्यू नॉट एन आई। इसमें एन नंबर ऑफ टन्स पर लेंथ होता है, स्मॉल आई करंट है। ये तब है जब एयर कोर है, जब मटेरियल है तब ये होता है सेंटर पर, ठीक है सर। अब बी नेट की वैल्यू देखो, आप यहां से म्यू इंटू एच लिख दो, बी नेट की वैल्यू यहां से म्यू इंटू एच लिख दो, तो लिख दें म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई। अब आपको दिखाई देगा कि यहां से देखिए इन तीनों में रिलेशन क्या है, म्यू आर बराबर क्या है, म्यू अपॉन म्यू नॉट है। तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट और म्यू आर है, ये रही। तो आपको नहीं लगता कि इसको हम म्यू नॉट लिख सकते हैं, तो म्यू एच बराबर म्यू एन आई, क्योंकि म्यू नॉट म्यू आर बराबर म्यू है ना। तो ये इससे कट गया, तो एच की वैल्यू आपको फॉर्मूला दिखाई देगा एन आई। अब एच निकल आएगा आराम से। एन दे रखा है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ 2000 और आई दे रखी है 1, है ना। तो ये हो जाएगी 2 × 10⁻³ इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो इसकी यूनिट मैंने निकाली थी आई की, एम्पियर पर मीटर, क्योंकि ये और ये भी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट है आई, और ये भी एच भी मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट है, लेकिन ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन है तो ऐसे ही। तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम ही होती है, आई और एच की। तो यूनिट लिख देना एम्पियर पर मीटर। एच की वैल्यू आ गई, एक आंसर तो यही हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। नहीं करना इतना है पेपर में, बस समझ में तो आए पहले। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ही तो पूछ रहा है, और कोर पे ही पूछ रहा है, इसमें थोड़ी पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है भाई, कोर पे लपेटा है ना आपका, मटेरियल पे लपेटा है ना। तो लिखेंगे म्यू नॉट म्यू आर एन आई। अब इसकी जगह पे तो आप एच लिख सकते हो ना, एच, तो ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट म्यू आर एच, भाई एन आई ही तो एच है। तो बस म्यू नॉट की वैल्यू, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 10⁻⁷। तो इसकी जगह पे लिख दें 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 4 पाई 10⁻⁷। तो 4 पाई 10⁻⁷। म्यू आर हमें दे रखा है 200, तो 200 लिख लें, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है ये 2 × 10⁻³ तो देखो इस दो जीरो को इधर ले आओ, 5 हो गई, और 2 और 2 4, और 4 और 4 16 पाई, और 10 की पावर 2 पावर ये रही, और 3 पावर 5 पावर, और a - के 7, तो -2।
16 इंटू पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें 3.14 और 10 की पावर माइनस के 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना आप, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं। 50.24 10 की पावर माइनस के 2 है ना, तो 0.50 लिख सकते हैं भाई। इस 10 माइनस के 2 को नीचे ले गया वो तो 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.524, तो नियरली 0.50 लिख सकते हैं इतना। और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला इसकी यूनिट होगी। टेस्ला होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो टेस्ला। थर्ड पार्ट देखते हैं भैया, ये भी निकाल लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी अलग है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं उसको। आई पूछ रहा है तो आई कैसे निकालें सर, तो देखो आई यहाँ से तो निकलेगा नहीं क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पता ही नहीं हमें कितना है भाई, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मालूम नहीं, इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं मालूम है ना, तो फिर कैसे निकालें आई, तो वो यहाँ से निकलेगा बेटा, इस वाले रिलेशन से, इस वाले से। बड़ा ट्रिकी कंसेप्ट है। म्यू आर अगर फॉर्मूले पे कंट्रोल है कभी तभी कर पाएगा बच्चा जाई एम से, और जाई एम जो होता है ये आई अपॉन एच होता है। तो यहाँ से पहले 1 को धर ले आओ, म्यू आर माइनस 1 इक्वल टू जाई एम, इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। इसकी जगह पहले 2 आई अपॉन एच, इसकी वैल्यू रखिए 200, ये -1, और आई अपॉन एच, एच की वैल्यू मैंने निकाली अभी 2 × 10⁻³ है ना, तो आई निकले आएगा फटाफट 199, ये तो 199 होगा, इसमें एच का मल्टीप्लाई, एच मतलब 2 × 10⁻³ का मल्टीप्लाई। अब इसका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो ये 398 × 10⁻³ दैट मीन्स 3.98 10⁵, और इसकी यूनिट लिखते हैं एम्पियर पर मीटर। तो देखो एक आंसर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार देख लीजिए पूरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए बेटा इसकी। ये नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ये वाले फॉर्मूले सारे, और कंट्रोल कर लेना इस पर। अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ एसी करंट कैरिंग लूप। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, और ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये भी देख लिया करो ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। अच्छा, अब डायग्राम बना के समझते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन। एक हम वर्टिकल सर्कुलर लूप बना रहा हूं मैं, ऐसे कुछ ऐसे कर देता हूं, और ये इसका एक्सेस है, ये क्या चीज़ है, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ऐसे, और एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल, इसे एक्सेस बोल रहे हैं हम, एक्सेस ऑफ द कॉइल सर्कुलर लूप, और इस चार्ज पार्टिकल एक इसी एक्सेस के अलोंग मूव कर रहा है ऐसे वी वेलोसिटी से। अब मान लो करंट की डायरेक्शन इसमें कुछ इस तरह से है ना, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये गई ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर और एक्सेस के अलोंग होती है। तो इस डायग्राम में ऐसे दिखा दी। और इसका हम टॉप व्यू देखें ना, हम ऐसे, इसको अगर हम ऐसे बना लें, है ना, और डायरेक्शन दिखा दें हम वेलोसिटी की, देखो टॉप व्यू देख रहे हैं इसका ये वाला साइड व्यू देखें ऐसे, है ना, तो इधर से देखें तो ये हमें इसमें एंटर करता हुआ दिखेगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर आ रही है, तो उस वाली कंडीशन में इधर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो बाहर तब आएगा जब हम करंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे। तो आपने देखो ये चीज़ बनाई होगी ऐसे, ये कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बनाए और एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाएं। इस करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, तो राइट हैंड लेते हैं और राइट हैंड की फिंगर को हम करंट की डायरेक्शन में घुमाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो प्लेन ये हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर आ रही है ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। यहाँ पे ये जो क्रॉस बनाया है, क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, नीचे चल रहा है पार्टिकल एक्सेस के अलोंग, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गई भाई ऐसे। ये क्या चीज़ हो गई, एक्सेस ऑफ रोटेशन, ऊपर से देखें टॉप व्यू से, तो है ना, तो ये वेलोसिटी की हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की हो गई। डॉट एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है भाई, 0 भी हो सकता है। अगर हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते, कैसे, ये सर्कुलर लूप, ये डैश, और करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज पार्टिकल एक्सेस के अलोंग ही मूव कराते, ये चार्ज पार्टिकल है, और ऐसे ही मूव कराते, अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आ जाएगी, इधर भी। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल इस डायग्राम में 0 है, इसमें 180 था। इसका भी अगर हम टॉप व्यू बनाएं तो इसमें ये सर्कुलर लूप बना लिया,
चार्ज पार्टिकल एक्सेस के अलोंग अंदर की तरफ ही जा रहा है, एंटर कर रहा है इसमें, तो ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई चार्ज पार्टिकल की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गई है। तो इसमें अगर आप अपनी राइट हैंड थंब घुमाएं तो ऐसे आगे डर नीचे की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे ही आ रहा है। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ये तो इस वाले केस में था एंटी क्लॉकवाइज करंट थी, इसमें क्लॉकवाइज करंट है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया इसमें। जब ऐसा होता है तो मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, ये होता है फॉर्मूला QVB साइन थीटा। अब चाहे आप 0 डिग्री रख दो चाहे 0 डिग्री 180 डिग्री, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, साइन में तो 0 और 180 दोनों की 0 होती है। तो यहाँ अगर आप लिखोगे QVB 0 या फिर 180 डिग्री तो आपको मैग्नेटिक फोर्स 0 आएगा। और जब मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, चार्ज पार्टिकल का मास अगर m है इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन 0 और एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कैसा कांस्टेंट है ना। तो चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी विद विच इज प्रोजेक्टेड, है ना। एक्सेलरेशन तो यहाँ 0 आ रहा है ना भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स ही 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, तो ये तो गलत है। द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द कॉइल। द चार्ज पार्टिकल विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। डी चॉइस इज करेक्ट। A current carrying circular loop of area A produce a magnetic field B at its center so that magnetic moment of the loop is ये। तो देखो हमने सर्कुलर लूप बना लिया एक, उसमें करंट इक्वेशन में गिवन नहीं है लेकिन करंट कैरिंग लूप बोला है, रेडियस भी गिवन नहीं है, लेट कर ली मैंने R। तो एरिया ऑफ लूप कितना हो जाएगा A, ये पूरा लूप का एरिया ये वाला, ठीक है, लूप का एरिया ये वाला, ये कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर। यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं, R इक्वल टू R स्क्वायर इक्वल टू A अपॉन पाई आएगा, दैट इज मीन्स R इज इक्वल टू आ जाएगा हमें रूट स्क्वायर रूट अपॉन A अपॉन पाई। पहली इक्वेशन तो ये हो गई। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर है ना, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है पहले, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप ऑफ अ करंट कैरिंग लूप अगर लिखें तो M इक्वल टू होता है करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। ये एरिया ऑफ द लूप होता है, ये फॉर्मूला होता है, हमें ये याद होना चाहिए सर्कुलर लूप का। किसी भी शेप का लूप हो तो करंट आएगा और लूप का एरिया आएगा। अच्छा, करंट अब हमें इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो करंट हमें दे रखी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप दे रखा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसका फॉर्मूला। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसे फॉर्मूला याद होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, और कुछ बच्चों को 2 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देते हैं तो ऐसे याद होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। कुछ बच्चों को तो ये याद होता है और कुछ बच्चों को ये याद होता है। तो चलो कोई से कर लो, बी इक्वल टू इतना, यहाँ से रेडियस निकाल लो, ठीक है, या फिर करंट निकाल लो यहाँ से आई, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 2BR अपॉन म्यू नॉट। तो करंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में, आई इक्वल टू 2BR अपॉन म्यू नॉट, और एरिया के टर्म में तो चाहिए, रेडियस के टर्म में नहीं चाहिए, लेट किया हुआ है, तो रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे 2BA अपॉन म्यू नॉट, और रेडियस की वैल्यू ये रही। पहले 2BA अपॉन म्यू नॉट ऐसे लिख लिया, आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो स्क्वायर रूट A अपॉन पाई, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट का यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, हो गया ड्राइव। देखिए 2BA अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर रूट A अपॉन पाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। हमें ये दो फॉर्मूले याद होना चाहिए थे, एक तो I इंटू A होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और सेंटर पर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के से इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर यहाँ से आप I निकाल लीजिए और यहाँ से रेडियस, और दोनों को वैल्यू पुट कर दीजिए I और रेडियस की। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with velocity v in uniform magnetic field B. It is made to passes through a sheet of lead. As a consequence, it loses 1/2 of its kinetic energy without change in its direction. How will the radius of its path and its time period of revolution changes? ठीक है, तो हम पहले रेडियस और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं सीट रखने से पहले, फिर सीट रखने के बाद क्या होगा वो बताते हैं। सोल्यूशन, तो सबसे पहले एक
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं, और डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डाउनवर्ड लेना चाहो डाउनवर्ड ले लेना, अपवर्ड लेना चाहो तो अपवर्ड ले लेना, मेंशन तो है नहीं। मैंने लेट कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, पेन और पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है ऐसे। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव को v वेलोसिटी देके छोड़ दिया है ऐसे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और वेलोसिटी ऐसे दी है, दैट मींस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तभी उसका पाथ सर्कुलर होता है ना। तो थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री है तो उस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है Fm बराबर कितना, QVB sin 90। तो इस वाले केस में ये आ गया QVB। तो उसने सर सर्कुलर पाथ कहा है, कुछ कहा तो है नहीं सर 90 डिग्री से परपेंडिकुलर वगैरह, तो हमें पता होना चाहिए जब परपेंडिकुलर होता है तभी पाथ सर्कुलर होता है, ठीक है। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है तभी पाथ सर्कुलर होता है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन निकालें तो फ्लेमिंग के आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को, ये फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड कर दिया देखो मैंने, और वेलोसिटी कर दी मैंने आपकी ऐसे, और फोर्स लग रहा है इधर। तो जिधर फोर्स लगेगा उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर भी होगा, इधर फोर्स लगा तो इधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा, और पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पर घूमेगा ऐसे। क्योंकि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए, सर्कुलर पाथ बनाए रखने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और जो भी फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है वो उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए, दैट मीन डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो यहां पर इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है, इसलिए इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला में याद होना चाहिए mv²/r। इसमें r तो सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई, और m इस चार्ज पार्टिकल का मास हो गया, v वेलोसिटी हो गई। ये एक v से तो v कैंसिल हो जाएगा, यहां से सर्कुलर पाथ की रेडियस निकल आएगी r = mv/qb। इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज कर सकते थे आप, ये जरूरी नहीं था इतना करना, ठीक है। अच्छा, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम ले सकते हैं qb। अब मोमेंटम का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, p = रूट के अंदर 2mk। ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आपने ये पढ़ा हुआ, काइनेटिक एनर्जी = p²/2m। तो यहां से p निकालेंगे तो 2m का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसलिए लीनियर मोमेंटम ले सकते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, k इज काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb ऐसे। अच्छा, फिर भी अगर समझ में नहीं आया है थोड़ा समय उसे यहां लिख देता, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोस्टली बच्चे हाफ mv² समझते हैं एक, और मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर इस फॉर्मूले में हम मोमेंटम का मास का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, एक मास ऊपर एक नीचे, तो ये m² v² हो जाएगा, और नीचे एक m हो जाएगा। इसे क्या ले सकते हो, मोमेंटम का स्क्वायर p², और नीचे ले सकते हो 2m, ये k आ गया। यहाँ से p² निकालोगे तो 2mk आएगा, और p² है तो रूट ले लेंगे तो ये, आप समझ में आ गया वो सबके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए भाई। ये रेडियस एक एनर्जी का टर्म में निकल आया, एंड टाइम पर निकालना है तो देखो स्पीड = लगा दो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि टाइम पर जो होता है वो पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्लीट राउंड करने में, सर्कुलर पाथ पर एक कंप्लीट राउंड करने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड अगर टर्म में लिखना है स्पीड = टाइम पीरियड t, तो एक कंप्लीट राउंड करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के बराबर, इसलिए 2πr। यहां से टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2πr/v। रेडियस की वैल्यू ये वाली पुट कर दो यहां पर, तो 2π/v और इंटू mv/qb। तो v से v कैंसिल, तो नया टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल आ गया 2πm/qb, ये आ गया। ये तो सीट रखने से पहले है। अगर हम पाथ में क्या रख दें, सीट रख दें, इसके पाथ में एक सीट रख दी, जैसे ये पार्टिकल है इसके पाथ में हमने यहाँ पे एक सीट पुट कर दी। इसके सीट पुट कर देने से, सीट के पुट कर देने से इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि इट्स चेंज विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। केवल काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी आधी हो रही है ना, तो स्पीड में भी चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है मैग्नीट्यूड में, तो स्पीड के मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो व्हेन इट losses one half
ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो नई काइनेटिक एनर्जी के डैश जो हो गई वो KY2 हो गई, इसलिए न्यू रेडियस देखें तो ये इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लें। R इज इक्वल टू रूट के अंदर R डैश 2m K डैश और QB। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, केवल का एनर्जी चेंज करिए ना आपने। तो यहाँ K डैश की वैल्यू कितनी पुट करते हैं बेटा, 2m K और बाई 2, तो रूट के अंदर रहेगा ना 2, ऐसे डिवाइड बाई QB। तो 1 अपॉन इसको अलग कर लो बस केवल, तो 1 अपॉन रूट 2 हो गया और बाकी का सब ऐसे रहने दो, 2m K अपॉन QB। और इसे ले सकते हो आप इनिशियल रेडियस, यही तो है, तो इसीलिए लिख सकते हो R अपॉन रूट 2। तो रेडियस तो डिक्रीज हो गई है कितने टाइम्स, 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स डिक्रीज। तो लिख सकते हैं रेडियस ऑफ इट्स पाथ विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर रूट 2 टाइम्स, फैक्टर रूट डिक्रीज लिख दिया ना, इसीलिए केवल बाई फैक्टर रूट 2। बट डिवाइड हो रहा है तो डिक्रीज और मल्टीप्लाई होता तो इंक्रीज। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा है कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो टाइम पीरियड ना तो काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, ना स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, और ना रेडियस पे कर रहा है, क्योंकि रेडियस स्पीड पर करती है ना। तो रेडियस से भी इंडिपेंडेंट है, स्पीड से भी इंडिपेंडेंट है। जब रेडियस से स्पीड से इंडिपेंडेंट है तो काइनेटिक एनर्जी से भी इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन will not change because it is independent of the velocity, that means आगे लिख दो काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, that means काइनेटिक एनर्जी से इंडिपेंडेंट है, एंड रेडियस और लिख दो भैया आगे, रेडियस से भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि रेडियस काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक आंसर तो ये विल नॉट चेंज, और एक आंसर आपका ये वाला है। असर्शन, क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन द डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट रीजन, द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, सोल्यूशन। जब एक कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम वाले केस में, गैल्वेनोमीटर में इक्विलिब्रियम, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है ये रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है। आपने ये पढ़ा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है NIAB साइन थीटा इक्वल टू, रिस्टोरिंग टॉर्क होता है C फाई। यहाँ से अगर हम I निकालते हैं तो C अपॉन NAB साइन थीटा फाई, ये फॉर्मूला होता है आपका। इसमें C जो है ये टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट, और A एरिया ऑफ द लूप होता है, एरिया ऑफ द लूप, और B मैग्नेटिक फील्ड, और फाई डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, और थीटा जो है ये एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जानते हो C, इसमें C, A और B ये परमानेंट कांस्टेंट होते हैं, लेकिन थीटा कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि जब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है वो रोटेट करती है ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो B और एरिया की दर्शन के बीच में जो एंगल है वो चेंज होता रहता है। इसीलिए यहां I का डायरेक्टली रिलेशन है फाई और साइन थीटा के साथ, ऐसा रिलेशन होता है। लेकिन इफ अगर आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कर लो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना लो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो थीटा है ये भी कांस्टेंट हो जाता है 90 डिग्री, और नाम तो लिख रखा है मैंने, ये ऑलवेज हो जाता है इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल का प्लेन है, इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड द प्लेन ऑफ द कॉइल
प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पैरेलल लिखा, बच्चे कहते हैं थीटा 90 डिग्री बता रहे हो और इधर पैरेलल लिख रहे हो। भाई प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल है। जैसे ये अगर कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, समझाने केवल तो ये इसका क्या है, प्लेन, तो ये तो प्लेन हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल है, ऐसे मान लो, समझा रहा हूं बस केवल। ये प्लेन ऑफ द कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो बी एरिया डायरेक्शन ऐसे जाएंगे, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो आप कंफ्यूज मत होना इस पैरेलल से। हाँ, प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेंस थीटा इज 90 डिग्री ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि ये एंगल किसके बीच में है उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। बी और प्लेन के बीच में 0 डिग्री होगा, ये पक्का है। अगर हम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड प्लेन देखें, प्लेन ऑफ द कॉइल, तो ये पक्का 100% 0। लेकिन हमें एंगल तो जो लेना है इस जगह पर, वो बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बीच में लेना है बेटा। ये थोड़ी लेना बी और प्लेन के बीच में एंगल, ये थोड़ी लेना है। और एरिया की डायरेक्शन दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, तो बी और ए के बीच में कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करने से ऐसा होता है, और 90 डिग्री हो जाता है तो sin 90 के लिए 1, तो I प्रोपोर्शनल टू 5 हो जाता है, I प्रोपोर्शनल टू 5 हो जाता है, थीटा भी कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो ये लिख रहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। रीजन है इसका, द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी वैलिड होगा, अदरवाइज ये कंडीशन रहेगी। तो ये भी ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए चॉइस इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ इन द गिवन फिगर एच, ये 4 चॉइस दे रखे हैं, ये फिगर बना लिया मैंने। जानते हो, अगर कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर होता है ऐसे, तो उसके अलोंग दी वायर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, जैसे पी पॉइंट लाई कर रहा है, अलोंग दी वायर लाई करे, इस पॉइंट वायर के इधर लाई कर ले क्यू पॉइंट पर, अलोंग दी वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड 0। केवल करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, अलोंग दी वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। और सर क्यों, अगर वो पता करना है तो आप इसमें फिर क्या करो, बायो-सैवर्ट लॉ लगा लो। जैसे एक स्मॉल सेगमेंट काट लो यहाँ से डीएल, ये डीएल काटा, और डीएल की डायरेक्शन वही मानते हैं जो करंट की डायरेक्शन है, तो डीएल की डायरेक्शन ये हो गई और करंट की डायरेक्शन भी यही हो गई। तो आई और डीएल के बीच में कितना एंगल हो गया बताइए, 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री हो गया और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट, तो ये आपका आर हो जाएगा, ये वाला ये आर हो जाएगा यहाँ तक। और इस बायो-सैवर्ट लगाओगे तो म्यू डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा 0 डिग्री ओवर आर स्क्वायर, और साइन 0 के लिए कितनी होती है 0, तो डी वी 0 आएगा। ऐसे यहाँ पे निकालोगे ना, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है और इस वाले पॉइंट पे निकाल ले हो, तो थीटा किसके बीच में एंगल देते हैं हम, थीटा आर और डीएल के बीच में एंगल। तो यहाँ पे आर और डीएल की डायरेक्शन कैसी है देखो, सेम, और डीएल की डायरेक्शन वही मानते हैं जो आई की डायरेक्शन मानते हैं। लेकिन जब इस वाले पॉइंट पे निकालोगे तो डीएल की डायरेक्शन तो यही होगी आई जैसी, लेकिन आर वेक्टर की डायरेक्शन इससे होगी। तो इस वाले केस में थीटा डीएल और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, और साइन 180 के लिए भी 0 होती है, तो 0 आएगा। ये तो समझ में आया सर। तो इस वाले वायर के सीधे लिख देते हैं, इतना ड्रामा नहीं गाते। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जैसे पी वायर मान लो, इसे क्यू मान लो, पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, B1 बराबर B2 बराबर 0, बिकॉज पॉइंट O लाइज along the wire P and Q respectively, है ना, ये लिख दिया करो, ठीक है। अच्छा, एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सेंटर O ड्यू टू करंट कैरिंग सर्क्यूलर आर्क। तो देखो इसका हमें फॉर्मूला या तो ये याद कर लो कि कोई आर्क है, ये कोई आर्क है और इसके सेंटर पर इसकी रेडियस आर है, ये एंगल बना रहा है अल्फा और ये करंट कैरिंग है। तो इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा अपॉन आर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आर्क के लिए, अगर कोई आर्क है तब। और अल्फा हमेशा रेडियन में लेते हैं, अल्फा हमेशा रेडियन में, डिग्री में नहीं लेना है। तो बताओ ये वाला आर्क का सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है 180, लेकिन रेडियन में लेना है तो कितना हो गया पाई, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, B3 बराबर म्यू नॉट, पेन चल नहीं रहा है क्या है, 4 पाई
आई अल्फा की वैल्यू पाई और रेडियस कितनी है आर। डायरेक्शन निकालना चाहो तो डायरेक्शन दिखा दो। ये आपकी राइट हैंड लीजिए, उसकी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अपनी राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाना है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा करेगा, थंब की तरह आ रहा है डाउनवर्ड, इसलिए थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है डाउनवर्ड। पूछा नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, ये तो 0 हो गया पूरा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यही हो गया बेटा। चाहो तो आप यहाँ से पाई से पाई काट दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r दिखेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, सी चॉइस इज करेक्ट। डायमेंशन ऑफ म्यू एप्सिलॉन की पावर -1 वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड म्यू परमिबिलिटी ऑफ मीडियम आर, ये रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है और ये रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और यहाँ से बोथ साइड का स्क्वायर कर दें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कह सकते हो या वैक्यूम कह सकते हो। लेकिन अगर आप मीडियम में लाइट की स्पीड निकालो, मीडियम में, ये तो वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में, अगर मीडियम में लाइट की स्पीड निकालो तो फिर रूट म्यू एप्सिलॉन। देखो ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये मीडियम में हो गया पूरा, ये वैक्यूम में हो गया पूरा। ये फॉर्मूला होता है, हमें याद होना चाहिए, इसीलिए इसका स्क्वायर कर लें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू एप्सिलॉन। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन इसकी पावर -1। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू एप्सिलॉन की पावर -1। ये स्पीड का स्क्वायर है। अब स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला तो हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का एल, टाइम का टी, ऊपर लेके तो LT-1 उसका स्क्वायर हो रहा है, तो एल स्क्वायर T-2। भाई स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला एल, टाइम का टी, ऊपर ले गए तो LT-1। ये तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला आया, स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर कर दो, ये आ गया। चाहो तो आप इसे m की पावर 0, किसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, एल स्क्वायर T-2, क्योंकि m की पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो आप ये लिख सकते हो इसको, इसीलिए इसकी बी चॉइस इज करेक्ट। अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम कैन मेजर अप टू 25 वोल्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट इट सो दैट इट कैन रीड अप टू 250 वोल्ट। तो वोल्टमीटर हमें एक पहले एक वोल्टमीटर दे रखा है, ये रहा, और इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 1000 ओम। रेंज ऑफ वोल्टमीटर या रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कह सकते हो, इसे रेंज ऑफ वोल्टमीटर कह सकते हो या रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। आपका कितना रखा है 25 वोल्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो वोल्टमीटर बनाते हैं हम, वो गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं, है ना। तो गैल्वेनोमीटर बना लो एक इधर, ये जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, और इसके साथ एक वेरी हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हैं। हाँ, ये इसको अंदर से देखोगे ना, वोल्टमीटर को आप वोल्टमीटर के अंदर देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, एक गैल्वेनोमीटर लग रहा होगा और सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लग रहा होगा, हाई रेजिस्टेंस। इस पूरे को, इस वाले पूरे डिब्बे को हम वोल्टमीटर बोलते हैं, पहले ये बात पता होनी चाहिए। अगर इस पूरे डिब्बे को बोलते हैं तो गैल्वेनोमीटर, और ये पूरे डिब्बे को बोल रहे हैं तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हमें रखा है 25 वोल्ट, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो देखो ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं, इसमें करंट फ्लो कर रही है IG। IG यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि IG जो है करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट होती है। जैसे गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है ना, तो ये अगर ये है तो ये मान लो यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है तो यहाँ तक सुई घूम जाएगी पूरी, ये होता है IG, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट IG। ठीक है, तो इसमें IG फ्लो कर रहा है। अब मेरे को बताओ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में लग रहे हैं, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, G + R कह देता हूँ, या इसे R1 मान लेता हूँ अभी, तो R1 वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, पूरा ही तो वोल्टमीटर है, और G कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और ये एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तब वोल्टमीटर बनता है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ लो, G + R1। तो एक तो हमें ये समझ में आया, इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल सकते हो। दूसरा, G और R1 सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये जो V है ये दो भागों में टूटेगा। V1 तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और V2 रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 + V2।
तो V1 कितना, V बराबर होता है I इंटू आर। तो ये गैलोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो गैलोमीटर का करंट और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस ही I इंटू आर लिखा है, प्लस ये आपका R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो R1 का लिख लेंगे IG इंटू R1। तो V इक्वल टू आ जाएगा IG G प्लस R1। अब मैं यहाँ से IG निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास V भी है और G प्लस R1 की वैल्यू भी है। V है आपकी हमारे पास 25 वोल्ट और ये है हमारे पास 1000, इतना एम्पियर करंट आ रहा है। करंट बहुत मिली एम्पियर्स में होता है, स्मॉल करंट को मेजर करता है, तो 25 मिली एम्पियर आ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। सेकेंड केस क्या कह रहा है हमसे, वो हमसे चाहता है कि इसी वोल्टमीटर को वो चेंज करना चाहता है। अब रेंज ऑफ वोल्टमीटर बढ़ाना चाहता है वो, तो रेंज ऑफ वोल्टमीटर कितनी करनी चाहता है, वोल्टमीटर 250 वोल्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमसे पूछ रहा है। रेंज ऑफ वोल्टमीटर उसने इंक्रीज कर दी, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि वोल्टमीटर की रेंज मतलब V, इसको रेंज ऑफ वोल्टमीटर बोल लेना हम यहाँ पे V को, ये V ही तो रेंज ऑफ वोल्टमीटर थी भाई, V की वैल्यू तो 25 रखी है। इसको अगर इंक्रीज करना है तो हमें इस वाले फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और लेके इसे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब G तो गैलोमीटर तो वही लेना है, गैलोमीटर अगर वही लेंगे तो फुल स्केल डिप्लेशन में करंट भी वही रहेगी। बस इस रेजिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज कर लें, इस रेजिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज कर लेते हैं तो काम बन जाएगा हमारा, है ना। इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। अब कैसे इंक्रीज करें, तो भाई इसके साथ ये गैलोमीटर है, ये तो लगा हुआ था पहले R1, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दो बेटा सीरीज में, ऐसे। तो आप फिर क्या करिए, इस गैलोमीटर के साथ जब सीरीज में लगा लिया तो G और इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, एक बन गया ये R1 प्लस R2। अब देखो ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया ना, तो वोल्टमीटर की जो रेंज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको हम बोलेंगे डिब्बे को वोल्टमीटर, ये नया वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर का जो मरने दो उसको, तो कोई ज़रूरत नहीं उसकी, IG है ये, ऐसे IG रहेगा। अब फिर इसके अक्रॉस जो वोल्टमीटर की रेंज हो गई है वो V डैश हो गई है, तो इसे लिख लें यहाँ पे, ये V डैश हो गया बेटा। फिर दोबारा से दो पार्ट में टूट रहा है, इसको V1 डैश कह दें और इसको V2 डैश कह दें। तो V डैश बराबर V1 डैश प्लस V2 डैश, ये तो हमें 250 वोल्ट दे रखा है। V1 डैश लिखें तो IG इंटू G, और इसे लिखें तो IG R1 प्लस R2। आप चाहो तो इसमें से IG कॉमन ले लो, G प्लस R1 प्लस R2, ऐसे लिख लो। निकालना हमें क्या है, R2। हमने क्या किया, R2 ही तो जोड़ा, तो इस R2 की वैल्यू निकाल लीजिए। ना हाउ विल यू कन्वर्ट इट सो दैट इट कैन रीड अप टू 250 वोल्ट। हम क्या करें जिससे 255 वोल्ट वो 250 वोल्ट वो रीड करने लगे। तो एक नया रेजिस्टेंस लगा देना सीरीज में, सूटेबल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें इस पूरे सिस्टम के साथ, तो वो 250 वोल्ट की रेंज का बन जाएगा। तो ये 250 है, बस वैल्यू पुट कर दें। IG की वैल्यू हमने निकाल रखी है 25/1000, और G प्लस R1 हमारे पास पहले से था 1000, ये 1000 है, और R2 निकालना है। तो देखो इस पर 25 से 10 बार कटा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, इक्वल टू 1000 माइन प्लस R2। तो R2 निकालें तो 10,000 में से 1000 घटाएंगे तो 9000। तो अगर हम इतना रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें विद सिस्टम के साथ, सीरीज विद G प्लस R1 के साथ, ऐसे कह दो, ठीक है, तो आपका जो वोल्टमीटर की रेंज है वो 250 वोल्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर है 9000 वोल्ट। ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। Two insulated long straight wires, each carrying 2 ampere current, are kept along x dash and y dash axis shown in the figure. Find the magnitude and direction of resultant magnetic field at a point of 4 meter and 5 meter. तो देखो इसको ऑरिजिन मानने, x में कितना चलना है 4, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो x में चला 4 और y में 5। तो ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस 4 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस आपकी 5 मीटर है। x में 4 है तो ये 4 है, तो ये भी 4 है, y में 5 है, ठीक है। अब इस वाले वायर को मैं 1 मान लेता हूँ और इस वाले वायर को 2। पहले वायर की जैसे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, दूसरे वायर की जैसे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर कोई लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, तो B इक्वल टू होता है μ0/4π टू I/R। R परपेंडिकुलर सेपरेशन होती है वायर से। जैसे अगर वायर ये है और लॉन्ग इन्फिनिटी वायर है ये, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन होनी चाहिए वायर की। P पॉइंट से जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से वायर पर परपेंडिकुलर सेपरेशन लिखते हैं। ये चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो μ/2πr। कुछ बच्चों को ऐसे याद होता है और कुछ बच्चों को ऐसे काटने के बाद, जो उसको आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए
स्टार्ट करते हैं। तो लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, लिखने का तरीका भी ये रखें, ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर 1। तो V1 इज इक्वल टू, ये लगा लेता हूँ, ये वाला फार्मूला, म्यू नॉट, या यही लगा दो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसकी वैल्यू सीधी 10⁻⁷ होती है ना। तो ये लिख देता हूँ, चलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और 2 I की वैल्यू कितनी, I आपका हो गया 2 एम्पियर करंट। तो 2 ओवर परपेंडिकुलर सेपरेशन हो गई ये 5। देखो इस वाले वायर की इसे निकाल रहे हैं तो P पॉइंट पर इसी वायर पे परपेंडिकुलर करो, तो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन हो गई 5 ये, और इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है 10⁻⁷, तो 4/5 और 10⁻⁷। डायरेक्शन चेक कर लो, राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकालते हैं। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखिए, फिंगर उस पॉइंट की तरफ रखते हैं जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक निकालना है, तो P पॉइंट की तरफ फिंगर रखिए, करंट की डायरेक्शन में थंब राइट हैंड का, और फिंगर टुवर्ड दी पॉइंट्स जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और पाम, ये पाम होता है, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है हमेशा। तो पेन ले लीजिए, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, थोड़ा सा और ऊंचा कर दूं जिससे दिखाई दे क्लियर, ऐसे है ना। तो बाहर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड, इसीलिए बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये डाउन, ये आउटवर्ड हो गया, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक। अच्छा, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, इंटेंसिटी इसी सेम पॉइंट पर, ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है वायर 2, ये दूसरा वायर मान है। तो V2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 इंटू आई कितना है, आई इसमें भी 2 एम्पियर है, तो इंटू 2 अपॉन, इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पे निकालने हैं तो परपेंडिकुलर सेपरेशन लेंगे जो कि 4 मीटर है, तो यहाँ पे 4, और इसकी वैल्यू कितनी 10⁻⁷, और 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, इतना आया टेस्ला, ये भी टेस्ला था। डायरेक्शन चेक कर ले, तो अब देखो थंब राइट हैंड लेना है, राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में, अब फिंगर की तरफ जानी चाहिए, तो ऐसे। अब देखो पाम ये वाला है, ये नहीं है पाम, तो पाम के परपेंडिकुलर जाओगे ना, थोड़ा सा और ऊंचा करो, हाँ आप समझ में आएगा। ये देखो पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लिया बाहर की तरफ, तो ऐसे चला जाएगा नीचे की तरफ। देखो ये तो पाम के परपेंडिकुलर, करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, गलत हो गया, तो भाई इसको आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा ना आपको, थंब करंट की डायरेक्शन में ऐसे, तो देखो ऐसे डाउनवर्ड ऐसे जाएगा, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, है ना। ये पाम नहीं है, नीचे वाला पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना। समझ में आ गया, वो दिख गया होगा आपको, ऐसे आएगा बेटा, इसके ऊपर रख दूंगा दिखेगा नहीं आपको, इसलिए साइड में कर लिया है, ठीक है, ऐसे आएगा डाउनवर्ड। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आएगा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड के लिए क्रॉस लगाते हैं, और आउटवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए हम जो है डॉट लगाते हैं। अब देखो इन दोनों में से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, तो ये बड़ा है, क्योंकि ये 1 × 10⁻⁷ है, और ये 0.8 है कम से कम, तो ये V2 बड़ा है V1 से, और डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट निकालते हैं तो घटा देते हैं, सेम डायरेक्शन होती तो ऐड करते, अपोजिट डायरेक्शन होती तो सब्ट्रैक्ट करते, किसी एंगल से होती तो फॉर्मूला लगाते, रूट के अंदर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस के 2B1 B2 cos थीटा, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट निकाल लेते हैं घटा के, B2 - B1, और ये 10⁻⁷ है, और ये 4/5 × 10⁻⁷ है, तो 10⁻⁷ कॉमन लोगे, 1 - 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4, दैट मीन्स 1/5 × 10⁻⁷ सीधा -7, इतना टेस्ला आया। और डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन जो होगी वो B2 जैसी होगी, भाई क्योंकि B2 बड़ा है B1 से, भाई यहाँ पे B2 बड़ा है B1 से, तो घटाने के बाद किसकी वैल्यू बचेगी, B2 की, तो ये B2 की वैल्यू बची होगी, B2 कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। और वैल्यू लिखना चाहो तो, और लिखना चाहो तो 0.2 × 10⁻⁷ टेस्ला, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ऐसे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, और फिर कॉमा लगा के डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन, और ये आपका मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर हो गया, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज -e is revolving anticlockwise around the nucleus of an atom. Obtain the expression for the magnetic dipole moment, और एक ये ड्राइव करना है। चलो करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, और इसके चारों तरफ एक आपका इलेक्ट्रॉन घुमा देते हैं। ये न्यूक्लियस है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज कराया है। करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करेगी, इफेक्टिव करंट है ये। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं सबसे पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हम सिंबल लिख लेते हैं कैपिटल है, लेकिन इसने दे रखा है म्यू, तो म्यू लिख लेते हैं। चलो, म्यू इक्वल टू करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, ये लूप का एरिया होता है, ये वाला जो लूप है
इसका एरिया लेंगे हम, ये वाला। अगर इसकी रेडियस r है तो करंट और पाई r स्क्वायर, इतना एरिया। करंट की वैल्यू निकालें, इफेक्टिव करंट। तो जो इफेक्टिव करंट है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, इफेक्टिव करंट I इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो फ्लो ऑफ चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो E, और टाइम जो लगा वो अभी T लिख लेते हैं। चलो, फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जब ये इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो समय कितना होगा, कैपिटल T। इसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। इसलिए I बराबर हो जाएगा E अपॉन कैपिटल T। अब लगाएं स्पीड इक्वल टू, कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सोचो, अगर हमने स्पीड भी लिखी और टाइम लिखा है कैपिटल T, कैपिटल T एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में लगा समय होता है, तो कैपिटल T टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो हम लिख देंगे 2 पाई आर। यहाँ से T निकालें तो 2 पाई आर अपॉन V। हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं। I बराबर E अपॉन 2 पाई आर, V कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो करंट की वैल्यू इतनी आ गई, और ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, I की वैल्यू पुट कर रहे हैं EV अपॉन 2 पाई आर, और ये है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया, ये आया EVR अपॉन 2। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। एक तो आंसर यही हो गया। लेकिन इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो, इसकी पहले डायरेक्शन निकाल लो, किसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो उस वाले केस में आपको अपना राइट हैंड लेना है और राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाना है, कर्ल करना है। तो देखो, राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए ऐसे, ये 90 डिग्री रखिए पहले आपका थंब के साथ, और करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को घुमाइए ऐसे। तो थंब किधर आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। ये देखो, पहले करंट की डायरेक्शन में आपको फिंगर घुमानी है। करंट आपका ये है, करंट की डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज, तो अपनी फिंगर को क्लॉकवाइज घुमाइए ऐसे। थंब किधर आ रहा है, नीचे, नीचे आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लो ये XY प्लेन मान लें, हम इसका XY प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। तो ये Z एक्सेस के अलॉन्ग आ रही है, माइनस के Z एक्सेस, और Z एक्सेस में यूनिट वेक्टर होता है K कैप माइनस का, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से, म्यू वेक्टर इक्वल टू म्यू का मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर। पढ़ा हुआ ना आपने कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, लेकिन इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये आ रहा है माइनस के, कितना नेगेटिव Z में आ रहा है, और नेगेटिव Z में आ रहा है तो K कैप ऐसे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो EVR तो मैग्नीट्यूड हो गया डिवाइड बाई 2, और ये हो गया माइनस का आगे, चलो माइनस के K कैप, ये म्यू वेक्टर आ गया बेटा, इतना। अच्छा, अब आगे सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन L है वेक्टर फॉर्म में, सो दैट वेक्टर फॉर्म में करने की कह रहा है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में निकाला है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो L वेक्टर बराबर होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। P वेक्टर यहाँ लीनियर मोमेंटम है, और लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो P की डायरेक्शन तो यही होगी जो वेलोसिटी की है ना। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर खोले, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो L वेक्टर पहले से क्रॉस प्रोडक्ट खोले तो R P साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर भी आता है। यहाँ जो थीटा होता है ये एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर के बीच में टेल टेल एंगल होता है बेटा, टेल टू टेल, या हेड हेड ले सकते हो लेकिन टेल हेड नहीं लेते। अब यहाँ पे चेक करके बताइए, आर वेक्टर का हेड है यहाँ और पी वेक्टर का हेड यहाँ है, तो आर वेक्टर के हेड को एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको ऐसे, और ये एंगल आ जाएगा इसके बीच में 90 डिग्री, टेल टेल। ये आर वेक्टर का हेड एक्सटेंड हो जाएगा तो टेल टेल एंगल ये आ जाएगा 90। तो आर पी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो पी बराबर एम वी होता है मैग्नीट्यूड में, तो एम वी और साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री आ रहा है, और एन कैप लिख रहे हैं, चलो लिख लो अभी वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो दोनों तरफ कैसे, तो एल का मैग्नीट्यूड आ गया एल, और ये हो गया एम बी आर, और एन कैप हो गया 1, तो एल की वैल्यू आ गई एम बी आर। अब इसको भी अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, सर वेक्टर फॉर्म में तो ये लिखा था लेकिन दोबारा से लिखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में, एल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस पी की जो डायरेक्शन होगी क्या वही एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी, तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर डायरेक्शन निकाल लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन निकाली जाती है राइट हैंड थंब रूल से। आपको अपनी राइट हैंड की फिंगर आर वेक्टर की डायरेक्शन में रखनी है और अपनी राइट हैंड की फिंगर को पी वेक्टर की तरफ स्मॉल एंगल की तरफ एंगल से घुमाना है। आर वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रख के छोटे एंगल से, स्मॉल एंगल से पी वेक्टर की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर को घुमाओ, जिधर थंब आ जाए उधर ही आर क्रॉस पी की डायरेक्शन, जो आर क्रॉस पी की डायरेक्शन होगी वही एल वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी।
तो आर क्रॉस पी, तो देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखी, तो छोटा एंगल आर से पी तो यही हो गया ना, देखो ये वाला 90 डिग्री। तो आर से पी की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर घुमाई, श्योर करो कि आपकी फिंगर जो है पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घूमनी चाहिए। तो आर से पी की तरफ ऐसे, ये सेकंड वेक्टर है भाई, ये एक वेक्टर तो ये हो गया पी वेक्टर और ये हो गया आर वेक्टर। तो आर क्रॉस पी करोगे तो ऐसे तो आएगा, और थंब आ रहा है ऊपर, तो आर क्रॉस पी ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब आपका एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आएगी यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये एल वेक्टर की डायरेक्शन है। और एल वेक्टर की डायरेक्शन और म्यू की डायरेक्शन कैसी आ रही है, देखो अपोजिट आ रही है। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव जेड में, और पॉजिटिव जेड में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। जैसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एल का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर लिखें के कैप, तो ये हो जाएगा एम वी आर के कैप, ये एल वेक्टर हो गया, है ना। अब आप क्या करिए कि यहाँ से आप एल वेक्टर अपॉन एम निकाल दीजिए, वी आर के कैप, और इस वी आर कैप के कैप की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, वी आर के कैप। एक काम करते हैं, इस माइनस साइन को आगे ले आते हैं। तो देखो म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू वेक्टर की वैल्यू है माइनस के ई वाई टू वी आर के कैप, ये पहली क्वेश्चन से लिखा है। अब इस वी आर अपॉन के कैप और इसको बराबर कर दीजिए बेटा, तो देखो क्या आएगा, म्यू वेक्टर इक्वल टू माइनस के ई वाई टू, इस वी आर कैप की के की जगह पे ये लिख दीजिए आप, कितना, एल वेक्टर अपॉन एम, ऐसे। तो आपका ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा माइनस के ई अपॉन टू एम, ये एल वेक्टर, ऐसे आया। तो इसीलिए देखो ये प्रूफ होके आ गया सेकंड पार्ट, ये देखो माइनस का रहा ये अपॉन टू एम एल वेक्टर। A coil of 60 tons and area 1.5 10 pounds 3 meter square carrying 2 ampere current lie in vertical plane, important line. It experiences a torque 0.12 Newton meter when the placed in uniform horizontal magnetic field, ये line भी important है। The torque acting on the coil changes to 0.05 Newton meter after the coil rotated about its diameter by 90 degree in the magnetic field. Find the magnitude of the magnetic field H. तो देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे थे, एरिया दे रखा था, करंट लिख ले। वर्टिकल प्लेन में आपकी सर्कुलर लूप रखा है, देखो उस सर्कुलर लूप को ऐसे रखना है, तिरछा, ये सर्कुलर लूप ऐसे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है थोड़ी देर में बताता हूँ। ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा सा वर्टिकल लूप है लेकिन इस तरह से रखना है, टेढ़ा। और इस वर्टिकल लूप में, वर्टिकल प्लेन में, देखो ये वर्टिकल प्लेन हो गया, इस वर्टिकल लूप प्लेन में ये वर्टिकल सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, नीचे की तरफ जाता हुआ ऐसे, ऐसे समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके दिखाऊं, ये वर्टिकल सर्कल बनाना है आपको, लेकिन इस वर्टिकल प्लेन बनाना है, इस वाले वर्टिकल प्लेन में, और इसको तिरछा रखना है, ऐसे ना रख के थोड़ा सा तिरछा। सुनो क्यों, पहले तो मैं वर्टिकल लूप बना लेता हूँ, ये और ये आपका वर्टिकल लूप बना के, ये इसका जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसका ये डेड डैश लाइन, उसका प्लेन दिखाया मैंने ऐसे, ऐसे तो प्लेन देखो ऐसे, डेड डैश लाइन प्लेन को इंडिकेट करने के लिए बनाया है मैंने बस केवल, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इसके हॉरिजॉन्टल है, ऐसे, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल बनाया। अब बच्चा कहता है सर आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, सोचो ऐसे क्यों नहीं बनाया। अगर मैं ऐसे बनाता तो बी की और एरिया की डायरेक्शन सेम हो जाती, प्लेन के परपेंडिकुलर लूप इस प्लेन में बनाता तो एरिया की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम हो जाती, टॉर्क जीरो हो जाता भाई। बी और एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री होने पर, बी की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल 0 डिग्री होने पर टॉर्क जीरो हो जाता है, जबकि इनिशियली टॉर्क दे रखा है वहाँ पे 0.12, इसीलिए नहीं बनाया ऐसे। तब एरिया की डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनना है भैया, ये एरिया की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, प्लेन के, लूप का प्लेन इसी प्लेन में है, तो एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आउट पर दिखा दो ऐसे, तो मैंने दिखा दी, ये एरिया की डायरेक्शन है, और ये कुछ इनिशियल एंगल है, ये पता नहीं हमें कितना है, ठीक है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिखाया मैंने। अब इसमें करंट फ्लो कर रही है आपकी आई, तो टॉर्क कितना है इनिशियली, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा। हियर थीटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, नेम ध्यान होना चाहिए, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो बी की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है, जो कि मैंने थीटा दिखाया है। और यहाँ इनिशियली टॉर्क दे रखा है मेरे को कितना, 0.12 न्यूटन इंटू मीटर, है ना। अब सोचो, फिर दोबारा से बोलूँ कि अगर बी की डायरेक्शन इसको कॉइल को ऐसे रखता और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखता, तो एरिया की डायरेक्शन भी ऐसी आती, ये तो बी की डायरेक्शन हो गई और ये एरिया की डायरेक्शन, तो बी और एरिया की डायरेक्शन सेम, थीटा 0 डिग्री, टॉर्क 0 जाता, जबकि इनिशियल टॉर्क है, इसीलिए कुछ इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो टाई 1 लिख दो पहले, तो एन आई ए बी साइन थीटा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम क्या करें, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल चेंजेस 0.05 न्यूटन पर मीटर आफ्टर द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट द डायमीटर बाई 90 डिग्री, है ना, इन द मैग्नेटिक फील्ड। 90 डिग्री घुमाना है, तो देखो ये ऐसे था पहले, अब इसको 90 डिग्री घुमाना है, इसको 90 डिग्री घुमाना है, तो पहले देखो कॉइल को 90 डिग्री घुमाना है डायमीटर के अबाउट, पहले डायमीटर समझ लो कौन सा है, ये ऐसे है तो ये डायमीटर हो गया, देखो ऐसे भाई, कॉइल तो सर्कुलर कॉइल तो इसी पे बनी हुई है ना, ऐसे इसी प्लेन में बनी हुई है, तो ये डायमीटर नहीं हुआ जो मैंने पेन लगाया है, सोचो सर्कुलर लूप का डायमीटर सोचना पड़ेगा, 3D है बेटा,
तो ये सर्कुलर लूप का डायमीटर हो गया, देखो ऐसे। अब इसी एक्सिस के अबाउट आपको कॉइल को क्या करना है, घुमाना है इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से घुमाओ कि कितना एंगल घूम जाए, 90 डिग्री घूम जाए। तो देखो 90 डिग्री घुमाने के लिए कॉइल को 90 डिग्री घुमाना है, तो प्लेन 90 डिग्री घूम जाएगा उसका, तो कॉइल भी 90 डिग्री घूम जाएगी। तो कुछ इस तरह से घूम गई होगी ऐसे। भाई नहीं आया, देखो ये ऐसे थी, अब इसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, ऐसे हो जाएगा। तो 90 डिग्री घूम गया, ऐसे ऐसे हो गया ये। अब ये जो लाइन है ना डेड डेड डैश ये वाली, ये प्लेन हो गया इसका, देखो ये वाला, ठीक है ना। और इसी में सर्कुलर लूप बननी होगी ऐसे। तो 90 डिग्री घुमाया ना, देखो भाई प्लेन 90 डिग्री घुमा, ये वाला पहले प्लेन ये था सर्कुलर लूप का, अब ये हो गया प्लेन सर्कुलर लूप का। जब प्लेन ही 90 डिग्री घूम गया तो कॉइल भी तो 90 डिग्री घूम गई होगी डायमीटर के अबाउट। अब एरिया की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कुछ इस तरह से हो गई होगी। एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। अब ये प्लेन हो गया ना बेटा इस लूप का कुछ इस तरीके से, पहले ये प्लेन था ये, तो एरिया की डायरेक्शन आ रही थी प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, और अब ये घूम गया ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब हो गई एरिया की डायरेक्शन ऐसे। अब सोचो बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल हो गया, बी की डायरेक्शन तो वैसी की वैसी है, तो बी और एरिया की डायरेक्शन में एंगल हो गया ये भाई, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये थीटा पहले से था, तो ये एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा, बी और एरिया के बीच में। तो टॉर्क चेंज हुआ आफ्टर रोटेटिंग, आफ्टर द कॉइल इज रोटेटेड, कॉइल इज रोटेटेड कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो टॉर्क हो गया है कितना, पॉइंट चेंज होके 0.05 न्यूटन इंटू मीटर हो गया है। तो नया टॉर्क टॉय टू लिखें तो नंबर ऑफ टर्न्स तो वही है, करंट भी सेम, एरिया भी लूप भी, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, बस एंगल बदला है, 90 प्लस थीटा हो गया। तो इस वाले केस में लिख सकते हैं हम NIAB किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस में चेंज हो जाता है, तो कॉस थीटा, ये टॉय टू। अब इंपॉर्टेंट ये है निकालना हमें मैग्नेटिक फील्ड है बी, हमें सारे टर्म दे रखे हैं, बस दो अननोन टर्म है, एक तो बी और एक थीटा, ये दो क्वांटिटी अननोन है इसमें। तो कैसे भी करके अगर मैं थीटा निकाल लूँ पहले, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बेटा। तो थीटा निकालने का या तो आप दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो उससे कैलकुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि आप स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। स्क्वायर करके पहले इसका स्क्वायर करो फिर इसका स्क्वायर करो फिर जोड़ दो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो थीटा गायब हो जाएगा, अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। भाई थीटा को हटाना ही तो है, बी चाहिए हमें, तो एक दो तरीका, लेकिन उससे कैलकुलेशन बड़ी होती है। इसका एक दूसरा तरीका है कि आप डिवाइड कर लो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, टॉय 1 अपॉन टॉय 2 इक्वल टू कितना, NIAB साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएंगे दोनों, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो गया, और ये वाली दे रखी है 0.12 और ये रखा है 0.05 इक्वल टू tan थीटा। इसे हटाएंगे पॉइंट से पॉइंट, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 12/5। अब इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। ये ट्रायंगल बना लो यहाँ ऐसे कुछ है ना, कुछ इस तरह से, ये थीटा है तो ये 12 हो गया और बेस हो गया 5। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा रूट के अंदर 169, दैट मीन्स ये आ जाएगी साइड 13, ये साइड 13 आ जाएगी। हमें चाहिए या तो साइन थीटा निकाल लो या कॉस थीटा निकाल लो, कोई सा भी एक कर लो। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 12/13 ये साइन थीटा आ गया। अब ये साइन थीटा निकले आया, यहाँ रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में टॉय 1 इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। टॉय 1 दे रखा है हमें 0.12, एन दे रखा है कितना 60 टर्न, करंट 2 एम्पियर, एरिया 1.5 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये हो गया 12/13। तो आपको नहीं लगता यहाँ से इसे 100 कर लें और इस पॉइंट को उठा के यहाँ 10 कर लें, तो 12 से तो 12 सीधा कट गया है ना। और देखो ये 0 से ये वाली 0 काट लो, अब ये वाला सब नीचे आ जाएगा है ना, और 13 यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो 13 मल्टीप्लाई में पहुँचा दिया ये वाला मल्टीप्लाइड में, नीचे ये 100 है इधर, और इधर देखें तो 6 है और ये 2 है, ये वाला 6 और ये 2, और ये है आपका 15 और ये 10⁻³ और ये b है ना। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 30 हो जाएगा, 13 ये 100 और ये 6 और 15 30 और 10⁻³ और ये b। अब देखो 1 0 2 0 3 0 ये कट गया, तो 13/18 ये इतना मैग्नेटिक फील्ड आया बेटा। तो b इज इक्वल टू 13/18 टेस्ला। अब इसको डिवाइड कर लेना। अरे भाई मैं इतना छोड़ देता हूँ, आप डिवाइड करके देखिए, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो 13/18 टेस्ला आना चाहिए इसका, डिवाइड करके देखना, लिख सकते हो डिवाइड में, या इतना ही छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा था बस मैं हमसे मैग्नेटिक फील्ड का। तो ने कहा अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट I as shown in the figure. At this instant it is subjected to a uniform electric field E such that the particle keep moving undeviated. In term of vector I cap, j cap, k cap, find the magnetic field B vector, magnetic force Fm and electric field E active on the charge. ठीक है, देखो यहाँ ये लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर दे रखा, ये फिगर दे रखा था, मैंने यहाँ साफ बना दिया है और इसमें करंट फ्लो कर रही है I और सेपरेशन है D और इस पॉइंट पे एक चार्ज है, ये ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कि P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर। तो मैग्नीट्यूड लिख लें सबसे पहले तो हम, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2I और परपेंडिकुलर सेपरेशन लिखते हैं P पॉइंट से वायर तक के D। ये तो मैग्नीट्यूड लिखा, चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं तो इसके लिए पहले हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड से। तो ये राइट हैंड, तो राइट हैंड की थंब को अब करंट की डायरेक्शन में रखिए। ठीक, जब तो ये पाम होता है, ये नहीं, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर की तरफ, ऐसे हमेशा पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगी, ध्यान रखना। ठीक, अब थंब को सेट करिए, करंट की डायरेक्शन में कर दिए और फिंगर रखिए उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो इस पॉइंट की तरफ फिंगर रखिए, थंब सेट करा, फिंगर भी सेट करी। अब पाम ये है तो पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ ही तो आएगा, देखो ऐसे ऐसे पेन लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। अब देखो यहाँ हमें जेड एक्सेस ऐसे बना देता है, लेकिन एक्चुअल में एक्स एक्सेस ये होती है, वाई एक्सेस ये हो गई, आपका ये कॉपी का पेज हो एक्स वाई प्लेन हो गया। जेड एक्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर तरफ आती है, पॉजिटिव जेड ऊपर होगी और नेगेटिव जेड नीचे तरफ होगी। तो ये तो पॉजिटिव जेड एक्सेस हो गई डॉट वाली, और क्रॉस वाली हो गई माइनस के जेड एक्सेस। और जेड एक्सेस में यूनिट वेक्टर के कैप है, तो नेगेटिव जेड एक्सेस में माइनस का के कैप होगा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू यूनिट वेक्टर, है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ये। और इसमें इंपॉर्टेंट होता है यहाँ ए वेक्टर तो ए का मैग्नीट्यूड आता है, और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बेटा, है ना, डायरेक्शन कैसी सेम। इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। इसीलिए अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बी का मैग्नीट्यूड लिखो, साथ में यूनिट वेक्टर ऐसा लिखो कि इसकी डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन सेम हो। तो देखो ये जेड नेगेटिव जेड एक्सेस में आ रहा है, नेगेटिव जेड एक्सेस में यूनिट वेक्टर होता है माइनस का के कैप, इसीलिए लिख लेंगे हम माइनस का के कैप। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये रहा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और यहाँ लगा दो, यहीं लगा दो माइनस का के कैप ऐसे। एक आंसर तो यही हो गया आपका। दूसरा हमसे पूछा मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड आई। तो इसका हमें मैग्नेटिक फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो एफ एम वेक्टर होता है क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ हम क्यू को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना तो हमेशा क्यू विद साइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वी क्रॉस बी, तो पहले मैं वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव एक्स में है बेटा, नेगेटिव एक्स में, और नेगेटिव एक्स में यूनिट वेक्टर होता है माइनस आई कैप। फिर हम ये यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम वी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में माइनस आई कैप आएगा। अब इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, चेक करो, ये नेगेटिव एक्स में है तो वेक्टर फॉर्म आ गया। मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया है। चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, एफ एम चाहिए, तो ये तो क्यू है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इसे लिख लो माइनस का वी आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है माइनस का म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, एक चीज़ रह गई यहाँ पे आई आई, ठीक है, और के कैफ ये आ गया। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और क्यू वी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और ये हो गया आई कैप क्रॉस के कैप। अब आई कैप क्रॉस के कैप को निकालने का तरीका आप ये सर्कल बना लिया करो क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। अगर केवल 2 का हो तो 3 का हो तो ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिटर्मिनेंट मेथड से कर लो। तो मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ऐसे कहीं भी बना सकते हो आई जे कैप। पर ये एरो बनाना इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आई से जे की तरफ बनाना चाहिए एरो, आई से जे और जे से के और के से आई, ये एरो हमेशा ऐसे बनना चाहिए, आई से जे से के ऐसे। अब देखो आई से के की तरफ घूमो शॉर्टेस्ट पाथ से, आपको आई से के की तरफ जाना है शॉर्टेस्ट पाथ से। देखो अगर आप ऐसे चले तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, और आप ऐसे चले तो आपका ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया।
तो आई से के जब घूमते हैं तो आई कैप क्रॉस के की वैल्यू अगर इस वाले एरो के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हो तो नेगेटिव आता है, जो बच जाता है वो आता है जैसे जे कैप। अगर इसी में मैं आपको के कैप क्रॉस आई कैप निकालता तो मैं फिर के से आई की तरफ घूमता तो एरो की डायरेक्शन में घूमता तो प्लस लिखता, जो बच गया वो जे कैप। और थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप करते तो आई से जे की तरफ घूमता तो एरो के डायरेक्शन में घूम रहा हूँ इसलिए प्लस, और बच गया क्या के, तो के कैप आ जाएगा। लेकिन हमें तो इसकी जरूरत थी बस केवल आई कैप क्रॉस के माइनस के जे कैप। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि माइनस का क्यू वी, या ऐसे लिख दो म्यू नॉट क्यू वी आई ओवर 2 पाई डी, है ना। म्यू नॉट हो गया और ऊपर हो गए 3 टर्म, तो तीनों टर्म हैं, और आई क्रॉस के कैप लिख दो जे कैप, माइनस का जे कैप माइनस यहाँ लगा दिया मैंने। ये एफ एम वेक्टर आ गया, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया। और इस मैग्नेटिक फोर्स की दर्शन दिख रही है आपकी, ये माइनस का जे कैप है ना, माइनस का जे कैप, इसी से दर्शन मालूम पड़ रही है भाई, माइनस के जे कैप आया। तो माइनस के जे कैप होता है नेगेटिव आई एक्सिस में, नेगेटिव आई एक्सिस में, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नेगेटिव आई एक्सिस में लगेगा, एफ एम। ऐसे निकाल भी सकते हो इसकी दर्शन आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो, या वी क्रॉस बी की प्रोडक्ट से, वी क्रॉस बी की दर्शन से निकाल लो। मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये वेलोसिटी की दर्शन होती है और थंब फोर्स की दर्शन को बताता है। पर ये तब लगता है जब परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर तो है ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड गई, देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड दर्शन डाउनवर्ड, और वेलोसिटी की दर्शन ये आ रही है, थंब, ये वेलोसिटी है, और देखो थंब किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है, समझ में आया, ये देखो ऐसे आ रहा है, तो सही। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो ऐसे ही रहेगा, तो एफ एम ऐसे रहेगा। लेकिन तीसरा मैं पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो चाहता क्या है, इन दिस इंस्टेंट इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई सच दैट द पार्टिकल कीप मूविंग अनडेविएटेड। पार्टिकल कैसे रहे, अनडेविएटेड रहे। तो देखो इस वाली फोर्स के ऐसे पार्टिकल ऐसे मुड़ जाना चाहिए ऐसे, और उसका सर्कुलर पाथ ऐसे ना चाहिए, क्योंकि एफ एम जिधर होता है उधर की तरफ सर्कुलर पाथ का सेंटर आता है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो पाथ सर्कुलर होना चाहिए ऐसे। लेकिन वो चाहता है कि पार्टिकल अनडेविएटेड रहे, तो इस मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए उस पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इधर लगाना पड़ेगा, एफ ई वेक्टर। अब ये फोर्स मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो इफ अगर नेट फोर्स जो है अगर वो 0 हो जाए तो एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर इक्वल टू 0। अगर ये हो जाए तो पार्टिकल कैसा रहेगा, पार्टिकल अनडेविएटेड रहेगा, अनडेविएटेड। और यही क्वेश्चन चाहता है कि पार्टिकल अनडेविएटेड रहे, तो इसके लिए एफ ई वेक्टर की वैल्यू माइनस के एफ एम वेक्टर के बराबर, तो केवल डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, है ना। तो एफ एम वेक्टर की वैल्यू में निकाल रखिए, यहाँ रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी क्यू वी आई, ये आई है करंट है ये तो, और ये जे कैप, ठीक है, ये करंट है भाई। एफ ई वेक्टर इतना चाहिए भाई, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में चाहिए तो होना भी चाहिए, ये नेगेटिव एक्स में लग रहा था और ये पॉजिटिव वाई में लग रहा है, जे कैप ये तो बता रहा है। अच्छा वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई वेक्टर, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था वेक्टर फॉर्म में, तो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कितना वेक्टर फॉर्म में, क्यू इंटू ई वेक्टर, चार्ज तो स्केलर है, मैंने यहाँ पुट कर दिया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी क्यू वी करंट और ये जे कैप, क्यू से तो क्यू कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए म्यू नॉट वी करंट अपॉन 2 पाई डी और जे कैप। जे कैप बता रहा है इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है ना, ये बता रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव अलोंग माइनस के जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है, ठीक है। 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी ईच ऑफ रेडियस r carrying a current I and root 3I respectively are placed concentrically in XY and YZ plane, XY and YZ plane respectively. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at their common center. ठीक, solution। तो सबसे पहले ये समझो कि इसको हमने x एक्सेस माना है और इसको y एक्सेस, और z एक्सेस कुछ इस तरह से है बेटा, कुछ इस तरह से। देखो ये पेन जो बनाया ना मैंने वो z एक्सेस है ऊपर की तरफ, देखो ये XY प्लेन हो गया ये आपका, जो एक्सेस परपेंडिकुलर होती है ना, जैसे इस सरफेस के कौन परपेंडिकुलर है, जेड, तो जेड को छोड़ दो, ये वाला सरफेस एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, कॉपी वाले प्लेन में, जैसे जा एक्स वाई प्लेन। और ये वाला कौन सा प्लेन होगा सोच के बताओ, जो मैंने हाथ बनाया ये वाला सरफेस, ये वाला, ये कौन सा है सोच के बताइए, इसके कौन सी एक्सेस परपेंडिकुलर देख के बताइए, एक्स, तो एक्स को छोड़ दो, ये वाई जेड प्लेन हो गया, क्योंकि इसमें वाई और जेड एक्सेस लाई कर रही है, ये वाली जेड होगी, ठीक है ना, पॉजिटिव जेड, नीचे तरफ नेगेटिव जेड, तो ये वाई जेड प्लेन हो गया। और अगर मैं थोड़ा सा कॉपी को घुमा लिया, ये वाई एक्सेस से ध्यान रखना, ये एक्स रख लिया, अब बताओ ये कौन सा हाथ है, सरफेस है ये वाला जिसमें छू रहा हूँ अपने हाथ से, तो आपको नहीं लगता इसके कौन से एक्सेस परपेंडिकुलर, देखो वाई, तो वाई परपेंडिकुलर तो छोड़ दो,
तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया, ये वाला एक्स जेड प्लेन हो गया। पहले ये बात समझो अच्छी तरीके से। अच्छा, अब देखो जो कॉइल ए है उसका जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, तो आपका कॉइल ए का प्लेन कुछ इस तरह से होना चाहिए भाई, ऐसे। ये कोई सर्कुलर कॉइल है और इसका प्लेन एक्स वाई प्लेन है, तो वो इस प्लेन में लाई करेगी, ये एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये कॉइल ए हो गई। और कॉइल जो बी है उसका प्लेन वाई जेड प्लेन है, दैट मीन्स ये वाला ऐसे है ये, तो इसकी कॉइल ऐसे आएगी इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में ऐसे सर्कुलर कॉइल आएगी। देखो ऐसे, ऐसे सर्कुलर कॉइल ना लेना इस वाले प्लेन में, अब बना नहीं सकते 3D है, तो आपको कुछ कॉइल जो बी वाली कॉइल होगी वो इस तरह से दिखेगी ऐसे, और इसका ये सेंटर होगा, ये वाई जेड प्लेन में, इसके एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। देखो ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन हो गया, और इसका जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, और इसके परपेंडिकुलर है आपकी एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर है आपकी जेड एक्सिस, तभी तो भाई एक्स वाई प्लेन है ये। अच्छा, दोनों को एक साथ बनाऊं कॉन्सेंट्रिकली तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पहले इसको ही समझो, इसमें ही सब कुछ है। डायरेक्शन अगर समझनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा, मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ही है इसमें। क्वेश्चन तो सबने कर लिया होगा, ये ऐसे आएगा बेटा, ये कुछ इस तरह, दोनों का सेंटर कॉमन है, तो कुछ अजीब सा लग रहा है। इसका तो ये प्लेन हो गया, ये वाला एक्स, पहली वाली का एक्स वाई प्लेन, और इसका ये ऐसे है और इस तरह से घुमाया है, कॉन्सेंट्रिकली रखे हैं, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सेंटर पर मैग्नीट्यूड निकालो, पहले मैग्नीट्यूड फील्ड का, नेट मैग्नीट्यूड फील्ड का। तो एक बात बताओ, अगर हम इसके सेंटर पर, वैसे दोनों का सेंटर कॉमन है, इन दोनों को मिला के इस डायग्राम बनेगा, है ना। इसमें अच्छा करंट की डायरेक्शन दे रखी है, करंट दे रखा आई। अब करंट की डायरेक्शन तो दे रखी नहीं है, मान लो इसमें करंट की डायरेक्शन मैंने ये मान ली। अब देखो इस करंट की डायरेक्शन अगर आपने क्लॉकवाइज मानी तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा नीचे की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज मानी तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन आएगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही इसके। भाई अगर आपने क्लॉकवाइज मान रखी है तो करंट की डायरेक्शन आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर अगर एंटी क्लॉकवाइज मानी होती तो ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि किस डायरेक्शन में है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। पर ये पक्का है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस तरह से होगा ऐसे, अलोंग दी जेड एक्सिस, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन दिखाएं, अगर आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे घुमा रहे हो, मतलब ऐसे घुमा रहे हो, तो करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, और करंट ऐसे घुमा रहे हो आप तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, लेकिन आएगा तो कॉइल के परपेंडिकुलर ही। हाँ, इसमें भी करंट की डायरेक्शन मेंशन नहीं है, और इसमें करंट दे रखी है √3i। अभी हाल मैंने इसमें ऐसे मान लिया, और कुछ इस तरीके से, या किधर भी मान लो इसे मैग्नेटिक फील्ड को, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, इधर मान लिया मैंने V2, उधर मान लो V2, और इसका मैग्नेटिक फील्ड मैंने नीचे तरफ माना है, नीचे तरफ मान लो। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, ये अलोंग एक्सिस के अलोंग है, और ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लें B1। तो फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर लूप के सेंटर पर, μ0/4π, 2π करंट है इसमें I, और रेडियस है इसकी R। चाहो तो 2π से 2π काट दो, कुछ बच्चों को ऐसे याद होता है, μ0I/2π से काट देंगे तो 2R, इतना मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन मैंने दिखा दिया डाउनवर्ड, ठीक है नहीं, मतलब अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड में भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन आई, है ना। चाहिए इस B2 का मैग्नीट्यूड भी निकालो, μ0/4π, करंट है 2π, करंट है √3i ओवर, इसमें I की जगह पे यहाँ पर √3i लिखा है, रेडियस तो आ रही है, तो चाहो तो इसे काट दो, ये हो जाएगा μ0 √3i/2r। अभी देखो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इनके बीच में 90 डिग्री है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो बेटा, पहले मैग्नीट्यूड निकालो नेट मैग्नेटिक फील्ड का। परपेंडिकुलर होते हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला लगाओ, b1 का स्क्वायर प्लस b2 वेक्टर प्लस 2b1 b2 cos 90। भाई जब दो वेक्टर को नेट निकालते हैं तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर होता है, तो r का जो मैग्नीट्यूड आता है वो इसी वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, और यहाँ थीटा होता है वो a और b के बीच में। ऐसे ही आपको b नेट निकालना है, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का, तो इसका जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो ये होगा, और दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, रह गया ये, तो b1 का स्क्वायर मतलब μ0I/2r का होल स्क्वायर प्लस b2 की वैल्यू μ√3i/2r का होल स्क्वायर। कॉमन क्या है इसमें से, तो रूट के अंदर μ0I/2r का होल स्क्वायर कॉमन है। देखो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये देखो पूरे का होल स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा μ0I/2r, और ये हो जाएगा √4, और √4 कितना होता है 2, तो ये कट जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया है ये तो पक्का है कि μ0I/r आएगा। अब इसकी डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो डायरेक्शन आपको सोचिए कैसे बदलेंगे। इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, इसकी डायरेक्शन या तो पॉजिटिव जेड में या नेगेटिव जेड में, ऐसे आ रही है, मान लो ऊपर तरफ मान लो या नीचे तरफ मान लो, और इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, अलोंग एक्स एक्सिस आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे मान लो, या इधर मान लो नेगेटिव एक्स में, किधर भी मान सकते हो आप, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो मेंशन नहीं है, पर ये पक्का है कि इसकी डायरेक्शन आएगी अलोंग एक्स एक्सिस ही, B2 वाले की, और इसकी आएगी अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि इसका प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है सर्कुलर लूप में हमेशा, तो इसका प्लेन एक्स वाई, तो इसके परपेंडिकुलर
प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस में, इसका प्लेन वाई जेड, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको नहीं लगता इन दोनों का रिजल्टेंट प्रोग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा ऐसे। आपको एंगल नहीं बताना, आप एंगल बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते कि आपको ये पक्का नहीं है कि प्लस के जेड में माइनस के जेड में दर्शन तो वैसे भी नहीं निकलेगी भाई। अगर ये नीचे कर दूंगा उसे उधर कर दूंगा तो दर्शन कहाँ है, फिर दर्शन तो बदल जाएगी। एंगल निकाल के क्या करेंगे हम, तो एंगल नहीं निकालना है आपको इसमें, बस ये बताना ये कौन से प्लेन में लाई कर रही है। जैसे यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ये किस प्लेन में थी कॉइल एक्स वाई, ये वाई जेड, जैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में है, जेड प्लेन में। देखो अगर ये बेटा ये एक्स में और ये वाई में है तो ये ऐसे तो होगा, ये कौन सा प्लेन बताओ, ये वाला कौन प्लेन, ये वाला, तो ये प्लेन है एक्स जेड प्लेन, क्योंकि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, सॉरी ये जेड एक्सेस है ये वाली, तो एक्स और जेड तो लाई कर रहे हैं, तो इसमें एक्स जेड प्लेन है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस एक्स जेड प्लेन में बीच में आएगा बाइसेक्टर में, ऐसे आएगा देखो ऐसे, लेकिन होगा तो एक्स जेड प्लेन में ना। तो मैं बस ये लिख दूंगा डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइज एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में लाई करेगी, बस इतना मालूम है हमें। किस डायरेक्शन में होगी भाई, तुम उस एंगल को निकाल के क्या करोगे, इधर एक्स और इधर जेड लिया तो वो इधर आएगा, डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, एंगल का क्या करोगे फिर, एंगल मत निकालो, बस इतना बोलो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो लाइज इन एक्स जेड प्लेन, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे दे रखा है, यहाँ पे आंसर भी ये लिखेंगे, तो ये मैग्नीट्यूड है। आप इसका आंसर मैच करना चाहो तो एस एल अरोरा में प्रदीप फंडामेंटल में मैच कर सकते हो, यही सेम आंसर लिख रहा है, इसी तरह से दर्शन शो कर रहा है वहाँ पे क्वेश्चन। A 1 centimeter segment of wire lying along x-axis carries a current 0.5 ampere along positive x direction. A magnetic field B vector 0.4 millitesla, इस पर ध्यान देना है, J cap और plus 0.6 millitesla K cap switched on the region the force acting on the segment। सबसे पहले इसी पे देख लेते हैं। B वेक्टर लिख रहा था मिली टेस्ला था, 1 मिली टेस्ला में 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला होते हैं, तो यहाँ पर हमने 10 की पावर माइनस के 3 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लिया है, और टेस्ला में लिख लिया है। पहली बात ऐसा सिस्टम टेस्ला। एक डायग्राम भी बना लो छोटा सा, कि एक इस तरह से ऐसे बना लो कि मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इसमें एक वायर रखा है इस तरह से, इसमें एक इस तरह से वायर रखा है और उस वायर की 1 सेंटीमीटर लेंथ पर, मान लो 1 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, ये वाली 1 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है, एल हो गया ये, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका आई बराबर 5 एम्पियर, करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग सेगमेंट F इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा एल वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल होता है, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F वेक्टर बराबर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब एल वेक्टर की डायरेक्शन वही कंसीडर करते हैं जो करंट की मानते हैं, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव अलोंग एक्स एक्सिस है, इसीलिए एल वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी, ये एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी आपकी, ये एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें याद रखा है इतना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस केवल, एफ वेक्टर, पहले वेक्टर फॉर्म में ही पूछा, देखो जो रिजल्ट दे रखा है वो भी वेक्टर फॉर्म में है फोर्स। ठीक है, तो आई की वैल्यू पुट कर लीजिए आप कितनी, 0.5 एम्पियर है, सॉरी ठीक है 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर 0.5, और एल वेक्टर की वैल्यू, तो देखो एल वेक्टर लिखें तो एल इंटू आई कैप। आई कैप क्यों लिखा, क्योंकि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर हम कोई वेक्टर लिखते हैं ए, तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साथ में एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन तो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम कंसीडर करते हैं आई कैप, तो एल वेक्टर की और आई कैप की डायरेक्शन सेम है, देखो यहाँ पे, इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं। और एल वेक्टर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज कर लो, तो 1/100 मीटर दैट मीन्स 0.01 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.01 आई कैप, और ये मीटर में आ गया भाई। ऐसा ही सिस्टम, सब कुछ ऐसा सिस्टम में लाइए, करंट पहले से ही ऐसे सिस्टम में थी 0.5 एम्पियर, आई पुट कर दिया, एल वेक्टर पुट कर लो 0.01 आई कैप, क्रॉस लगा लो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। बी वेक्टर पुट कर लो 0.4 जे कैप प्लस 0.6 के कैप, ऐसे, और 10 की पावर माइनस के 3 अलग कर लेते हैं, ये लो। अब मल्टीप्लाई कर लो, पहले ये 0.5 ही रहने दो ऐसे कैसे, अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें पूरे में करना है, तो 0.101 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.004 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस, जब जानते हो बहुत तीनों में आई जे के दे रखे हों तब फिर डिटरमिनेंट मेथड से करना चाहिए, अगर सिंगल इसमें है तो सीधा ही कर देना चाहिए। तो 0.01 ये कितना हो जाएगा, 0.006 हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप, तो वो आई फर्स्ट पोजीशन पे रखना, चेंज मत कर देना पोजीशन, ठीक है, और 10 की पावर माइनस के 3। अब देखो यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे भी नीचे 1000 हो जाएगा, 1000 कॉमन ले लो, तो 0.5 1000 कॉमन आ गया,
ये हो गया 4 आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे को भी लिख लो साथ ही साथ। यहाँ एक ट्रिक होती है, ये ऐसे एक सर्कल बनाते हैं, वेक्टर में पढ़ी होगी आपने, कहीं पे भी 3 पॉइंट ना दो, इन तीनों पॉइंटों में कहीं पे भी आई जे के लिख दो जो आपको मर्जी लगे। मैंने लिख दिया आई यहाँ, जे यहाँ और के यहाँ। अब आपका ABCD में सबसे पहले आई आता है, उसके बाद जे आता है, तो एरो ध्यान से लाना, आई से जे से के, ऐसे ये एरो बना लेते हैं। अब हमें देखो क्या निकालना है, आई क्रॉस जे। तो आई से जे की तरफ घूमो शॉर्टेस्ट पाथ से, तो आई से जे की तरफ चलना है। देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ है और ये लॉन्गेस्ट पाथ है आई से जे तक जाने का, तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है आई से जे, ठीक है। अगर इस एरो की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस आएगा, तो प्लस आएगा, और बचा हुआ आता है के कैप आएगा, तो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू आएगी प्लस के कैप, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी के कैप प्लस का। अब आई क्रॉस के करो, तो आई से के की तरफ शॉर्टेस्ट पाथ से चलो, आई से के की तरफ, तो देखो आई से के ऐसे चलेंगे तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, और ऐसे चलेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। और इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो नेगेटिव आएगा, और एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पॉजिटिव। तो आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए माइनस, बचा हुआ क्या है जे, तो जे आएगा। तो यहाँ आएगा प्लस का, ये माइनस का आ रहा है ना इसलिए माइनस लगा देता हूँ, भाई माइनस के जे कैप आ रहा है तो 6 जे कैप लिख लेता हूँ, और 10 की पावर माइनस के 3। अब देखो ये प्लस के 3 है, 10 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई कर दो 0.5 का, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो 2 के कैप हो गया, और इसमें माइनस का 3 जे कैप हो गया, और ये वाला ऊपर ले गए तो 10 की पावर माइनस के 6 है ना। चाहो तो इसे उसमें ऐसे लिख दो माइनस के 3 जे, ऐसा फॉर्मेट में दे रखा है उसमें चॉइस में, इसीलिए ऐसे लिख रहा हूँ 2K, और 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन। इतना मैग्नेटिक फोर्स आया। 1 माइक्रो न्यूटन में 10 की पावर माइनस के 6 न्यूटन होते हैं, तो इसकी जगह पे माइक्रो न्यूटन लिख सकते हैं। तो माइनस के 3J प्लस के 2K और माइक्रो न्यूटन, इतना वेक्टर फॉर्म में फोर्स आया बेटा। ये आंसर है इसका, चेक कर लेते हैं। तो माइनस का 3J है, तो देखो इसमें तो 2J है, इसमें माइनस के 3J प्लस के 2K और माइक्रो न्यूटन, यही चॉइस है, ये बी चॉइस इज करेक्ट। A square loop MNPK of side L carrying a current I2 is kept close to the long straight wire same plane, and the wire carries steady current I1 shown the figure. Obtain the magnitude of magnetic force exerted by the wire on the loop. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जो करंट कैरिंग लूप है, क्लोज लूप है, ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है, ये इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि इस वायर से जैसे जैसे हम दूर चलेंगे ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस वायर से दूर चलने पर, ऐसे चलने पर बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, किधर की तरफ डिक्रीज होगा, तो राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए, करंट की डायरेक्शन ये, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी डाउनवर्ड आएगी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एक्स वाई। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे, ये, और जैसे इधर की तरफ आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। तो पहले ये करो बना देता हूँ ऐसे, अब थोड़ा सा दूर गैप बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप बढ़ा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। ठीक है, तो इधर की तरफ चलने पर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, डाउन बढ़ा रही है बेटा। ठीक, तो ये जो यू लूप है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जब कोई करंट कैरिंग क्लोज लूप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो नेट फोर्स जीरो होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म में रखा भाई, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं है। ठीक, अच्छा अब फोर्स कैसे निकालना है वो देखना है। तो एक एक सेगमेंट पे फोर्स निकाल लेते हैं, जैसे MN सेगमेंट पे फोर्स निकाल लेते हैं। तो इसमें आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर लो कि अगर एक पैरेलल कंडक्टिंग वायर ये है लॉन्ग इन्फिनिटी, इसमें करंट है आपकी I1, और इससे यहाँ MN वायर पर देख लेते हैं, केवल MN वायर पर कितना फोर्स लगेगा। तो MN वायर पर फोर्स निकाल लेते हैं, इसमें करंट आपकी I2 है ये, और इसकी जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है ये L है, और ये वायर की लंबाई L है। तो देखो ये दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर हुआ है, जब दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर हों तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर MN, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर MN, इसे F1 बोल लेता हूँ, ड्यू टू स्ट्रेट वायर XY। तो F1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, टू दोनों करंट का मल्टीप्लाई I1 I2 बटे परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी है L, यहाँ पे R लिखते थे हम, लेकिन दोनों पैरेलल वायर के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन लिखते थे जो कि L है, मल्टीप्लाइड बाई जितनी वायर पर, जितनी लेंथ पर, इस वायर की कितनी लेंथ पर फोर्स निकालना है L लेंथ पर, तो L लेंथ पर, यहाँ R लिखते थे R, ये R है आपका, और L लेंथ पर फोर्स निकालना है तो L लिख दिया। ठीक है, डायरेक्शन देखें तो देखो करंट की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ऐसे, ये F बनवाना है। आप चाहो तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और F की डायरेक्शन निकाल लो, F बराबर IBL sin थीटा से, स्टैंडर्ड केस तो F वेक्टर बराबर कितना था I
एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, तो एल क्रॉस बी भी निकाल सकते हो आप। तो एल वेक्टर की डायरेक्शन में, एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या मानते हैं, जो करंट की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन भी हम यही मानेंगे, ये वाली। और एल क्रॉस बी कर लें राइट हैंड से, एल क्रॉस बी, एल से छोटे एंगल से बी की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर को घुमाएं, तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन निकल आएगी। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल रहा हूँ तो ऐसे, तो थंब इधर आ रहा है ना, तो ये थंब एल क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताएगा, दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, तो ऐसे लग रहा है, ठीक है। या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेना, एल ए बराबर आई बी एल सेंटर की डायरेक्शन, ठीक है। या करंट की डायरेक्शन सेम होने पर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये याद रख लो। चलिए एफ बन आ गया। ऐसे ही केपी वाले वायर पे फोर्स निकाल लो। अगर हम केपी वाले वायर पे फोर्स निकालें, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर केपी ड्यू टू कंडक्टिंग वायर एक्स वाई, तो देखो ये तो लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है आपका, ऐसे एक्स और वाई वाला, ये तो करंट आई वन है, ये एक्स वाला वाई वाला वायर, और ये केपी वायर है, ये रहा। इसमें करंट की डायरेक्शन अब ऐसे हो गई आई टू, ये केपी वाला वायर है, इसकी लंबाई एल है। अब इनके दोनों वायर के बीच की परपेंडिकुलर सेपरेशन देखें, ये वाली जिसे हम आर बोलते हैं, तो देखो एल ये है और ये स्क्वायर है, तो ये भी एल होगी, तो एल ये रखिए और एल ये है, तो 2L हो जाएगी। तो अब देख करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा, F2 ऐसे आएगा। तो F2 की वैल्यू लगाएं, तो ये पैरेलल वायर है, पैरेलल वायर के लिए ही फॉर्मूला वैलिड होता है, तो μ0/4π, ये ड्राइव होकर आता है इससे, दो पैरेलल वायर के लिए फॉर्मूला होता है, ये इस वाले फॉर्मूले से ड्राइव होकर आता है। तो μ0/4π टू करंट I1 I2, यहाँ पर परपेंडिकुलर सेपरेशन लिखते हैं जो R लिखते हैं, तो R की वैल्यू कितनी है आपकी 2L, और कितनी लेंथ में निकल लग रहा है, L लेंथ में लग रहा है ऐसे। अब चेक करिए कि ये फोर्स F2 और ये F1 में कौन सा बड़ा है, तो देखो सारा फैक्टर सेम है, बस यहाँ पे ये सारा सेम है, बस इस 2 को छोड़ दो नीचे वाले को, ये सब सेम है, देखो इस 2 को छोड़कर, मतलब ये वाला यहाँ पे इस वाले फोर्स से अगर चेक करें तो F2 जो है वो फोर्स F1 का आधा है, तो F2 छोटा है और F1 बड़ा है, ठीक है। तो इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर लग रहा है ऐसे F1, और इस पर लग रहा है F2 ऐसे। अब इस वाले वायर NP की वायर बात करें, NP और MK वाले वायर की बात करें, क्योंकि ये वायर और ये वाले वायर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला तो लगेंगे नहीं, तो इसमें फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री से ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, है ना। कैसे, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इस वाले पॉइंट के, जैसे जैसे इस पॉइंट से इधर की तरफ आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो F बराबर IBL sin थीटा से फोर्स भी घटेगा, है ना। तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेता हूँ, पहले NP वाले पे फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें, L क्रॉस B करो बेटा, तो L की डायरेक्शन हो गई वही जो I की डायरेक्शन है, तो I की डायरेक्शन ऐसे है, तो L की डायरेक्शन भी यही हो गई, और B, तो L से B की तरफ छोटे एंगल से अपनी फिंगर की राइट हैंड की फिंगर को घुमाइए, L से B छोटे एंगल से घुमा रहा हूँ, थंब इधर आ रहा है, L क्रॉस B की डायरेक्शन आई, दैट मीन्स F की डायरेक्शन आई, तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर। ऐसे ही इस वाली वायर पे फोर्स निकालेंगे, तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये जो करंट की डायरेक्शन वही एल वेक्टर की डायरेक्शन, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर हो गई और बी नीचे की तरफ है, तो एल क्रॉस बी, तो एल को राइट हैंड की फिंगर को एल से बी की तरफ छोटे एंगल से घुमाइए ऐसे, थंब इधर आ रहा है, तो ये एल क्रॉस बी की डायरेक्शन आ गई ऐसे, एफ, इसे F3 और इसे F4, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे बेटा दोनों फोर्स, सिमेट्री से, जितनी परपेंडिकुलर सेपरेशन इसकी है उतनी इसकी है, और इसके छोटे छोटे लेंथ पर फोर्स निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है बेटा, इसमें कांस्टेंट मान सकते थे हम, इस वाले पूरे वायर पे कांस्टेंट है क्योंकि परपेंडिकुलर सेपरेशन बराबर है, ऐसे इस वाले पूरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते थे, तो ये फॉर्मूला तभी ड्राइव हो के आया, लेकिन इसके लिए हर एक छोटे छोटे सेगमेंट करने पड़ेंगे और फिर छोटे छोटे फोर्स निकालने पड़ेंगे, तो इस वाले पे फोर्स निकाला ये आएगा, यहाँ पे निकालोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पे और निकालोगे तो थोड़ा सा और कम होगा, ऐसे घटता जाएगा बेटा फोर्स, ये घटता गया बिल्कुल छोटा हो जाएगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, छोटा हो जाएगा, ऐसे ये वाला है, सिमेट्री से बिल्कुल सेम आएंगे बेटा, ये वाला फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है, ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा तो ये कम होता जा रहा है ऐसे, तो ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और एक ही प्लेन में, प्लेन भी सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे ये वाला फोर्स बचेगा, इसमें F1 बड़ा है F2 से, तो नेट फोर्स निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन स्क्वायर लूप, तो F नेट लिखें तो F1 माइनस F2, तो F1 माइनस F2 की वैल्यू है F1/2, तो ये आ गया F1/2, तो F1 की वैल्यू लिखता हूँ, तो F1 की वैल्यू है ये रही, तो नेट फोर्स आया 1/2 इंटू
F1/2 था, तो F1/2 1/2 तो ये हो गया, और F1 की वैल्यू ये लिख लेता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन L इंटू एल, एल से तो एल कट गया, इस 2 से ये 2 कटेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1I2, इतना नेट फोर्स लग रहा है, ये इतना आंसर है, ठीक है। और डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो देखो F1 मैग्नीट्यूड में बड़ा है F2 से, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो F1 की तरफ लगेगा, ऐसे, मतलब टूवर्ड द वायर, स्ट्रेट वायर, टूवर्ड्स द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर I1 या XY, ठीक है, ऐसे होगा भाई, डायरेक्शन ये होगा, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज बाय कनेक्टिंग अ चार चॉइस रखें सॉल्यूशन। देखो अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है और आपको इसे चेंज करना है एक एमीटर में, जिसकी रेंज ऑफ एमीटर या रीडिंग ऑफ एमीटर बोल सकते हो 0 to I एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर बदलते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, का एक वायर लगाते हैं, एसओ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, है ना। यहाँ से जो करंट ये मेजर करता है आई, वो ये रहा आई, और इसमें जाती है वेरी स्मॉल करंट, है ना, और यहाँ पे ये I माइनस IG। इस पूरे डिब्बे को हम बोलते हैं आपका क्या, एमीटर। एमीटर को आप अंदर से देखोगे तो वो गैल्वेनोमीटर ही होता है, बस उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो ये एमीटर की तरह से बिहेव करने लगता है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर है आपका स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सी चॉइस इज करेक्ट। थोड़ा सा और बता देता हूँ, G और S आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो देयर पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस IG इंटू एस। तो यहाँ से IG इंटू जी इक्वल टू IS माइनस IG इंटू एस, इसको ले आओ, इसको इस साइड में लाके IG कॉमन ले लो, G प्लस एस इज इक्वल टू I इंटू एस। तो यहाँ से I निकालेंगे तो IG, एस का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो एस से एस में कट गया तो 1, और एस का डिवाइड करेंगे तो G अपॉन एस। I इक्वल टू IG इंटू स्मॉल के, स्मॉल के इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्मॉल के इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और स्मॉल के की वैल्यू है 1 प्लस G अपॉन एस। तो जानते हो इसमें IG के करस्पॉन्डिंग I की वैल्यू निकालते हैं, और IG की करस्पॉन्डिंग I की वैल्यू निकाल के हम एमीटर बना लेते हैं। तो इस तरह से हम एमीटर बनाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में तो बस इतना पूछा है कि कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये है, ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, एस की वैल्यू कितनी लिखें, तो आप लिख सकते हो यहाँ से IG इंटू जी और I माइनस IG, इतना रेजिस्टेंस पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर लगा के आप I रेंज का एमीटर बना सकते हो। इन विच केसेस डज अ चार्ज पार्टिकल नॉट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड सॉल्यूशन। देखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, F बराबर होता है QVB साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब किस केसेस में आपका फोर्स 0 हो सकता है, तो केस नंबर 1, जब पार्टिकल आपका स्टेशनरी हो, पार्टिकल रेस्ट में हो, पार्टिकल किस में हो, रेस्ट में, तब आपका फोर्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है, एक केस हो सकता है। सेकंड केस हो सकता है कि इफ थीटा 0 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, कितना 0, या फिर कह दो वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो थीटा जब 0 रख देंगे तब मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, आपका F इक्वल टू QVB साइन 0 डिग्री, तब भी 0 आएगा। एंड अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 180 डिग्री अगर होता है, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर एंटी पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे बना भी सकते हो, तब भी F इक्वल टू QVB साइन 180 डिग्री बराबर 0, तो फोर्स 0 हो सकता है। चाहो तो इस डायग्राम को बना दो आप कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, आप थीटा यहाँ पे कितना है 180 डिग्री है, और अगर ऐसे बना दोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और उसमें चार्ज पार्टिकल चल रहा हो, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। तो इन 2 केसेस में हो सकता है। देखो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल तो बोला ही है, आप चार्ज को 0 कंसिडर नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड भी बोला है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी 0 कंसिडर नहीं कर सकते, है ना। तो आप चार्ज को कंसिडर नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड को 0 कंसिडर नहीं कर सकते, वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, चार्ज पार्टिकल बोला है, इसलिए 2 सेंटेंस हम इसमें आंसर दे सकते हैं। A galvanometer resistance 6 ohm
shows a full scale deflection for a current of 0.2 ampere. The value of shunt to be used with this galvanometer to convert into a ammeter range 0 to 5 ampere each. Solution. देखो ये जो केस है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट वाला केस है, एमीटर में कन्वर्ट कैसे करें। तो जब गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर बनाना हो, कितनी रेंज का एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर 0 से 5 एम्पियर या 0 से आई एम्पियर ऐसा। तो इसके साथ हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना होता है, इसे हम एस ओम बोलते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस एमीटर के अंदर से देखोगे तो ये एमीटर के अंदर आपको ये पूरा दिखाई देगा, ये पूरा एमीटर ऐसा, एमीटर जो बॉक्स होता है ना उसके अंदर देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको, गैल्वेनोमीटर के साथ एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ। इस ये IG जाएगा इसमें, इसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन की करंट बोलते हैं। ये 0.2 एम्पियर दे रखा है और बनाना है इस पूरे अरेंजमेंट को बोल रहे हैं, तो इसको यहाँ बोलेंगे हम I, इसके लिए रखिए 5 एम्पियर। तो IG इसमें गया, I में से IG इतना तो बचा, इसमें जाएगा I माइनस IG। और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इस पूरे अरेंजमेंट को हम एमीटर बोलते हैं। तो सिंस यहाँ एक चीज़ और दे रखी है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 6 ओम हमें क्वेश्चन में गिवन है और शंट का हमसे रेजिस्टेंस पूछा है, इसे शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। Since resistance G ohm and S ohm are connected in parallel combination, connected in parallel, so their potential difference same. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और शंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो V बराबर IR यूज़ कर लो। अब इसका लिखें तो सब कुछ इसका IG और इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G। इसमें करंट जा रही है I माइनस IG और रेजिस्टेंस है आपका S, और S की वैल्यू हमसे पूछा है तो IG इंटू G और I माइनस IG। इसके लिए रखिए 0.2, इसके लिए रखिए आपको G की वैल्यू 6 डिवाइड बाई ये 5 माइनस के 0.2, तो ये हो गया 1.2। इसमें से घटाएंगे तो 4.8, पॉइंट से पॉइंट उठा दिया, 12 से कट गया ये कितनी बार, 4 बार ऐसे, और 4 का अगर इसमें डिवाइड करें तो 0.25 आ गया, S इतना O, तो 0.25 चॉइस हो गई। अच्छा, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V by connecting with it resistance R1. If R1 is replaced by R2, the range becomes 0 to 2V. The resistance of the galvanometer H. Solution. देखो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल G है, लेट कर लिया है। इसको हमें एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, ये जिसकी रेंज ऑफ वोल्टमीटर, रेंज ऑफ वोल्टमीटर जो है 0 से V वोल्ट हो। तो देखो अगर इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस R1 लगा रहे हैं, ऐसा बोला है लेकिन सीरीज में नहीं बोला, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब वोल्टमीटर बनाते हैं ना, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाते हैं तो रेजिस्टेंस, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। इस पूरे अरेंजमेंट को हम वोल्टमीटर बोलते हैं। इस वोल्टमीटर के अंदर देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रही है आपकी IG, और इस पूरे को वोल्टमीटर बोला है, इस पूरे को वोल्टमीटर बोला है, और वोल्टमीटर की रेंज है V, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पूरा ये वाला है V। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G और रेजिस्टेंस R1 सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो ये V दो भागों में डिवाइड होगा, एक गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, एक रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और V की वैल्यू होगी VG प्लस VR1, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। और V की वैल्यू तो V और VG लिखें तो V बराबर किससे, IR से। गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट है IG और उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, प्लस IG इंटू R1। यहाँ से आप चाहो तो IG कॉमन ले लो, तो IG कॉमन ले लिया, G प्लस R1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और फर्स्ट केस हो गया आपका। अब सेकंड केस में फिर अगेन क्या कहा गया, इफ R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2 द रेंज बिकम 0 to 2V, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज। अब उसी गैल्वेनोमीटर के साथ गैल्वेनोमीटर चेंज नहीं किया, अब कितनी रेंज का बनाना है हमें, फिर दोबारा से वोल्टमीटर बनाना है, और रेंज ऑफ वोल्टमीटर बढ़ा दिया उसने, कितना कर दिया है, 0 से 2V कर दिया। वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए आपको R2 भी बढ़ाना पड़ेगा, कि R1 को रिप्लेस करके R2 किया है तो R2 की वैल्यू 100% R1 से ज़्यादा रही होगी, तभी वोल्टेज की रेंज इंक्रीज हुई है। इस पूरे अरेंजमेंट को फिर हमने वोल्टमीटर कहा, इसको पूरे को अगेन वोल्टमीटर, तो ये आपका 2V हो गया। करंट IG है, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट होती है गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर चेंज नहीं किया तो उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो करंट होगी वो IG ही रहेगी। तो यहाँ पे भी IG
और इसके अक्रॉस आया ये VG और इसके अक्रॉस आया ये VR2। फिर ये 2V दो पार्ट में डिवाइड हुआ और 2V की वैल्यू होगी VG प्लस VR2। तो 2V VG लिखें तो IG इंटू कैपिटल G और IG इंटू कैपिटल R2। यहाँ से और IG कॉमन ले लें तो 2V बराबर IG कॉमन ले लिया G प्लस R2। इक्वेशन नंबर 2। V की वैल्यू पुट कर सकते हो आप यहाँ, तो V की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो फ्रॉम इस V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आप पुट कर दीजिए। तो 2IG G प्लस R1, ये मैंने V की वैल्यू पुट कर दी है ये वाली इस सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो IG G प्लस R2, तो IG से IG कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर ले 2G प्लस 2R1 इज इक्वल टू G प्लस R2। इस G को इस साइड में लेके आए तो 2G माइनस के G तो G हो जाएगा, और इस 2R1 को इस साइड में ले जाएं तो कितना हो जाएगा R2 माइनस 2R1, ठीक। तो G की वैल्यू आ गई R2 माइनस 2R1, मतलब A चॉइस इज करेक्ट। A rectangular loop of side L and B carries a current I clockwise. Write the magnetic moment M of the loop and show its direction in the diagram. ठीक, सॉल्यूशन। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लूप बना लीजिए, डायग्राम बनाने की कह रहा है तो, ठीक। इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है I, तो I करंट क्लॉकवाइज दिखा दी मैंने, और इसकी लेंथ L है और ब्रेथ भी है। ये रेक्टेंगल लूप का प्लेन मैंने कंसीडर कर लिया, क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं कि प्लेन किस तरह से रखा है वो, तो मान लिया मैंने। और ये भी एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ कि एक्स एक्सेस मानी मैंने, ये वाई एक्सेस, और जेड डॉट का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, लूप का ये रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन माना है मैंने, तो जेड एक्सेस के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है ये आउटवर्ड है ना, और ये माइनस का जेड जो होगा वो आपका प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, क्रॉस का मतलब डाउनवर्ड, ठीक है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखें पहले तो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M बराबर होता है करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, लूप का एरिया होता है ये करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, ऐसे। तो करंट है I और एरिया ऑफ द लूप लिखें तो L इंटू बी, LB। ये तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखें M वेक्टर, तो लिखना चाहिए M का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर। हमने ये यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से लिखा है, जैसे हम लिखते थे A वेक्टर इक्वल टू A इंटू यूनिट वेक्टर, और बहुत सारे टीचर जो है इसको नीचे डिवाइड कर लिखते हैं, लेकिन इसमें खासियत होती है कि यहाँ पे ऐसा इन्वर्टर आता है कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन से, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले वेक्टर की इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालना आनी चाहिए, तो उसे राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अपने थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देता हूँ समझाने के लिए। अपने राइट हैंड की फिंगर को, राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड की फिंगर को इस तरह से सेट करिए कि राइट हैंड की फिंगर करंट की डायरेक्शन में घूमें, कर्ल करें। तो राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए, ऐसे थंब ऐसे आ रहा है, ये 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे, ठीक है। और इसको इस तरह से राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, तो इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलावा। और प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, ये रेक्टेंगल लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो नेगेटिव जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है के कैप, तो M वेक्टर इक्वल टू M की वैल्यू है ILB और यूनिट वेक्टर है माइनस का के कैप। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो मैंने शो कर दिया कि मैंने ऐसा कंसीडर किया है, ठीक है। तो M वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के ILB के कैप। यहाँ के कैप एक यूनिट वेक्टर है जो अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस है, या रेक्टेंगल लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बस इतना ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग मैंने आंसर दिया है, ठीक है। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर टू मेजर अप टू V वोल्ट by connecting a resistance R1 in series with the coil. If R1 is replaced by R2, then it can only measure up to V by 2 volt. Find the value of resistance R3 in term of R1 R2 needed to convert it into a voltmeter that can read up to 2V. ठीक है, सोल्यूशन। देखो इसमें 3 केस हैं, केस नंबर फर्स्ट बनाते हैं पहले। एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल G ओम मान लिया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल G, बोला भी है उसने। इसको हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, एक वोल्टमीटर बनाना है। कितनी रेंज का, रेंज ऑफ वोल्टमीटर बनाना है 0 to V वोल्ट, ठीक। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम गैल्वेनोमीटर को V वोल्ट का वोल्टमीटर बनाते हैं तो इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, वैसे क्वेश्चन में बोला है सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस वोल्टमीटर को आप अंदर से देखोगे ना तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा अंदर से, ये इस पूरे जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है ये ऐसा वोल्टमीटर अंदर से दिखाई देगा, ठीक है।
गैल्वेमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो वोल्टमीटर बन जाता है। तो गैल्वेमीटर में जो करंट जाती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में वो IG जाती है, ऐसे इसमें भी IG जाएगी, सीरीज में लगाएं। अब जानते हो इस पूरे अरेंजमेंट को आप वोल्टमीटर बोल रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी वोल्ट, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी वोल्ट है। तो ये पूरा अरेंजमेंट वोल्टमीटर बनाएं तो इसको यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का ये वी होगा, क्योंकि कैपिटल G और R1 कनेक्टेड इन सीरीज, सो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। इसमें VG इसके अक्रॉस गैल्वेमीटर के क्रॉस और R1 के क्रॉस VR1 कह देते हैं, और ये V इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो V बराबर VG प्लस VR1 है ना। तो V की वैल्यू तो V है, VG की वैल्यू के लिए लिखेंगे IG इंटू G, ये V बराबर IR से लिख रहे हैं, V बराबर IR। तो करंट है इसमें IG और रेजिस्टेंस है कैपिटल G, प्लस इसमें करंट भी IG है और रेजिस्टेंस है R1। तो यहाँ से आप ले सकते हो V बराबर IG कॉमन ले लो, G प्लस R1। दिस इज अ फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या कह रहा है हमसे, सेकंड केस में कह रहा है इफ R1 इज रिप्लेस्ड बाय R2 देन इट कैन ओनली मेजर अप टू V/2। किंतु अगर वोल्टेज की रेंज घटा रहे हो आप, V घटा रहे हो, तो आपने इस R1 को क्या कर दिया होगा, घटा दिया होगा। R2 की जो वैल्यू होगी वो R1 से कम होगी, तभी तो आपका V घटेगा। तो क्या किया है आपने कि गैल्वेमीटर तो वही लिया है G, रेजिस्टेंस R2 चेंज कर दिया है। अब ये कितनी रेंज का वोल्टमीटर बन गया है, V, रेंज ऑफ वोल्टमीटर ये बन गया है 0 से V/2 वोल्ट। जानते हो ये IG तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट होती है, गैल्वेमीटर नहीं चेंज किया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में पूरा की पूरा टोटल करंट होती है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में गैल्वेमीटर की, ये चेंज नहीं होगी, ये IG रहेगा। ये पूरा अरेंजमेंट को अब दोबारा से उसने क्या बोला है, अगेन वोल्टमीटर बोला है। अब इसके फिर इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है वो V/2 हो गया है। आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज किया है, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, G प्लस R1 है ना। तो R2 चेंज कर दिया आपने, ठीक है ना, R2 घटा दिया होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर घट गया होगा, जिसके IG करस्पॉन्डिंग V की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, ठीक है। तो इसमें अक्रॉस लिखेंगे, इसे VG लिख लें अगेन और इसे VR2 लिख लें। अब यहाँ पे V/2 दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो V/2 इक्वल टू VG प्लस VR2। तो V/2 इज इक्वल टू VG, करंट कितना है IG और रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल G, प्लस IG और रेजिस्टेंस कितना है R2। यहाँ से अगेन आप V/2 लिखिए और IG कॉमन लीजिए, G प्लस R2। ये आपका सेकंड केस हुआ। थर्ड केस क्या कहता है इसमें, तीसरा केस थर्ड है। पहले तीन इक्वेशन बना लेते हैं फिर उसके बाद सोचते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R3 इन टर्म ऑफ R1 R2 नीडेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर दैट रीड अप टू 2V। तो फिर दोबारा से उसी गैल्वेमीटर चेंज नहीं किया, वो दोबारा से वोल्टमीटर बनाना चाहता है, नई रेंज का, रेंज ऑफ वोल्टमीटर चेंज कर दी है, बढ़ा दिया घटा दी। अब वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ा दिया उसने, 0 से 2V कर दिया है। तो वोल्टमीटर की अगर रेंज बढ़ानी है ना आपको, तो ये इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। ये R1 देखो यहाँ पर वोल्टमीटर की रेंज घटाई है तो पक्का R2 घटाया होगा, और वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाई है तो R3 बढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये R3 जो है वो ज़्यादा कर दिया होगा। इस अरेंजमेंट इस पूरे को आप अंदर से देखोगे, वोल्टमीटर को अंदर से देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। तो ये आपका 2V है भाई, पूरा सेम कंडीशन चल रही है। ये IG तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट होती है, ये चेंज नहीं होने वाली। इसके अक्रॉस वही VG और इसके अक्रॉस VR3। तो आप चेक करें तो क्या लिखेंगे, 2V बराबर VG प्लस VR3। तो 2V VG की वैल्यू लिखेंगे तो IG इंटू कैपिटल G प्लस IG इंटू R3। यहाँ से 2V बराबर IG कॉमन ले लें तो G प्लस R3। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब क्वेश्चन की बात समझो पहले, इसमें कितने अननोन टर्म है अगर R3 निकालें तो, G भी अननोन टर्म है, IG भी अननोन टर्म है, 2 अननोन टर्म है बेटा इसमें, और R3 तो है ही आपका अननोन जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपने G को अननोन क्यों कहा सर, क्योंकि G तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन बेटा आपको R3 किसके टर्म में निकालना है, R1 R2 के टर्म में निकालना है, उसमें G नहीं चाहिए आपको, इसलिए G को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। और G को एलिमिनेट करने के लिए G की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी पहले इन टर्म ऑफ R1 R2, है ना। तो 3 टर्म अननोन है, दैट मीन्स R3 तो हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ R1 R2, और G भी निकालना है इन टर्म ऑफ R1 R2, और IG भी निकालना है। ये काम पहली 2 इक्वेशन से करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन से। तो देखो कैसे करें, जो शुरुआत की 2 इक्वेशंस बनाई थी, एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, V की जो वैल्यू है ना, ये वाली V की वैल्यू, वो इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देता हूँ। V की वैल्यू इस जगह पे पुट कर देता हूँ, तो पुट कर दो। तो भाई देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, 1/2। V की वैल्यू, ये वाली जो V है, ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ V में, ये वाली। तो कितना लिखूँ, IG G प्लस R1 इक्वल टू, ये इधर IG आ जाएगा और ये G प्लस R2 आ जाएगा। मैंने इस V की वैल्यू
ये वाली पुट कर दी है। इससे क्या हुआ, आई जी से तो आई जी कट गया, 2 का मल्टीप्लाई करो, जी निकल आएगा पहले, तो जी प्लस R1 इज इक्वल टू 2G प्लस R2। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 2R2 होगा, सॉरी 2G प्लस 2R2, G प्लस R1 2G प्लस 2R2। अब इस G को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो G को इधर लेके आएंगे तो G बचा, और इसको इधर लेके आएंगे तो R1 माइनस के 2R2। ये वाली वैल्यू तो G की आई, तो G की वैल्यू तो R1 R2 के टर्म में निकाल ली। IG और निकालना है, IG कैसे निकालें, किसी एक इक्वेशन में G की वैल्यू पुट कर दो, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर दो, तो V बराबर IG G प्लस R1, तो IG और G की वैल्यू पुट कर दी मैंने, R1 माइनस के 2R2 प्लस R1, ये V, और यहाँ से IG निकाल लिया V अपॉन, देखो R1 प्लस R1 2R1 हो गया, तो 2R1 माइनस 2R2, दैट मीन्स V 2 कॉमन ले लेता हूँ, R1 माइनस R2। ये देखो ये IG के लिए निकाल ली। अब मेरे पास IG की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ R1 R2 है और G की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ R1 R2 है। अब बस केवल आपको यहाँ पुट करके R3 निकालना है इन टर्म ऑफ फ्रॉम इक्वेशन, अरे यार फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये क्या था 2V बराबर IG G प्लस R3 था, तो 2V तो है ये, IG की वैल्यू पुट कर दो, देखो ये वाली V अपॉन 2R1 माइनस R2, और G की वैल्यू भी पुट कर दो, G की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही R1 माइनस 2R2 प्लस R3 निकालना है। V से तो V कैंसिल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करके नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इसका इसमें, तो 4R1 बाई 2 और 2 4 और अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4R1 माइनस 4R2 इक्वल टू R1 माइनस 2R2 प्लस का R3, बस R3 लिखना है, तो R3 इक्वल टू देखो ये तो इधर दो, इसको इधर लेके आओ, तो 4R1 में से R1 कट गया तो 3R1 बचा, और 2R2 जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 2R2 बचेगा। भाई इसको इधर लेके आए तो माइनस के 4R2 में से प्लस के 2R2 जाएंगे तो माइनस के 2R2, और इसको इधर लेके आएंगे तो 3R1, तो R3 की वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है बेटा, 3R1 माइनस के 2R2, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ये हमसे यही पूछा है। मैग्नेटिक मोमेंट 5 जूल पर टेस्ला ऑफ अ बार मैग्नेट पॉइंट अलोंग अ यूनिफॉर्मेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला। Calculate the potential energy of the bar magnet and work done in turning in the magnet by 180 degree, in which case the potential energy of the magnet minimum solution। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 जूल पर टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, 0.4 टेस्ला दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलोंग रखा है। अब अलोंग का मतलब थीटा 0 है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री अलोंग रखा है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये यूनिफॉर्मिटी फील्ड बना लो सबसे पहले, ऐसे एक बार मैग्नेट इस तरह से रखा है कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, ये डायपोल मूवमेंट हो गया कैपिटल है ना, साउथ टू नॉर्थ होती है, एम और बी की डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स थीटा इसमें 0 है, ठीक है। तो इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है फर्स्ट केस में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल यू आई लिख लेता हूँ, तो होता है माइनस का एम बी कॉस थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा हुआ ना, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस का पी ई कॉस थीटा, उसमें ये लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा एंगल बिटवीन पी एंड ई था, यहाँ एम और बी है, तो शुरुआत में एम और बी अलोंग है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो माइनस एम हो गया 5, बी हो गया 0.4 और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2.0 मतलब 2 जूल हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई फर्स्ट केस में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट बाई 180 डिग्री। और देखो यहाँ केवल वर्क डन बोला है, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स पूछा नहीं बोला है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, दो होते हैं, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। देखो ये फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, W एक्चुअल में तो ये होता है डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हो गए हैं इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ये हमेशा ध्यान रखें आप, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होंगे, है ना, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला ही नहीं कुछ, वर्क डन बोला है। जब कुछ ना बोले तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं, अगर वो बोलता है वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स तो ये निकालते हैं, ये दोनों को इक्वल करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ये दोनों इक्वल कर रहा हूँ। W एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसने वर्ड यूज किया होता वर्क डन इन मैग्नेटिक फोर्स, तो मैं ये वाला यूज करता, साइन का अंतर आता, ठीक है। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू, इसे लिखते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, और फाइनल का मतलब क्या है, पहले कितने कैसे रखा था वो अलोंग, अब उसे कितना घुमा दिया, टर्न कर दिया मैग्नेट को 180 डिग्री। तो देखो इनिशियल तो पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है आपकी, इस डायपोल को आपने 180 डिग्री जब टर्न कर दोगे मैग्नेटिक डायपोल को, तो यहाँ आ जाएगा साउथ और यहाँ आ जाएगा नॉर्थ, उल्टा हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू साउथ टू नॉर्थ,
ऐसे। तो थीटा इसमें हो गया 180 डिग्री और इसमें थीटा था आपका 0 डिग्री, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया, डायपोल को ऐसे 180 डिग्री घुमा दिया उसमें, ठीक है ऐसे। तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कितना वर्डन करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। देखो ये इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस का एम बी कॉस 0 डिग्री। ये फाइनल पोजीशन है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस का एम बी कॉस 180 डिग्री। यहाँ पर पुट कर दो माइनस का फाइनल माइनस इनिशियल एम बी कॉस 180 डिग्री और माइनस फॉर्मूले का ही माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री। तो ये कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 और माइनस ये वाला प्लस हो गया भाई, कॉस 180 की वैल्यू -1 और माइनस ये रहा तो प्लस एम बी हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 0 की होती है +1 तो +1 ही रह गई एम बी, तो ये आ गया 2 एम बी। तो 2 इंटू एम की वैल्यू रखी है 5 और बी की वैल्यू रखी है 0.4, तो 2 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लाई 2 हो गया, या ऐसा कर लो इन दोनों का 10 और 10 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 जूल। इतना वर्डन घुमाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया वर्डन होगा। इन विच केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट मिनिमम, तो इस वाले केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है पहले केस में, केस फर्स्ट और दिस इज अ केस सेकंड, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो -2 जूल आ रही है, और यहाँ cos 180 की वैल्यू -1 +1 हो जाएगी, तो प्लस के एम बी, यहाँ पे आ रही है माइनस का एम बी और यहाँ पे आ रही है प्लस का एम बी, दैट मीन्स प्लस के 2 जूल। तो जब आपका मिनिमम कब है, यहाँ पे -2 जूल आ रही है, तो इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट केस में यहाँ लिख देंगे इफ थीटा 0 दैट मीन्स एंगल बिटवीन एम एंड बी 0, तो इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जानते हो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है ये वाली, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होती है तब स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। इस वाले केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा मैग्नेटिक डायपोल, और इस वाले में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, अनइक्विलिब्रियम होगा इसमें, ठीक है। तो मिनिमम ये कह सकते हो आप, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आई इसकी। थर्ड, अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एक्टिंग परपेंडिकुलर टू V, इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E also set up in the region along the direction of magnetic field, that means इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। डिस्क्राइब द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल एंड ड्रॉ इट सेफ, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, और एक चार्ज पार्टिकल है ये परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है इन दोनों के, ऐसा बोला गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा कि चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और से ड्रॉ करिए उसकी, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अभी थोड़ी देर के लिए कि है ही नहीं वहाँ पर, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। अगर ओनली मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बेटा, परपेंडिकुलर है, देखो और क्वेश्चन में भी गिवन है ऐसा। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तब पार्टिकल का पाथ क्या होता है, पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब हम केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं तब की चर्चा कर रहे हैं अभी, है ना। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा वो होगा सर्कुलर। भाई 3 केस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं तो स्ट्रेट पाथ होता है, और परपेंडिकुलर हैं तो सर्कुलर होता है, और किसी एंगल से हैं तो एक्यूट एंगल वो हेलिकल पाथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ होगा ओनली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब सर्कुलर पाथ किस प्लेन में और उसका सेंटर की तरफ होगा उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पर क्यू वी क्रॉस पी, जिधर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी सर्कुलर पाथ का सेंटर मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन, जिधर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर होगा सर्कुलर पाथ का सेंटर। तो हमें पहले वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लेनी चाहिए। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालें, वी से अपने राइट हैंड की फिंगर को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, अपने राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाइए, ऐसे राइट हैंड फिंगर ले लीजिए, राइट हैंड थंब रूल से करेंगे, और वी से बी की तरफ घुमाइए, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालिए वी क्रॉस बी की, तो ऐसे घुमा देंगे राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से घुमाइए, घुमाया थंब की तरह आ रहा है नीचे, ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा थंब, और एफ एम और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन सेम होगी बिकॉज क्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा इस जगह पर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। तो ये कुछ इस तरह से घूमेगा वाई जेड प्लेन में, अगर इसे एक्स एक्सिस मान लिया जाए तो, ठीक है। तो ये वाई जेड प्लेन में घूमेगा इस तरह से सर्कुलर पाथ पर, ओनली जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ओनली सर्कुलर पाथ पर घूमेगा ऐसे। एक बात, दूसरी जानते हो जब ये जो फोर्स होता है यहाँ पे वो डाउनवर्ड आया तो वेलोसिटी के कैसा आया, परपेंडिकुलर। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा होता है। जब ऐसा है तो जो पावर आएगी
ऑफ चार्ज पार्टिकल वो जीरो आएगी, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो पावर जीरो। और पावर जीरो आई तो वर्डन भी जीरो आएगा। पावर इज इक्वल टू वर्डन अपॉन चार्ज पार्टिकल टाइम, तो पावर जीरो तो वर्डन भी जीरो आएगा। और वर्डन जीरो आया तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स इसके स्पीड को चेंज नहीं करता है। ये केवल और केवल मैंने किसकी चर्चा करी, जब ओनली मैग्नेटिक फील्ड है तब। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। अगर अब हम ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की बताएं तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की, देखो इनिशियल इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल इसकी जीरो है, ये तो ऐसे है बेटा। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक वेलोसिटी नहीं है पार्टिकल के पास, ux लिखा है मैंने, जीरो है इनिशियली। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा तो उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE, ये अलोंग एक्सिस लगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है ऐसे, और इस फोर्स की वजह से इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, उसका स्पीड बढ़ जाएगा बेटा। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी। इस ये वाला फोर्स इस v में कोई चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो समझ में आया ना, ये भाई ये फोर्स लगा तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड को बढ़ा देगा, और हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ेगी तो इसकी जो पिच होगी ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अभी पिच का क्या चक्कर है, पहले इस वाले फोर्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की से पार्टिकल अलोंग एक्सिस मूव करेगा, और एक वेलोसिटी पहले से थी इसके पास ये वाली, तो ये दोनों वेलोसिटियां जब मिलेंगी तो पाथ आपका हेलिकल हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, क्योंकि जैसे आफ्टर सम टाइम बाद, जैसे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी होगी, जीरो नहीं होगी, और ये वाली तो इसके पास पहले से ही है v, इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं कर पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं कर पाएगा, केवल ये इंक्रीज हो रही होगी कंटिन्यूसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली कंपोनेंट, और शुरुआत में जीरो है। अब ये दोनों मिलके रिजल्टेंट स्पीड ऐसे आएगी बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो ऐसे आएगा, और इस वेलोसिटी की वजह से अब इसका पाथ हेलिकल हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो वेलोसिटी है ux ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पार्टिकल को आगे ले जा रही होगी, और ये अगर केवल v होती वेलोसिटी v तो वो सर्कुलर पाथ पे घुमाएगी, तो दोनों मिल जाएंगे तो पार्टिकल हेलिकल पाथ पर आगे जाएगा इंक्रीजिंग पिच के साथ। दैट मीन्स ऐसे फिगर बनना चाहिए इसका। ये यहाँ पर वेलोसिटी थी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी बेटा, तो ये पहले राउंड में ये आ गई पिच, ये इनिशियल पिच हो गई। लेकिन जब दूसरे राउंड में लाएंगे तो पिच इंक्रीज हो जाएगी ये, और तीसरे राउंड में लाओगे तो पिच और इंक्रीज हो जानी चाहिए, थोड़ा सा और बड़ा कर दो इसको, ये बढ़नी चाहिए बेटा, ये इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे पिच P3, P2 और P1 ये इंक्रीज होनी चाहिए। एक राउंड में जो डिस्टेंस होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, वो इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीजिंग पिच के साथ आना चाहिए। तो पाथ हो गया ऐसे, तो लिख देंगे हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ विद इंक्रीजिंग पिच। पिच जो होती है ना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन। पिच किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पिच। तो ये इंक्रीज क्यों हो रही है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, शेप भी ड्रॉ कर दिया और पाथ भी बता दिया। अ करंट ऑफ 10/π एम्पियर इज मेंटेन इन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया ये, एसोसिएटेड विद द लूप इज, ठीक। सोल्यूशन देखो, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है ये ऐसे, तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, या तो क्लॉक वाइज मान लो या एंटी क्लॉक वाइज दिया गया नहीं है, डायरेक्शन पूछी नहीं है, 10/π एम्पियर। इसकी सर्कुलर लूप की जो रेडियस रखी है आपको, ये r और r रखा है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम है तो इसे भी चेंज कर लो, ऐसा ही में 14 × 10⁻⁻2 मीटर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा है आपसे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम बराबर होता है करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। यहाँ ए क्या है, एरिया ऑफ लूप होता है बेटा, लूप का एरिया। यहाँ सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप का एरिया लिख लो, इस पूरा लूप का एरिया लिखना है ये वाला, और ये सर्कुलर लूप है तो एरिया जो आएगा करंट इनटू πr² हो जाएगा, इनटू πr²। करंट की वैल्यू रखी है 10/π इंटू पाई, और r की स्क्वायर कर देंगे इसका तो 196 × 10⁻⁻4। ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए बेटा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n होते इसमें वायर के, है ना, सर्कुलर लूप में जो वायर है उसका अगर नंबर टर्न्स n होते तो NIA लिखते। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एम्पियर × मीटर स्क्वायर, है ना, ये होती है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया,
और 196 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पॉइंटों में रखा है तो देखो ये 1000 को नीचे लेके आएंगे तो 10,000 हो जाएगा, नीचे +3 हो जाएगा, और 1000 का डिवाइड करेंगे तो 0.196 हो जाएगा एम्पियर इंटू 1 मीटर स्क्वायर 1000, ये आ गया आपका। और इसकी दर्शन निकालनी हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, पूछी तो नहीं है, तो हम अपनी राइट हैंड की फिंगर को करंट की दर्शन में कर्ल करते हैं। तो राइट हैंड की फिंगर को करंट की दर्शन में घुमाएं ऐसे, थंब ऊपर तरफ आ रहा है, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सॉरी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की दर्शन ऊपर है, लेकिन यहाँ पर करंट की दर्शन मेंशन नहीं है। अगर करंट की दर्शन एंटी क्लॉकवाइज है तब ये है, ठीक है, नहीं मेंशन है, नहीं पूछी नहीं सुनी दर्शन। A charged particle gain a speed 10⁻6 meter per second when accelerated from rest through a potential difference 10 kilovolt. It enter a region of magnetic field 0.4 Tesla such that velocity perpendicular to magnetic field. The radius of circular path described by its is equal to, तो पार्टिकल की स्पीड रखी है यहाँ पे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेटेड फ्रॉम अ रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, 10 किलो वोल्ट दे रखा है, तो आप चाहो तो इसे चेंज कर लो 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखी है 0.4 टेस्ला। और एक बात जानकारी रखिए कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जब जानते हो जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्क्यूलर होता है। जानते हो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एक्यूट एंगल होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो पाथ हेलिकल होता है, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो पाथ सर्कुलर होता है। ये 3 केस पढ़े होंगे आपने डायरेक्टली, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पूछ रहा है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला होता है R/mv/qv, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है रेडियस निकालने में, यहाँ पे मास ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं दे रखा, मास और चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं, कितना है चार्ज पार्टिकल तो है लेकिन उस पार्टिकल का मास कितना है और चार्ज कितना है उसकी जानकारी नहीं है। उसकी जगह पे ये डाटा दे रखा है। देखो एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो जैसे ये लिखा मैंने VA - VB, इस पूरे को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, इज इक्वल टू ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो वर्क डन बाई B से A डिवाइड बाई मूविंग टेस्ट चार्ज होता है यहाँ क्यों नॉट, ये वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ये। और चेंज काइनेटिक एनर्जी इसमें चलो ये नहीं लिखते, यहाँ तक आया, ये फॉर्मूला होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ से अगर हम वर्क डन लिखें B से A तक मूव कराने में चार्ज पार्टिकल को, ये Q0 चार्ज पार्टिकल को B से A तक मूव कराने में किया गया वर्क डन है, इक्वल टू चार्ज इनटू इसको पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल ऐसे लिख लेते हैं VA पोटेंशियल एट पॉइंट A, VB पोटेंशियल एट पॉइंट B, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स V। अब ये अगर वर्डन जो करना पड़ा, यही वर्डन स्टोर हो जाए एज अ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्डन किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, किसी बॉडी में वर्क करने की एबिलिटी ही एनर्जी है, और ये वर्क करना पड़े ड्यू टू मोशन, तो जो वर्डन करना पड़े ड्यू टू मोशन तो स्टोर्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसी को कहते हैं चार्ज, Q लिख लेता हूँ उसके जगह पे Q0 एज चार्ज होता था जिससे मूव करा देते Q इंटू V, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिख सकते हैं ½ mv² Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से M/Q का रेशियो निकाल लो आप, यहाँ से तो M/Q का रेशियो निकालेंगे तो 2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहाँ रख दो रेडियस निकालनी है तो 2v अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, एक वेलोसिटी से वेलोसिटी, तो 2v अपॉन वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड 2, इसकी वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ मेरा पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, और वेलोसिटी रखी है 10⁻6, और मैग्नेटिक फील्ड रखा है 0.4 टेस्ला। इसको हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 4 से काटेंगे तो ये 5 हो गया, और एक पावर ये रही और एक 10⁻4 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻2 मीटर आया बेटा रेडियस, और इस 10⁻2 मीटर की जगह पे हम सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो 5 सेंटीमीटर इतनी रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया बी। बार मैग्नेट इज इनिशियली एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेट रोटेटेड टिल द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम्स 1/2 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, द एंगल थ्रू विच द बार मैग्नेट इज रोटेटेड इज, ठीक सोल्यूशन। तो शुरुआत में आपका एक ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें एक बार मैग्नेट रखी है और 90 डिग्री पर रखी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ये साउथ पोल मान लेते हैं, ये नॉर्थ पोल, तो डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, ऐसे कैपिटल M, दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। आपने पढ़ा हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक
डाइपोल पर टॉर्क टॉय बराबर पी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोलते थे, टॉय बराबर पी साइन थीटा। मैग्नेटिक डाइपोल में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी और ई के बीच में एंगल। यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एंगल है। जो टॉर्क होता है बार मैग्नेट पर, या मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हो, जो बार मैग्नेट है एक्ट एज अ बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो टॉय इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा पे ध्यान देने वाली बात है कि थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल है, और इनिशियली ये राइट एंगल है, ऐसा बोला है ना। तो थीटा 90 डिग्री है शुरुआत में, तो टॉय 1 लिख लेता हूँ। इक्वल टू कितना हो गया आपका, एम बी साइन 90 डिग्री। तो टॉय 1 इक्वल टू होगा एम बी। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि इस डाइपोल को द मैग्नेट इज रोटेटेड टिल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बिकम्स 1/2 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। जानते हो जो टॉर्क होता है ना, इसकी जो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं ऐसे, तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखते हैं। एम क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो एम क्रॉस बी करें तो राइट हैंड थंब रूल से करते हैं। पहला वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर, और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ स्मॉल एंगल से अपने राइट हैंड की फिंगर को घुमाओ, तो जिधर थंब आएगा वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स एम क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो राइट हैंड की फिंगर हमने एम वेक्टर की डायरेक्शन में कर ली, देखो। और छोटे एंगल से घुमाना है तो एम से बी घुमाना है, तो ऐसे छोटा एंगल 90 डिग्री आ गई। एम से बी घुमाना है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। एम से बी की तरफ तो घुमाना है। राइट हैंड की फिंगर को एम वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, और एम से बी की तरफ घुमाइए। तो आपकी फिंगर कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। दैट मीन्स इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। वैसे भी हम जानते हैं जो टॉर्क होता है वो डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। तो ये आपकी टॉर्क जो होगा इसके अंदर वो डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगा। दैट मीन्स ऐसे करेगा। अब जीरो की तरफ ले जा रहा है, तो आपका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये टॉर्क ने घुमाया है इसको, और ये पूछ रहा है कि जब आपका अगर अलाइन हो जाता है एम और बी के बीच में एंगल 0 हो जाता तो टॉर्क 0 ही हो जाता। लेकिन वो कह रहा है टॉर्क 0 नहीं हुआ, इनिशियल वैल्यू का आधा हुआ है। तो इसको मान लो ऐसे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे एम, और ये मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपको ये वाला एंगल नहीं पूछा, मान लो ये एंगल, मान लो अब ये थीटा है, ये नहीं पूछा। उसने पूछा कि कितना घुमा दिया, ये एंगल पूछा, ये ध्यान रखना। तो पहले ये एंगल निकाल लो, क्योंकि हमें तो कौन सा एंगल निकालना आता है इस फॉर्मूले से, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। तो पहले तो ये वाला एंगल निकाल लो कितना है, फिर कितना एंगल घुमा दिया उसने डाइपोल को, डाइपोल कितना एंगल घूम गया वो हमसे पूछा है। द एंगल थ्रू विच द बार मैग्नेट इज रोटेटेड। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है बेटा, अल्फा, ये वाला। लेकिन हम इस फॉर्मूले से टॉय 2 इक्वल टू लिख लें कि इस पोजीशन पे जो टॉर्क है वो इनिशियल टॉर्क का आधा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो जो फाइनल टॉर्क है अब इस समय टॉय 2 मैग्नेटिक डाइपोल एम और बी, और ये साइन थीटा। ये थीटा जो यहाँ लिखते हैं वो हमेशा ध्यान रखिए एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर लिखते हैं, जो कि मैंने डायग्राम में थीटा ही माना है। तो यहाँ पे टॉय 2 की वैल्यू रखी है टॉय 1/2, और ये एम बी है और ये साइन थीटा है, और टॉय 1 निकाला है मैंने ये रहा। तो ये एम बी अपॉन 2 और एम बी साइन थीटा। तो यहाँ से कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन ये एंगल आफ्टर रोटेशन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन है। लेकिन हमसे जो पूछा है द एंगल थ्रू विच द बार मैग्नेट इज रोटेटेड, तो बार मैग्नेट तो इतनी तो घूमी है ना बेटा वाला, पहले ऐसे थी बार मैग्नेट और ऐसे ही घूम के यहाँ आ गई। तो हमें तो अल्फा पूछ रहा है, तो बताओ इसके बीच में 90 डिग्री है, तो अल्फा और थीटा का सम तो 90 डिग्री होगा। तो अल्फा पूछा, ये 30 डिग्री रखा है, ये 90 है, तो अल्फा बराबर 90 माइनस के 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अल्फा बराबर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे टिक करना। A proton and alpha particle enter with the same velocity in uniform magnetic field such that velocity perpendicular to magnetic field. The ratio of the radii of their path is, ठीक, solution। देखो यहाँ आप लिखो पहले प्रोटॉन, एक लाइन खींच लो, अल्फा पार्टिकल, पहले डाटा लिख लेते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ये होता है E, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो डबल होता है प्रोटॉन के चार्ज का 2E। प्रोटॉन का जो मास है वो अगर mp है, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 mp होता है, 4 टाइम्स होता है। ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस कह रहा हूँ, एटम नहीं। और ये प्रोटॉन होता है 1h1, प्रोटॉन का न्यूक्लियस होता है 1h1। इसलिए यहाँ पे 1 है तो 1 चार्ज हो गया, यहाँ 2 है तो 2e हो गया, यहाँ 1 तो mp और यहाँ 4 तो 4 mp। ठीक, अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है दोनों में, और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। और तीसरी बात रखिए कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है।
जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर होता है। तीन ही तो केस होते हैं, जब पार्टिकल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एक्यूट एंगल हो 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो पाथ हेलिकल होता है, और जब परपेंडिकुलर हो तो पाथ सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ होगा, और सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली याद होना चाहिए, आर बराबर एम बी बटे क्यू बी। मैग्नेटिक फोर्स होता है ना यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे जब लगेगा वो सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ आएगा, और जो भी फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ आता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देते हैं, तभी फॉर्मूला आ जाता है। जैसे ये करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता देता हूँ कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे भी वेलोसिटी सेंटर किया। अब इसमें आप मैग्नेटिक फोर्स लगाओगे ना, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो दैट इज यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू होता है QVB sin 90। QVB आया, इसकी डायरेक्शन या तो आप V क्रॉस B से निकालो, क्योंकि इसे वेक्टर फॉर्म में F क्यूब V क्रॉस B लिखते हैं, तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी वही F की होगी। तो V क्रॉस B से निकालते हैं, तो V से V पहले अपने राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन में हाथ रखिए ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ छोटे एंगल से घुमा दीजिए ऐसे नीचे की तरफ, तो फोर्स इधर आया, पॉजिटिव इधर ही लगेगा। या फिर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ऊंचा करके बताता हूँ कि ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करो, और ये वेलोसिटी फिंगर सेंट्रल फिंगर देखो ऐसे, तो फोर्स इधर आ रहा है देखो इधर, तो जिधर ये फोर्स आता है उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर होता है, सेंटर कहीं इधर होगा, अरे आया, तो ये ऐसे घूम जाएगा भाई सर्कुलर पाथ पर ऐसे, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बना देता हूँ, ऐसे घूमेगा, तो यहाँ पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और फोर्स जो आएगा फिर द्वारा से निकालें तो ऐसे आ जाएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई ना देखो, ठीक है। तो फोर्स इधर आ जाएगा, सर्कुलर पाथ के सेंटर तरफ ही फोर्स लगेगा, और जो भी फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर तरफ लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन सर्कुलर पाथ के सेंटर तरफ है, इसीलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं हम ऑन चार्ज पार्टिकल। तो ये QVB है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अगर पार्टिकल का मास m है, चार्ज Q है और वेलोसिटी V दिखा रहा है, सर्कुलर पाथ की रेडियस R मान लें, R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो एक V से V कट जाएगा तो R बराबर आ जाएगा MB बटे QB। बट आपको ये ड्राइव नहीं करना है बेटा, बस बता दिया मैंने आपको, डायरेक्ट याद होना चाहिए R बराबर MB बटे QB। कर लो, अब क्या है, प्रोटॉन के लिए कर लो, तो सारा डाटा प्रोटॉन का लिखो यहाँ पे, प्रोटॉन का मास, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल के लिए कर लो, तो डाटा अल्फा पार्टिकल का पुट कर दो, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ MP, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स है ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चार्ज 2E डबल है 2E, और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये B कांस्टेंट है देखो। अब इससे ये काट दो, और 2MP वेलोसिटी और EB, तो ये क्या चीज़ें देख के बताऊँ, ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन है, तो अल्फा बराबर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा रेडियस, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन वर्ड पहले यूज़ किया गया, अल्फा पार्टिकल बाद में। जब रेडियस निकालें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रोटॉन को रेडियस को ऊपर रखें, अल्फा पार्टिकल रेडियस को नीचे, तो इसको इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले आओ, 1 बटे 2, तो इसका आंसर है 1/2, बी चॉइस इज करेक्ट। A straight conductor is carrying a current 2 ampere in x direction along it. A uniform magnetic field B vector 0.6 j cap plus 0.8 k cap Tesla switched on in the region. The force acting on 10 centimeter length of the conductor. 10 centimeter length of the conductor each. ठीक, solution. देखो हमारा जो वायर है ना, स्ट्रेट वायर, वो along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो देखो ये आपका करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो गया, जैसे ये आपकी वाई एक्सेस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई। तो आपका करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऐसे है बेटा, इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रही है, I = 2 एम्पियर। और कंडक्टर की जो लेंथ है, मान लो ये कंडक्टर की लेंथ है, यहाँ से देख लेते हैं, ये आपकी 10 सेंटीमीटर लंबा आपका एक वायर है, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर था आपका, ठीक। ये तो जानते हो बी वेक्टर रखा है यहाँ पर इसी जगह पर, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा है ये 0.6 j कैप प्लस 0.8 k कैप टेस्ला, और करंट 2 एम्पीयर रखी है, और लेंथ रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर।
इसको मीटर में चेंज करें तो 10/100 मीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर लेंथ है। लेकिन इसको इस पर जो करंट कैरिंग वायर है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें पहले, मैग्नीट्यूड, तो F बराबर होता है IBL साइन थीटा। लेकिन तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे L जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो F वेक्टर बराबर F इंटू एन कैप। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्म में लिखा है। ए वेक्टर लिखते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड आता है, साथ में यूनिट वेक्टर आता है, ये वाला फॉर्म लगा है ये। तो F वेक्टर इक्वल टू, F का मैग्नीट्यूड देखो ये रहा, IBL साइन थीटा और एन कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में एक यूनिट वेक्टर भी होता है एन कैप। भाई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो साथ में वो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो एन कैप आएगा पीछे। किताबों में देखे ना, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड ये होता है वो फॉर्मूला ये है। जो आप लिखते हो ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड ले लें बोथ साइड का, तो ए बी साइन थीटा और एन कैप। किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए बी साइन थीटा दिखता है। लेकिन जो ए बी साइन थीटा है वो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं होता है। तो सेम एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को लिखें तो क्या आएगा, एल पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे ए क्रॉस बी लिखा तो ए बी साइन थीटा, तो एल क्रॉस बी लिखेंगे तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा एंगल बिटवीन एल एंड बी है ना, और साथ में एन के। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एल क्रॉस बी, तो देखो इसकी जगह पे मैं लिख दिया एल क्रॉस बी। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, करंट तो स्केलर होती है, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें एल की डायरेक्शन क्या होती है, तो एल की डायरेक्शन वही मानते हैं जो करंट की डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग होती है, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी, जो एल होगा ये एल हो गया और इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग लेते हैं लेंथ की डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब हमें क्या पूछा, तो बस फोर्स पूछ रहा है हमें, वेक्टर फॉर्म में आंसर दे रखा है फोर्स का, दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। अब करंट दे रखी है हमें कितनी, 2 एम्पियर, तो आई बराबर तो 2 पुट कर दो, ब्रैकेट लगा दो। एल वेक्टर, अब देखो एल वेक्टर जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गई। अब इसमें भी ये फॉर्मूला लगेगा, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो अगर इस वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एल वेक्टर बराबर एल इंटू आई कैप। इसकी खासियत ये होती है इस यूनिट वेक्टर की कि इन दोनों की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर की और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम। तो देखो यहाँ एल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो आई कैप की डायरेक्शन और एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए एल इंटू आई कैप। तो ये हो जाएगा 0.1 आई कैप, बस यहाँ रखना है। तो ये 0.1 आई कैप क्रॉस किसके साथ, 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के कैप, वो टेस्ट लिख रहा है उसे बाद में लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये 2 तो बाहर रहने दो, 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 हो जाएगा, और आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 हो जाएगा, और आई कैप का मल्टीप्लाई के कैप में करेंगे तो आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा। अब देखो ये आई कैप क्रॉस जे कैप है और ये आई कैप क्रॉस के कैप है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस में ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड पॉजिटिव, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप मानते हैं, वाई में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप मानते हैं। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हैं यहाँ पे। जब तीनों यूनिट वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे आई कैप जे कैप और के कैप परपेंडिकुलर होते हैं, तो वेक्टर में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, या तो इसे डिटर्मिनेंट मेथड से करो भाई, एल क्रॉस बी लिख लो और डिटर्मिनेंट लगा लो, आई जे के लिख के करो, या फिर शॉर्ट ट्रिक है ये ऐसे, ये यहाँ पे आई कैप, कहीं पे भी दो, एक पॉइंट पे जे कैप लिख दो और एक के कैप, एरो ढंग से बनाना। आई से जे की तरफ एरो बनता है बेटा, आई ABCD में आई पहले आता है, फिर जे आता है, फिर के आता है, तो आई से एरो ढंग से बनाइए, आई से जे और जे से के, एरो उल्टा मत बना देना, ये हमेशा आई से जे की तरफ एरो होना चाहिए, आई जे के ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक। अब निकालना क्या है हमें, आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना है, तो आप आई से जे की तरफ जाओ शॉर्टेस्ट पाथ से, तो देखो आई ये रहा जे रहा, शॉर्टेस्ट पाथ आई से जे जाने का, आपको आई से जे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है आई से जे जाने का, अगर आप ऐसे जाते तो लॉन्गेस्ट पाथ होता, तो शॉर्टेस्ट पाथ अपनाइए और आई से जे जाइए, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। अगर आप एरो के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, बचा हुआ के कैप ऐसा। तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू होगी प्लस का के कैप। जैसे एक और है यहाँ पे आई कैप क्रॉस के कैप, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई से के की तरफ जाइए शॉर्टेस्ट पाथ से, ये रहा आई और ये रहा के, तो आई से के की तरफ जाएं शॉर्टेस्ट पाथ से, ऐसे देखो
इससे जाएंगे तो लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ आई से के। एरो के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आता है, एरो की डायरेक्शन में पॉजिटिव, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। क्या आएगा? बचा हुआ आई से के की तरफ आए, बचा क्या? जे, तो माइनस का जे कैप है ना। जैसे मैं अगर के क्रॉस आई निकालना चाहूँ तो के से आई की तरफ चलना चाहिए, के से आई ऐसे, तो एरो के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसको नहीं, इसको देखो, तो ये प्लस आएगा और क्या बचा है? जे, तो प्लस का जे कैप आएगा। इसकी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं हमें यहाँ पे, तो 2, अच्छा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.12 तो आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.12, और आई क्रॉस जे आया के कैप प्लस का, एक के कैप आया प्लस का, प्लस इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई पूरे में दिख रहा है, तो ये 0.16 हो जाएगा। और आई क्रॉस के क्या है? आई क्रॉस के है माइनस का जे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा भाई, और जे कैप हो जाएगा, है ना। इतना एफ वेक्टर आ रहा है, एफ वेक्टर। अब चेक कर लेते हैं, इसको आप ऐसे लिख दो, माइनस का जे पहले लिख दो, तो जे माइनस में है तो 0.16 जे कैप, और ये प्लस में है तो प्लस 0.12 के कैप। ये वाला आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं, पहला तो है ही नहीं है, दूसरे वाला चाहिए। देखो दूसरा, माइनस का 0.16 जे कैप, माइनस का 0.16 जे कैप, प्लस 0.12 के कैप, प्लस 0.12 के कैप। इसमें जे कैप आपका जे कैप के साथ 0.12 है, जबकि जे कैप के साथ 0.16 है, इसीलिए गलत है। अब यहाँ पे जे के साथ 0.16 तो है, लेकिन यहाँ जे कैप नेगेटिव में है, तो यहाँ पे जे कैप पॉजिटिव में है, तो बी चॉइस करेक्ट होगी। चेक करिए। In a circular loop of radius capital R, current I enter at a point A and exist at a point B as shown in the figure. The value of magnetic field at the center O of the loop is, ठीक, ये फिगर दे रखा है। तो यहाँ से जब करंट ये एंटर करेगी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। इस वाले पार्ट्स में मान लो करंट जा रही है, इसे एक नाम और दे देता हूँ AC और इसे D, ACB पार्ट और ADB पार्ट। इसमें करंट गई I2, इसमें I1, और I इक्वल टू जो होगा 2 पार्ट में डिवाइड हुई है तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। अब इसमें समझना ये है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट की जो डायरेक्शन है ये आपकी क्लॉकवाइज है, और यहाँ से यहाँ तक करंट की जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये आर्क होगा, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। जब भी करंट की डायरेक्शन एक लूप में, कोई भी क्लोज लूप दे रखा हो, उसमें करंट की 2 डायरेक्शन हो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और करंट का मैग्नीट्यूड भले ही डिफरेंट हो, एरिया क्रॉस सेक्शन इस पूरे लूप का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूनिफॉर्म हो, एंड जो वायर है ये वाला वायर ACB और ADB सेम मटेरियल का हो, वायर ACB एंड ADB मटेरियल सेम हो, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगी। तो जो सिमेट्रिकल पॉइंट है लूप का, उस वाले पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन पूरे लूप में एक ही होती, पूरे क्लॉक या पूरी एंटी क्लॉक, तो सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता। तो इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन कैसे होगा उसको समझते हैं। अब सबसे पहले इसमें सोचना है कि इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले कैसे। तो इसमें एक तो स्ट्रेट वायर ये है और एक स्ट्रेट वायर ये है, और पॉइंट तो स्ट्रेट वायर के अलॉन्ग है। जब कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर होता है तो अलॉन्ग दी वायर को छोड़कर उस वायर के अराउंड सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, केवल अलॉन्ग दी वायर को छोड़कर। तो इस वायर के कारण सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0, इस वाले वायर पर भी सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इस वाले वायर का तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, अलॉन्ग दी वायर है पॉइंट O, और B2 भी इस वाले वायर के सेंटर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि अलॉन्ग दी वायर है। ठीक, ऑर्चर्ड एक्सपेरिमेंट में था ये सेंटेंस। और बायो-सैवर्ट लॉ से भी अगर करना चाहो स्मॉल सेगमेंट लेके, तो थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री आएगा। बायो-सैवर्ट लॉ लगाओगे इस पर स्मॉल सेगमेंट लेके, छोटा सा स्मॉल सेगमेंट मान लो इस वायर पर, तो निकालो वो पॉइंट पर, तो इस वाले में और इस वाले में थीटा या तो 0 आएगा, 180 रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगा। ठीक, अब वायर बचा हमारा ACB और ADB। ये एक आर्क है। जब एक आर्क अगर हो, कोई करंट कैरिंग आर्क हो, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो जिसकी रेडियस R है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और ये एंगल बना रहा हो आर्क पर सेंटर, ये आर्क का सेंटर पर एंगल बना रहा हो अल्फा, तो इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4π I α/r, ये होता है ऐसे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि अल्फा रेडियन में होना चाहिए। ठीक, R रेडियस है, I करंट फ्लो कर रहा है। ये कोई आर्क हो तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखो, हम आर्क, करंट कैरिंग आर्क ADB, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, B3 कह लेता हूँ, इक्वल टू μ0/4π, करंट है I1, और एंगल ये आर्क सेंटर पर बना रहा है 90 डिग्री, दैट मीन्स आपका π/2, तो π/2, और रेडियस इसकी रखी है इसमें क्वेश्चन में कैपिटल R क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ पे हम कैपिटल R लिख सकते हैं।
और डायरेक्शन निकालें तो इसमें करंट डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर को घुमाइए, थंब किधर आ रहा है नीचे, ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ। ये करंट की डायरेक्शन में आपने अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल किया है, ऐसे थंब किधर आया नीचे, ऐसे तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लिखें तो μ0/4 पाई I1/2R लिख सकते हैं। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे ही करंट कैरिंग आर्क ACB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें सेंटर पर, तो B4 = μ0/4 पाई, करंट इसमें I2 है आर्क में, तो I2 और सेंटर पर ये 270 डिग्री बना रहा है, दैट मीन्स 3π/2। 270 को आप रेडियन में बदल के चेक करिए, 3π/2 आएगा, डिवाइड बाई रेडियस तो इसके भी आ रहा है, इसको थोड़ा सा और सही करके लिख दें, μ0/4 पाई 3πI2/2R। और डायरेक्शन चेक करें इसकी, तो करंट की डायरेक्शन में फिर ये करंट ऐसे है, तो करंट की डायरेक्शन में आप क्या करिए, अपनी फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करिए, ऐसे थंब ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स थंब की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, डॉट बनाए थे, ये वर्टिकली अपवर्ड और ये डाउनवर्ड का सिंबल होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो देखो, अब इसमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ये था, एक ये था, दोनों का जीरो था, केवल यही दो आर्क जो हैं उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है। बट यहाँ पर I1 I2 दिख रहा है, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, कौन सा छोटा, भी कंफ्यूजन है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी भी लूप हो, किसी भी शेप का लूप हो, उसमें करंट की दो डायरेक्शन है, चाहे करंट इक्वल हो या अनइक्वल हो, एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और मटेरियल सेम है और सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो सेंटर पर जो सिमेट्रिकल पॉइंट है वहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आता है। दो डायरेक्शन होती है करंट की, तो ठीक। अच्छा सर, अपोजिट डायरेक्शन होती है जब, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। अब कैसे आया वो जरा समझते हैं। I1 I2 में रिलेशन निकालते हैं। तो एक बात बताइए, ये पूरा सर्कुलर लूप की जो लेंथ है ना, अगर L मान लें, सर्कुलर लूप की लेंथ, टोटल लेंथ को L मान लें, पूरा आर्क जो सरकमफ्रेंस है उसको L कंसीडर करें, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये 1/4 है तो इसकी लंबाई L/4 हो जाएगी, और ये वाला जो आर्क होगा इसकी लंबाई हो जाएगी 3L/4। अगर हम रेजिस्टेंस निकालें R1, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ADV वायर, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, तो ρL L/4 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। और वायर ACB का रेजिस्टेंस निकालें, जैसे R2 मान लें, इसका रेजिस्टेंस मैंने R1 माना और इसका रेजिस्टेंस मैंने R2, ये वायर ACB का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी रो, लेंथ हो गई 3L/4/A। अब देखो यहाँ पे मैं रेजिस्टिविटी सेम रख रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। अच्छा, अगर ये रेजिस्टिविटी मटेरियल, इसका मटेरियल अलग हो और इसका मटेरियल अलग हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर डिफरेंट हो, तो फिर सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक। तो देखो यहाँ इतना आ गया, तो इसकी अगर कंपेयरिंग कर लूँ कि R2 R1 की कंपेयरिंग में कितना है, तो मैं 3 अलग कर लूँ, बाकी का देखो ये R1 है, 3 को अलग करने के बाद तो 3R1, तो R2 = 3R1। दूसरी बात, यहाँ पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई और इस वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है R2 है, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस R1 है, A और B के बिटवीन लगा हुआ है, तो A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R1 के क्रॉस होगा, वही R2 के क्रॉस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है ये दोनों रेजिस्टेंस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, इसीलिए इस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एंड R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। करंट लिख रहे हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं तो V/IR होता है, तो इस ACB वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 माना है, I1 R1 और ये I2 R2, I1 R1 = I2 R2 की वैल्यू 3R1, ये पुट कर दिया R2 की वैल्यू, R1 से R1 कट गया, तो I1 = 3I2। बस आपको ये रिलेशन निकालना था, I1 I2 में क्या रिलेशन है। आप चाहो तो इस वाले को B3 को चेंज कर सकते हो आप, तो B3 = जो हो जाएगा μ0/4 पाई I1 की जगह पर 3I2 लिख दोगे तो 3I2/2R, और डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। इन एक मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये वाला है, देखो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, और B1 B2 तो जीरो है ही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें एट सेंटर O, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर O। तो देखो मैग्नीट्यूड देखो आप B3 और B4 का बिल्कुल सेम है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे B3 में से B4, तो B3 और B4 यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, सो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बी, चॉइस इज करेक्ट। एक क्वेश्चन, करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन थ्रू अ वायर अलोंग x एक्सिस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड P वेक्टर एट अ पॉइंट R वेक्टर इतने मीटर ड्यू टू 1 सेंटीमीटर एलिमेंट ऑफ द वायर सेंटर्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, तो देखो एक हमने सबसे पहले ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस हो गई, जैसे ये कहा ना 1 सेंटीमीटर एलिमेंट ऑफ द वायर सेंटर्ड एट द ओरिजिन, और वायर किसके अलोंग है, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग है, करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर। तो देखो ये आपका वायर हो गया, मान लो ये वायर हो गया, इस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया है आपका ये, और इसका
करंट की डायरेक्शन है आपकी पॉजिटिव 5 एम्पियर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जानते हो डीएल की डायरेक्शन जो लेते हैं हम, डीएल जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डीएल हो गया, इसकी जो डायरेक्शन लेते हैं हम वो करंट के अलॉन्ग लेते हैं। तो जो करंट की डायरेक्शन वही आपकी डीएल की डायरेक्शन। तो ये डीएल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी और इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एम्पियर ऐसा सिस्टम है, ये सीजे सिस्टम है, तो चेंज कर लो 1 × 10⁻⁻² मीटर। डीएल की डायरेक्शन जो होगी वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी और करंट की डायरेक्शन 5 अलॉन्ग एक्सिस दे रखी है और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो मैं चाहूँ तो डीएल वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो डीएल × आई कैप लिखूँ। क्यों? क्योंकि आपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ए वेक्टर लिखते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साथ में आता है एक यूनिट वेक्टर ऐसे। और इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर कोई सा भी आ सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, है ना। तो देखो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और आई की जो डायरेक्शन है कैप की वो भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसलिए डायरेक्शन सेम है, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले से ये लिखा है। अब डीएल की वैल्यू आ गई 1 × 10⁻⁻² आई कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट अ पॉइंट इतने। तो जानते हो ये पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, जैसे ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, एक्स में 3 है और वाई में ये ऑरिजिन है, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे और इधर की तरफ लेंगे तो कोई पॉइंट ले लेते हैं 3 और 4 यहाँ ले लेता हूँ, ये पॉइंट है, इसे कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। तो जानते हो ये आर वेक्टर का हेड उस पॉइंट पर होता है जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो पी पॉइंट पर हेड होना चाहिए आर वेक्टर का और टेल इस डीएल पर होता है, तो ये टेल हम डीएल पे दिखा देते हैं भाई ऐसे, और हेड होगा आपका यहाँ, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। और इनके बीच में ये एंगल लेते हैं हम डीएल और आर के बीच में थीटा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आर वेक्टर हमें दे रखा है सीधा सीधा 3i + 4j मीटर। तो जान तो बायो-सेवर्ट लॉ लगा दो, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट है मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो बायो-सेवर्ट लॉ से निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखें, वैसे तो डीवी वेक्टर लिखते हैं इसको, बट यहाँ पे बी वेक्टर रखा है तो बी लिख देता हूँ। डीवी वेक्टर होना चाहिए, वैसे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इक्वल टू μ0/4π क्या होता है वेक्टर फॉर्म, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। जब वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो नीचे मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर का क्यूब होता है। जानते हो यहाँ पर डीएल और आर के बायो जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं डीवी तो लिखते हैं वो μ0/4π, केवल मैग्नीट्यूड लिखें तो आई डीएल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, ये होता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ये यहाँ पर थीटा डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल होता है और आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और टेल आता है उसका डीएल पर और हेड आता है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आर वेक्टर का हेड। तो ये वाला बात आपको पता होनी चाहिए। अब कर लो, वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है, डी वी वेक्टर इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7, आई रखा है मैं 5 एम्पियर, डी एल वैक्टर मैंने लिख रखा है ये रहा 1 × 10⁻⁻2 आई कैप क्रॉस, एक क्रॉस प्रोडक्ट है 3i कैप + 4j कैप ऐसे, और नीचे इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब है और आर वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ लिख देता हूँ 3i + 4j, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल लें आर वेक्टर का मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड कह सकते हो, रूट के अंदर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ 11th में, है ना। तो ऐसे i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं रूट के अंदर, तो ये 9 हो जाएगा, ये 16, तो ये 25 का रूट आ गया 5 मीटर। तो आर वेक्टर का मॉडुलस भी आ गया, तो 5 है, उसका 3 पावर है, तो इसलिए मॉडुलस का क्यूब है बेटा, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, मैग्नीट्यूड है वो, मॉडुलस लग तो रहा है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 × 5 3 बार लिख लेंगे, तो देखो इस 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, तो 10⁻⁻7 और ये 25, और ये करना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई का इसमें पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दो, तो 3 × 10⁻⁻2 आई कैप क्रॉस आई कैप मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्लस 1 × 10⁻4 हो जाएगा, 4 × 10⁻2 आई कैप क्रॉस जे कैप, ये हो गया भाई। अब आई क्रॉस आई तो 0 होता है, क्योंकि आई क्रॉस आई 0 होता है, करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, आई कैप क्रॉस आई कैप ये निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा थीटा, जो भी दो वेक्टर यहाँ लिख रहे हैं उनके बीच में एंगल, और साथ में एन कैप, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे हम ऐसे, तो पहला वेक्टर कौन है आई कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर भी आई कैप है उसका मैग्नीट्यूड, साइन, जानते हो ये आई कैप अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप, तो इसकी दर्शन आई कैप है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और दूसरे वाले की भी आई कैप है, तो दोनों पैरेलल हो गए ना भाई, आई कैप का आई कैप के साथ कर रहे हैं तो दोनों एक ही तो हैं,
तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। पहला वाला जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन होते हैं तो एंगल 0 होता है और ये एन कैप। और किसी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू वैसे 1 होगी, यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, इसका ये वेक्टर था, ये बी, ये साइन थीटा और ये एन कैप, लेकिन ये यूनिट वेक्टर इसलिए 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और ये एन कैप, तो 0 ही आ जाएगा बेटा, इसीलिए इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। तो 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 25, ये तो 0 हो गया, प्लस 4 इंटू 10 की पावर -2। अब आई क्रॉस जे यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, निकल तो आएगा लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है, ट्रिक से करते हैं। जब कोई दो परपेंडिकुलर हों, जैसे आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, जब परपेंडिकुलर हो आई जे और के परपेंडिकुलर होते हैं तब ये ट्रिक लगती है, ठीक है। तो कहीं पे भी 3 पॉइंट डाल लो, 1 2 3, जैसे मैंने यहाँ आई कैप, यहाँ जे डाल लो या यहाँ जे डाल लो, उसके हिसाब से फिर हम एरो बनाते हैं। यहाँ के डाल लेता हूँ, पहले आई से जे की तरफ चलते हैं, एरो ढंग से लाना, आई से जे और जे से के और के से ऐसे, आई जे के। अब हमें निकालनी है आई वेक्टर क्रॉस जे कैप की वैल्यू, आई कैप क्रॉस जे की वैल्यू। तो आई से जे की तरफ शॉर्टेस्ट पाथ से चलो, देखो आई से जे चलना है हमें, तो ऐसे चलना है। हम आई से जे ऐसे भी चल सकते थे ऐसे, लेकिन बड़ा पाथ हो जाता, छोटे पाथ से चलिए आई से जे चलिए, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। अगर एरो की तरफ में चल रहे हैं तो प्लस आएगा और बचा हुआ आता है के कैप। लेकिन अगर मेरे को जे कैप क्रॉस आई कैप निकालना होता तो मैं जे से चलता आई की तरफ, जे से आई की तरफ चलता, ऐसे चलता शॉर्टेस्ट पाथ से जे आई, तो एरो के पोर्टस में चलता तो फिर माइनस आता और के कैप बचा हुआ आता है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप होगी, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा के कैप। अब इसको और आगे देखो, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 25 और 10 की पावर -9 हो गया, -7 और -2, तो -9 हो गया और के कैप आ गया। 25 का डिवाइड करें तो 25 से डिवाइड और कर लें इसमें, तो एक काम करते हैं 25 का डिवाइड 1 में कर लेते हैं भाई, 4 इसे अलग ले लो, यहाँ 1 लिख लो, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पहले 0 बढ़ाएंगे, अभी डिवाइड नहीं जा रहा तो 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0, 25 से करने का 100 बार, तो 0.04 हो गया, तो 4 इंटू 0.04 10 की पावर -9 के कैप। तो इस पॉइंट को डालेंगे नीचे 100 हो जाएगा, 16 हो गया ऊपर, और ये 10 की पावर 2 हो गया, ऊपर आ जाएगा तो -11 हो जाएगा के कैप। एक इसमें पॉइंट यहाँ तक शिफ्ट कर लें, 1.6 कर लें, तो एक पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर -10 के कैप हो जाएगा टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर में पूछा है हमसे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर, तो इतना छोड़ देंगे हम के कैप तक, ठीक है। पार्टिकल हैविंग ए चार्ज Q एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B सो ऑन द फिगर, द पार्टिकल विल डिस्क्राइब। पहले तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो ये चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। पहली बात, सबसे पहली बात, जब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पाथ जो होता है वो सर्कुलर होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। 3 केस होते हैं ना बेटा, जब आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल या पैरेलल होते हैं तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, और जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पाथ सर्कुलर होता है, और जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन एंगल एक्यूट एंगल होता है तो पाथ हेलिकल होता है। ये 3 केस होते हैं। परपेंडिकुलर दे रखा है यहाँ डायग्राम में, इसका मतलब पाथ सर्कुलर तो होगा। अब सर्कुलर पाथ बनाएं तो बनाते समय एक बात बताइए, सर्कुलर पाथ का सेंटर की तरफ होगा। अगर सर्कुलर पाथ तो है, ये तो पक्का हो गया कि परपेंडिकुलर लाइन चलिए, सेंटर की तरफ होगा, ये डिसाइड कैसे करें? तो जानते हो एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, FM = Q VB sin थीटा, थीटा 90 डिग्री, तो इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा QVB। इस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है आपका, तो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F वेक्टर = Q, इसको लिख लें थीटा को, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये होती है। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन, FM की डायरेक्शन और V क्रॉस B की डायरेक्शन सेम होती है, जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी वही FM की होगी। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो FM और V क्रॉस B की डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। नेगेटिव होगा तो FM और V क्रॉस B की डायरेक्शन अपोजिट, और पॉजिटिव होगा तो FM और V क्रॉस B की डायरेक्शन सेम। इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव है इसलिए V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालिए। V क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखिए, राइट हैंड की फिंगर फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में, तो फर्स्ट वेक्टर V है, रख लिया, और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपने थंब को घुमाइए, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर को घुमाइए, और इस तरह से घुमाइए कि शोर करिए कि आपकी फिंगर फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ छोटे एंगल से घूमे। तो छोटे एंगल से घुमाइए फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, फर्स्ट अपनी फिंगर को, जिधर थंब आ जाए वो V क्रॉस B की डायरेक्शन। तो देखो V और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ऐसे छोटे एंगल से 90 डिग्री से घुमा रहा हूँ, तो ऐसे घुमा रहा हूँ, थंब इधर आ रहा है। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऐसे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और जिधर ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है उधर ही सर्कुलर पाथ का सेंटर होता है। तो सर्कुलर पाथ का सेंटर कुछ यहाँ रहा होगा, अब रेडियस दे रखी नहीं है तो अंदाज से बता रहा हूँ कि सेंटर यहाँ रहा होगा, है ना।
या इस फोर्स की दर्शन को आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, है ना। कैसे कि आपका ये लेफ्ट हैंड थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। इसमें ये जो सेंट्रल फिंगर होती है ये वेलोसिटी की दर्शन को रिप्रेजेंट करती है। पहले ये तीनों मिचली परपेंडिकुलर कर लो, लेफ्ट हैंड होना चाहिए, ये राइट हैंड से किया था वी क्रॉस वी। ये मैग्नेटिक फील्ड की दर्शन होती है, फोर फिंगर और थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन ये तब लगा सकते हैं जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमेशा नहीं लगेगा इस वाले में, ये हमेशा लगता है वी क्रॉस वी। ये तब लगता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं इसलिए लगा सकते हो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा तो जो भी फोर्स की डायरेक्शन आएगी उसके जस्ट अपोजिट कर देंगे फोर्स की डायरेक्शन को, केवल फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड को सेट करिए, थंब जो आपकी फोर फिंगर है वो डाउनवर्ड चली जाएगी ऐसे, और वेलोसिटी आपकी देखो कैसे, मैं पेज को घुमाता हूँ, उंगली तो नहीं घुमा रहा, ऐसे हो जाएगी देखो। तो देखो दिख रहा होगा आपको कि आपकी जो फोर्स आ रहा है, थंब आ रहा है, वो इसी साइड में आ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड डाउन बढ़ गया और वेलोसिटी बढ़ाई ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे, और फोर्स लग रहा है इधर। कॉपी घुमाइए, पेन आप डायग्राम बनाने के, फिंगर हाथ को टेढ़ा मत करिए, केवल कॉपी को इधर उधर कर सकते हो आप ऐसे, है ना, ऐसे। तो फोर्स लग रहा है इधर। अगर फोर्स इधर लगा तो सेंटर 100% जो चार्ज पार्टिकल का सेंटर होगा सर्कुलर पाथ का, वो इस फोर्स के अलॉन्ग ही होगा। जिधर सेंटर होगा, जो जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर ही सेंटर होगा। तो ये पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा बेटा सर्कुलर पाथ पर, और ये उसका सेंटर होगा, ये वाला। अब रेडियस नहीं दे रखी तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया ऐसे। तो देखो जब ये सेंटर है तो कंप्लीट तो सर्कल बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये चार्ज पार्टिकल, जानते हो स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड नहीं चेंज करता मैग्नेटिक फील्ड, केवल डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहाँ पे ऐसी हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, स्पीड चेंज नहीं होगी। आप यहाँ पे भी आप चाहो तो वी क्रॉस वी कर लो, वी क्रॉस वी इधर, तो फोर्स यहाँ पर ऐसे लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, तभी तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करती है, ये आप जानते होंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं, जो भी फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर इसकी रेडियस निकालना चाहें तो आप यहाँ से इस फोर्स को ही आप सेंट्रीपिटल फोर्स कह दो, तो एफ एम ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसलिए लिखते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये वैल्यू है क्यू वी बी, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी से वी कैंसिल एंड आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू वी। लेकिन रेडियस थोड़ी पूछे, और ये पक्का होता है जिधर ये फोर्स होता है उधर ही सेंटर होना चाहिए। अब यहाँ से वो मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही बाहर आ जाएगा तो फोर्स नहीं लगेगा, वो पार्टिकल सीधा चला जाएगा भाई, है ना। इसलिए सेमी सर्कल करेगा, ये तो पक्का है। तो सेमी सर्कुलर पाथ होगा, तो एक ही केस में सेमी सर्कुलर है, नहीं एक और है ये, अभी चेक करना पड़ेगा। देखो ये कौन सा प्लेन है, एक्स और वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया भाई। जेड एक्सेस इसके परपेंडिकुलर है, ये जो जेड एक्सेस बना रखी है ऐसे, ये ऐसे होगी बेटा ऐसे। तो ये जो आपका कॉपी का प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन हो गया क्योंकि जेड एक्सेस इसके परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर होती है उसे छोड़ देते हैं, तो एक्स वाई प्लेन है ये आपका, इसी एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है आपका, इसलिए जो प्लेन होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। सेमी सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन, बी चॉइस इज करेक्ट। अ 10 सेंटीमीटर, इस पर ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर लॉन्ग वायर लाइज अलोंग वाई एक्सेस, इट कैरीज अ करंट 1 एम्पियर है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर 5, ये कंपोनेंट दे रखा है इसका, ये वाई कंपोनेंट है और ये जेड कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। इस पर ध्यान दीजिए, मिली टेस्ला है, ये भी मिली टेस्ला है, इस पर भी ध्यान दीजिए। और ये जे कैप मतलब वाई कंपोनेंट है और के कैप मतलब जेड कंपोनेंट है। इन द रीजन द फोर्स ऑन वायर इज, 4 चॉइस रखे। तो सबसे पहले फिगर बनाइए आप, कि फिगर में आप ऐसे बना सकते हो कि ऐसे ऐसे बना लो कि ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपका वाई एक्सेस है, और इसमें एक लॉन्ग वायर रखा है ऐसे वाई एक्सेस के अलॉन्ग, ऐसे बेटा, है ना। और ये लॉन्ग वायर है आपका जिसकी लंबाई एल बराबर 10 सेंटीमीटर है ना। तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, संख्या चेंज करो, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, कितना कितना 1 एम्पियर। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो वेक्टर में रहने दो, पर उसे ऐसे लिख लो, बी वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला जे कैप, और माइनस का 8 इंटू 10 की पावर -3 के कैप टेस्ला। 10 पास के 3 कॉमन ले लो, 5 जे कैप -8 के कैप कॉमन ले लो 10 की पावर 3, इतना टेस्ला में निकाल लिया आपने मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ठीक है। अब करंट जैसे रखा है तो मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एफ एम करंट कैरिंग वायर पर, ये होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड में लिखते तो एफ बराबर लिखते आई एल बी साइन थीटा, ऐसे। यहाँ पर थीटा एंगल बिटवीन एल एंड बी होता है। अच्छा, अब एल क्रॉस बी से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, इससे करेंगे वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, तो कर लो इससे कर ले। तो आई की वैल्यू तो हमें 1 एम्पियर दे रखी है, एल वेक्टर चाहिए होगा, तो जानते हो एल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही मानते हैं जो करंट की डायरेक्शन है। एल वेक्टर की डायरेक्शन द्वारा सुनिए, एल वेक्टर की डायरेक्शन कंसीडर वही करेंगे जो करंट की डायरेक्शन है ना। करंट के अलॉन्ग होता है एल वेक्टर की डायरेक्शन, तो एल वेक्टर आई की डायरेक्शन तो किधर है, वाई एक्सिस में, तो ये दैट मींस वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, तो इसे लिख सकते हैं एल, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और ये जे कैप इसकी डायरेक्शन हो गई।
ये हमारा जे कैप इस वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बेटा। और एल वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। इसलिए ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -2 जे कैप। वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू 1 एम्पियर, ब्रैकेट लगा लो, इसकी वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -2 जे कैप, क्रॉस लगा लो, इसकी वैल्यू 5 जे कैप माइनस 8 के कैप इंटू 10 की पावर -3। ये अब एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम जे कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो ये जीरो आता है, क्योंकि जे का सेल्फ के साथ जे से करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, इसलिए जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करो पहले आप। तो देखो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 को बिल्कुल अलग कर लो पहले आप, ऐसे लिख लो इसको। और एक यहां पे तो एक है तो खत्म ही हो गया, 10 जे कैप क्रॉस 5 जे कैप माइनस 8 के कैप ऐसे, और ये 10 की पावर दोनों का मल्टीप्लाई है, पावर को अलग कर लो -5। ठीक है सर, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 जे कैप क्रॉस जे कैप आएगा माइनस 80 जे कैप क्रॉस के कैप आएगा। उल्टा मत कर देना, जे पहले तो जे पहले ही आएगा, ठीक है इतना, और 10 की पावर आपका -5। अब जे कैप क्रॉस जे कैप तो जीरो होता है, और ये जे क्रॉस के परपेंडिकुलर है तो उसको निकालने के लिए सर्कल बनाया हुआ आपने 11th में है ना, वेक्टर वाले चैप्टर में। ऐसे इसको आई बना लो, इसको जे बना लो, एरो पे ध्यान दो, आई जे की तरफ एरो होता है, आई जे के। अब जे क्रॉस के करना है तो शॉर्टेस्ट पास से जे से के की तरफ जाओ आप, तो शॉर्टेस्ट पास से जे से के की तरफ जा रहे हैं, ये एरो की डायरेक्शन में चल रहा है देखो, इसलिए आई कैप आएगा, तो जे क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। तो ये तो हो जाएगा आपका जीरो, जे से के की तरफ जाओ शॉर्टेस्ट पास से, अगर इस एरो की डायरेक्शन में ही घूमो तो ये आता है बचा हुआ प्लस का आई, और एरो के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते तो माइनस का आता। जैसे अगर मैं लिखता के क्रॉस जे तो मैं के से जे की तरफ घूमता ऐसे, तो अब अपोजिट घूम रहा हूं इस एरो के, इसीलिए माइनस का आई कैप आता। तो इस समय तो ये वाला नहीं है, ये है, इसीलिए माइनस के 80 कितना आपका 80 आई कैप, और इसे लिख लो ऐसे 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3। अभी बताता हूँ क्यों लिखा है इसको, दोबारा से ऐसे लिख लिया। तो माइनस का इसको तो नीचे ले आओ, 80/100 आई कैप, और इसको ऐसे लेने दो -3 न्यूटन में आया, जीरो से जीरो काट दो, ये हो जाएगा माइनस का 0.8 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, और ये आई कैप। अब इसे लिख सकते हैं मिली न्यूटन, 1 मिली न्यूटन में 10 की पावर -3 न्यूटन होते हैं, तो माइनस का 0.8 मिली न्यूटन ऐसे, और ये आई कैप। मिली न्यूटन में रखा आंसर, मिली न्यूटन मिली न्यूटन मिली न्यूटन मिली न्यूटन, इसलिए चेंज किया मैंने। तो आपको कौन सा आंसर है देखो, 0.8 मिली न्यूटन आई कैप और -1, तो ये बी चॉइस हो गया। टू लॉन्ग इंसुलेटेड मतलब अलग अलग है, मतलब ये दूसरे टच नहीं कर रहे, यहाँ बोला गया है। इंसुलेटर नहीं है बेटा ये, है ना, इंसुलेटेड का मतलब अलग अलग, पृथक पृथक, है ना। स्ट्रेट वायर्स कैरिंग अ करंट्स ऑफ 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर अरेंज्ड इन XY प्लेन इन शोन फिगर। तो देखो ये दो वायर हैं, एक एक्स वाला और एक ये वायर है, ये यहाँ पे जॉइंट नहीं है, ये अलग है बेटा, टच नहीं कर रहे। ऐसा उसने यहाँ बनाया नहीं था, मैंने बना दिया है, डायग्राम उसने सीधा दे रखा था, लेकिन यहाँ बोल दिया है उसने कि दो अलग अलग स्ट्रेट वायर्स हैं, ठीक है। XY प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये XY प्लेन हो गया आपका, ठीक है। जेड एक्सेस ऐसे होगा, इसमें बना ऐसे दिया यहाँ पे जेड एक्सेस ऐसे, लेकिन एक्चुअल में होगा ऐसे, ठीक है। चलिए फिर कह रहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1, उसके कोऑर्डिनेट रखे P1 के 2,2, मतलब x में 2 और y में भी 2। ऑरिजिन ये हो गया आपका, तो x में चल रहे हैं 2 मीटर, तो ये दूरी 2 मीटर दे रखी है, और y में भी 2 मीटर दे रखा है, ये 2 मीटर दे रखा है। और एक दूसरा पॉइंट है P2, उसमें x में 1 मीटर, -1 मीटर नहीं लिखना, माइनस साइन बस इतना बता रहा है कि वो एक नेगेटिव x में है, तो ये दूरी 1 मीटर और ये वाली दूरी अगेन 1 मीटर, ठीक है। ये ऐसे दे रखी है, और इस वाले पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इस वाले पॉइंट पर दो इंडिविजुअली पॉइंट है, उन पर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। चलिए आइए कैसे करते हैं जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। देखो एक फॉर्मूला बताता हूं पहले आपको। एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर बोला है, सर इनफाइनाइट कहां बोला है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब लॉन्ग इनफिनिटी स्ट्रेट वायर से ही होता है। इसमें अगर करंट आई है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है ड्यू टू दिस वायर, तो B इक्वल टू फॉर्मूला याद होना चाहिए, μ0/4π 2I अपॉन, यहाँ पे जो सेपरेशन आती है वो वायर इस पॉइंट P पर पूछ रहा है और इस वायर के कारण पूछ रहा है, तो P पॉइंट और वायर के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन होनी चाहिए। ये परपेंडिकुलर सेपरेशन लिखेंगे यहाँ R, P पॉइंट और वायर पर परपेंडिकुलर कर लेते हैं, वायर के साथ 90 डिग्री आना चाहिए P पॉइंट से डिस्टेंस। और बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूला याद ऐसे नहीं होता, तो 2 से 2 काट देते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं μ0I अपॉन 2πr, एक ही बात है,
एक दूसरा, हमें इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन निकालना आना चाहिए ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे दर्शन को निकालते हैं हम राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड से निकालते हैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो देखो आपको क्या करना है, मैं एक डायग्राम दूसरा बनाता हूं यहाँ एक और, फिर मैं बताता हूं इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसमें बताता हूं फिर इसमें बताता हूं। तो राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड लेके अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए। तो देखो मैंने करंट की डायरेक्शन थंब रखा है, और अपनी जो फिंगर है ना, राइट हैंड की फिंगर है, उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो उस पॉइंट की तरफ टुवर्ड्स रखना है राइट हैंड की फिंगर को जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स हो गया। ये पाम होता है बेटा, ये नहीं पाम, ये नहीं है, ये है पाम। पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, है ना, जैसे मैंने दिखाया, अंदर नहीं, ऐसे नहीं बेटा, इस पाम से परपेंडिकुलर होना चाहिए और बाहर की तरफ होना चाहिए, आउटसाइड, एरो देखो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे। इधर जो मैंने पेन का निब है ना, उधर की तरफ बाहर की तरफ, है ना, होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो इसमें पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे आई, दैट मींस डॉट बना देते हैं। डॉट का मतलब होता है कि पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आ गया, और ये ऐसे हो गया बेटा बाहर की तरफ, बाहर आउटसाइड होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे निकालें। अब देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे हुई, थंब से रख लिया, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, पाम के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर, तो ये तो नीचे चला गया ना, तो इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो कुछ इस तरह से आएगा, देखो ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा, ऐसे, है ना, तो अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। ये 2 पॉइंट आने चाहिए। अब कर लो, अब इसमें निकालना है। तो देखो इसमें लिखते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P1 इज इक्वल टू B1 ड्यू टू वायर, आपका इसे 1 वायर मान लेते हैं, वायर 1, और डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी बेटा पहले तब साइन लगा पाएंगे हम, है ना। एक B2 लिख लेते हैं, अभी साइन नहीं लगाओ, और ये ड्यू टू वायर 2, ठीक है। तो पहले हम इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें बेटा, ड्यू टू वायर 1। तो कैसे निकालेंगे बेटा, वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू लिख देता हूँ, और डायरेक्शन भी निकाल लूंगा, वैल्यू ले लेता हूँ पहले, म्यू नॉट, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, म्यू नॉट आई, है ना। तो वैल्यू निकालनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के टर्म में रखो बेटा, इसके टर्म में रखो, है ना, आसानी से हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, और आई कितना है इसमें 3 एम्पियर, और आर कितनी है, परपेंडिकुलर सेपरेशन, देखो ये वाली, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन है 2 मीटर है, कितनी है 2, तो 2 लिख लो। डायरेक्शन चेक करो, राइट हैंड से लगाओ कंडक्शन, ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो देखो किधर आ रही है, पॉजिटिव जेड में आ रही है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपवर्ड आ रहा है बेटा, ये अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से B1, और ये बाहर की तरफ आ रहा है P1 पॉइंट पर। अब इस वाले वायर की से निकालो, वायर 2 की वजह से, ये वायर 2 मान लिया मैंने, इसकी वजह से निकालो मैग्नेटिक फील्ड P1 पॉइंट पर ही। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू करंट कितनी है इसमें 5 एम्पियर है, और परपेंडिकुलर सेपरेशन देखें तो परपेंडिकुलर सेपरेशन ये वाली हो गई, और जो कि 2 मीटर है, ये वाली 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर होगी, तो इसलिए 2। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो ये करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स आ गया, किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है B2, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, देखो अब बड़ा कौन सा है वो देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, और यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये बड़ा है इससे, है ना। तो एक काम करते हैं, ये अभी बस B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू वायर 1 की वजह से, और ये वायर B2 की वजह से ये B1 हो गया और ये B2 हो गया, ऐसे कर लो। नेट अभी लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ बड़ा कौन सा बेटा, तो ये है 5 और ये है 3, तो B2 बड़ा है B1 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B नेट एट पॉइंट P1 पर, बड़े में से छोटा घटा दो। घटा क्यों रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो B2 माइनस B1 कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 10 की पावर माइनस के 7, और ये 5, और ये 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, टेस्ला, और ये टेस्ला। तो B2 में से 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 में से 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 घटाएंगे, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला। अच्छा, B2 बड़ा है B1 से, तो वैल्यू बचेगी B2 की, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और डाउनवर्ड में क्या है बेटा, देखो ये जेड ऐसे बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में होगा ये एक्स ऐसे, वाई ऐसे, और पॉजिटिव जेड होगा ऊपर की तरफ, और नेगेटिव जेड होगा नीचे की तरफ। ये तो प्लस का जेड हो गया, और नीचे की तरफ होगा माइनस के जेड, और नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन जो आ रही है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सेस आ रही है बेटा, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गया P1 पॉइंट पर। ऐसे ही P2 पॉइंट पर निकाल लो, पहले B1 निकाल लेता हूं ड्यू टू वायर 1 की वजह से P1 पॉइंट पर एट पॉइंट P2 पर, ठीक है। तो निकाल लो बेटा, इस वाले वायर की से निकाल लें 1 की वजह से इस वाले पॉइंट पर। तो फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई, तो कितना है 3 एम्पियर है, और परपेंडिकुलर सेपरेशन है 1 मीटर, तो 1 लिख लो। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। डायरेक्शन चेक कर लो, कंडीशन हो गई, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स आ गया, तो पाम के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आया, तो इसकी डायरेक्शन आ रही है बाहर की तरफ। ऐसे B2 निकाल लो ड्यू टू
वायर 2 की वजह से, है ना। तो ये वायर 2 है, इसके इस पॉइंट पे निकाल लें। तो दर्शन निकाल लेता हूँ पहले। कंडक्शन ये, फिंगर अब इधर की तरफ रखना, P2 की तरफ। तो पाम के परपेंडिकुलर आउट बड़ी आ रही है, बाहर की तरफ ही आ रही है, दिख रही है। तो बाहर की तरफ ही आ रही है डायरेक्शन। तो वैल्यू कितनी, μ0/4 पाई 2I कितना है 5, और परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी है 1। -1 मत कहना, ये माइनस साइन ये बता रहा था एक्स में कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती है, 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻7 टेस्ला, और डायरेक्शन इसकी भी भारी आ रही है। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम होते हैं तो नेट कैसे निकालते हैं, बी नेट कौन से वाले पॉइंट पर, P2 वाले पॉइंट पर। ये दोनों को जोड़ लेंगे, B1 + B2, दोनों को जोड़ें तो ये 6 × 10⁻⁻7 है, और ये 10 × 10⁻⁻7 है, तो ये 16 × 10⁻⁻7 टेस्ला। डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि इसकी भी बाहर है आउटवर्ड और इसकी भी आउटवर्ड है, तो इसकी भी आउटवर्ड होगी, और आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन होगी, है ना। एन इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर इज केप्ट अलोंग x' एक्सिस एंड कैरी द करंट I। चार्ज Q एट पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट रखें 0, स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर v0 j कैप, शोन इन द फिगर। जे कैप बता रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो ये जे कैप जो होता है वो पॉजिटिव y एक्सिस में होता है, तो ये y एक्सिस में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। फाइंड द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनिशियली एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, ठीक है। देखो वी नो दैट जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल, मतलब दूसरे का होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स होता है Fm बराबर, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड लिख देता हूं ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल निकालना है, तो चार्ज पार्टिकल तो हो गया कितना Q, कितनी वेलोसिटी चल रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देख लो, V वेक्टर बराबर रखा है V0 j कैप, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो j कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो V0 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ले लो V0। मैग्नेटिक फील्ड, अब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई सोर्स दिख रहा है जिसके ये मैग्नेटिक फील्ड में हो, दूसरा होना चाहिए इटसेल्फ के, ये चार्ज का भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि ये भी मूविंग चार्ज है, लेकिन कोई भी चार्ज इटसेल्फ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, तो कोई जिसे दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए ये। तो दूसरा कौन है, करंट कैरिंग लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर। इस करंट कैरिंग लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर भी अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ये चार्ज करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो बी, लेकिन ये ड्यू टू वायर, लॉन्ग इन्फिनिटी वायर जो यहाँ दे रखा है। और एंगल चाहिए हमें, ये थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा ड्यू टू वायर P पॉइंट पर, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, ड्यू टू वायर एट पॉइंट P, ऐसे क्यों कहा, क्योंकि Q चार्ज कहाँ पे है बेटा, P पॉइंट पर है, इनिशियली एक इंस्टेंट टाइम पे निकालना है ना। तो क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सबसे पहले, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दें, फिर लिख दें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। थोड़ी सी लैंग्वेज सही तरीके से लिख के आना, ठीक है, स्ट्रेट वायर। तो B इज इक्वल टू क्या होता है, लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बेटा, μ0/4 पाई 2 करंट I, और यहाँ जो लिखते हैं वो परपेंडिकुलर सेपरेशन लिखते हैं पॉइंट से और वायर के बिटवीन। तो ये पॉइंट P है और ये वायर है, ये रहा लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर, अलोंग एक्स एक्सिस दे रखा था, तो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन हो गई बेटा, ये वाली, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0, r है, तो x में 0 और y में r, तो ये y एक्सिस है बेटा आपकी। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक r। चलिए यार, अच्छे कुछ बच्चों को 2 से 2 काटने के बाद याद होता है μ0I/s, उनको ऐसा लगता है ये फॉर्मूला होता है 2πr, एक ही बात है। ये वाली वैल्यू b निकला है, इसकी डायरेक्शन निकाल लो, तो राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेट वायर हो तो थंब करंट की डायरेक्शन में रखिए। तो देखो मैंने थंब करंट की डायरेक्शन में रख लिया, फिंगर उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो मैंने फिंगर की तरफ रखी है, P पॉइंट की तरफ रखी है ना, और पाम ये है, ये नहीं है पाम, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखाते हैं, ऐसे बाहर की तरफ। इस प्लेन पाम के परपेंडिकुलर दिखाना है और आउटवर्ड दिखाना है, तो बाहर की तरफ ऐसे दिखाना है बेटा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ऐसे। डॉट क्यों बनाया, डॉट का मतलब होता है प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउन अपवर्ड, बाहर की तरफ ऐसे, और क्रॉस बनाता तो अंदर की तरफ दिखाता, नीचे की तरफ ऐसे, है ना। तो मैंने डॉट बना दिया, इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डॉट में बना दिया, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस है, ऐसे। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, मैंने रेड पेन से दिखाई है वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे,
और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितना एंगल है 90 डिग्री, तो थीटा हो गया इस जगह पर 90 डिग्री। इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स लिखे ना हम, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q। तो Fm अगर लिखना चाहें तो Q V0 और B की वैल्यू पुट करें तो μ0I/2πr और एंगल हो गया साइन 90 डिग्री। ये हो गया बेटा, वैल्यू पुट कर दो अब, तो ये आ गया Q V0 μ0I/2πr। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। इतना मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में लग रहा है बेटा, ये मैग्नीट्यूड आ गया बेटा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो, कुछ बच्चों को लेफ्ट हैंड रूल ही आता है, या फिर इससे भी निकाल सकते हो। जो इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है बेटा ये। तो जो अगर चार्ज Q पॉजिटिव है, ध्यान रखना, Q चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी वही डायरेक्शन Fm की होगी, मैग्नेटिक फोर्स की होगी। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो डायरेक्शन V क्रॉस B की होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में Fm होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, इसीलिए जो डायरेक्शन V क्रॉस B की वही Fm की। तो मैं V क्रॉस B की डायरेक्शन से करता हूँ। अब V क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन कौन से हैंड से निकाली जाती है? राइट हैंड से। राइट हैंड लीजिए, अपनी फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए, ठीक है, और अपनी फिंगर को फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाइए छोटे एंगल से, और ये श्योर करिए कि आपकी जो फिंगर है वो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही घूमनी चाहिए, वो भी छोटे एंगल से। ये श्योर होना चाहिए बेटा, श्योर कर लो कि आपकी फिंगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूम रही है कि नहीं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपरी तरफ है और वेलोसिटी की डायरेक्शन में पहले मैंने फिंगर रख ली ऐसे, और छोटे एंगल से, तो छोटे एंगल मतलब 90 डिग्री से ऐसे ऐसे अपनी फिंगर घुमा लो छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। देखो ऐसे रखोगे तो फिर बड़े एंगल से घूमेंगी, है ना। तो भी तो जो नीचे से आएगा फिर बड़ा एंगल हो जाएगा 270 का, छोटे से करना है तो 90 डिग्री ऐसे। तो ये आपकी दर्शन ये आ रही है बेटा, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स आ रही है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। ये दर्शन दिखा भी दो आप, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई बेटा। कुछ इसे वेक्टर फॉर्म में भी कर सकता था मैं, सीधा इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता तो फिर वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते थे बेटा इसको हम, क्योंकि हम पहले वेलोसिटी हमें वेक्टर फॉर्म में रखी है, वी वेक्टर V0 J। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो K कैप में आ रही है, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से कि Q लिख लेते, V लिख लेते कितना V0 J कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, देखो पॉजिटिव K जेड एक्सेस में आया था, तो इसे लिख सकते थे μ0I/2πr K कैप ऐसे, क्योंकि जेड एक्सेस में यूनिट वेक्टर K कैप होता है। अब J क्रॉस K का करते हैं तो J क्रॉस K क्या होता है? I कैप होता है। देखो सर्कल बनाया हुआ आपने कभी ऐसे I J और ये K, तो J से K की तरफ चल रहे हैं, एरो की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो प्लस के I कैप आ जाता, तो लिख देता Q V0 μ0I/2πr और J क्रॉस K को लिख देते हैं हम प्लस के I कैप, और ये प्लस के I कैप ये बताता कि डायरेक्शन जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ऐसे भी कर सकते थे आप, मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में कर देते पूरा, और नहीं तो मैग्नीट्यूड अलग निकाल लो, डायरेक्शन अलग निकाल लो, है ना। द मैग्नेटिक सर्कुलेटिविटी फॉर डायमेटिक मटेरियल इज, चार चॉइस रखी है। पहले हम समझते हैं कि डायमेटिक मटेरियल क्या होता है। डाई मैग्नेटिक मटेरियल, तो ऐसे मटेरियल, जैसे ये एक डायमेटिक मटेरियल मान लिया मैंने, इस मटेरियल को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं V0 में, मतलब इस जगह पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ऐसे अप्लाइड किया हमने ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायमेटिक मटेरियल पर, तो जैसे रखेंगे तो ये जो डायमेटिक मटेरियल होता है ये मैग्नेटाइज हो जाता है फीबली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाया तो ये फीबली मैग्नेटाइज हो जाएगा, दैट मीन्स इसमें एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वेरी स्मॉल होगा ये, एम कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, फीबली मैग्नेटाइज होता है बेटा, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के। या ऐसे समझ सकते हो कि आप जैसे ही इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, बी इंड्यूस्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड छोटा है किससे? B0 से, B0 बड़ा है बी इंड्यूस से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो V0 है, लेकिन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है, और B वेक्टर की वैल्यू लिखें, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा। तो B वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, B0 वेक्टर प्लस B इंड्यूस वेक्टर। लेकिन इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो B इज इक्वल टू B0 की और B इंड्यूस की डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए माइनस B इंड्यूस। तो देखो बाहर मैग्नेटिक फील्ड रहा B0
और अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी नॉट से कम, कितना कम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर कम हो गया। तो दैट मीन्स इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो इस तरह से बना सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है और यहाँ पे गैप बढ़ जाएगा बेटा ऐसे, फिर यहाँ पे गैप कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे गैप कम है, फिर अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। यहाँ पे गैप क्यों बढ़ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और यहाँ पे गैप कम क्यों है? क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट और अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी, और बी कम है किससे, बी नॉट से। कितना कम है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर कम हो गया। देखो बी नॉट ये बी है और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ गया। दैट मीन्स ये गैप बढ़ना ही बता रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम है। अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं? तो दो पॉइंट होता है बेटा, एक होता है एच, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है जो डेवलप हुआ है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से, कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसको निकालने के लिए एच का फॉर्मूला होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये होता है, इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं एच। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है जो हमने अप्लाइड किया है। और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, इसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। ये होता है, एक तो लिखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम। एक ये होता है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि ई आई ए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू बी इंड्यूस्ड ओवर म्यू नॉट, ऐसा है ना। और ये वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। लेकिन हमें तो बात करनी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर, जाइएम पर, ये फॉर्मूला होता है आई अपॉन एच। अब सोचो इसमें आई कैसा है बेटा, क्योंकि ये एम कैसा है सोच के बताओ, एम बहुत छोटा है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर वॉल्यूम वेरी स्मॉल है ये, तो आई भी वेरी स्मॉल होगा, तो इसमें आई जो होगा डायमेटिक मटेरियल में आई वेरी स्मॉल होगा, है ना। ठीक है सर, अब आई वेरी स्मॉल है तो जाइए कैसा होगा बेटा, वेरी स्मॉल, या इसको ऐसे ले सकते हो, इसकी जगह पे आप ले सकते हो बी इंड्यूस डिवाइड बाई म्यू नॉट, और इसकी जगह पे ले सकते हो एच की जगह पे बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये से कैंसिल, तो जाइएम जो है इक्वल टू आ गया बी इंड्यूस डिवाइड बाई बी नॉट। ये तो हमने अप्लाइड किया था, और ये इसके अंदर क्या हुआ था, इंड्यूस हुआ था मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कैसा बेटा, बहुत छोटा है, बी इंड्यूस बहुत छोटा है, और बी इंड्यूस बहुत छोटा है इसलिए जाइएम भी वेरी स्मॉल होगा, जाइएम भी वेरी स्मॉल होगा एक। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू जाइएम इनटू बी नॉट, और बी ये वेक्टर क्वांटिटियां होती हैं दोनों ऐसे, है ना। तो ये जाइएम कैसा होना चाहिए बताओ, तो देखो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पे बेटा, बी नॉट और बी इंड्यूस्ड, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो जाइएम कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो जाइएम नेगेटिव होना चाहिए। और स्मॉल क्यों होना चाहिए, क्योंकि बी इंड्यूस छोटा है, ये तो अप्लाइड किया हमने, ये बहुत छोटा है तो जाइए भी छोटा, या यहां से समझ लो कि आई बहुत छोटा है और आई भी नेगेटिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डेवलप हो रहा है, इसलिए आई भी नेगेटिव होगा ऐसे, और जाइएम भी नेगेटिव होगा, तो जाइएम आपका स्मॉल वैल्यू होगी, वेरी स्मॉल, और नेगेटिव होगी। द गिवन फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग of a circular cross section radius A carrying a steady current I. The current, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, the current I is uniformly distributed across this cross section, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। Calculate the magnetic field in the region R less than A और R greater than A, समझते हैं सोल्यूशन। देखो इसने फिगर भी दे रखा है, ये आपका एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखा है ये वाला, और इसकी उसने रेडियस हमें गिवन है A, यहाँ दिख रही है ये रेडियस A है। दो पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, एक तो इनसाइड और एक आउटसाइड, और करंट इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, ये फिगर दे रखा है हमें। फिर भी एक फिगर में बना लेता हूं यहाँ ऐसे, जैसे मैंने ये एक लॉन्ग निफटी स्ट्रेट वायर बना लिया ऐसे, और इधर से करंट फ्लो कर रहा है इसमें ऐसे, और ये करंट इसके एरिया क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, और इसकी रेडियस ए है, तो ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, ये पाई ए स्क्वायर हो गया, इसमें ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ऐसा बोला है। The current I is uniformly distributed across this cross section. तो सबसे पहले करंट डेंसिटी लिख लें, करंट डेंसिटी भी फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, J, ये करंट डेंसिटी होता है, और ये होता है करंट अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, तो J है, और करंट I रखा है यहाँ पे, और कितने एरिया ऑप्शन में रखा है, पाई ए स्क्वायर में, तो पाई ए स्क्वायर लिख लो ऐसे, है ना।
अब ये इसकी एक्सेस है बेटा वायर की, इसको एक्सेस ऑफ वायर मान लो। पहले मैं पॉइंट कौन से को मैग्नीफाइंग निकाल लेता हूँ, आर इज ग्रेटर देन ए पे निकाल लेता हूँ। तो जैसे इस पॉइंट पर मेरे को मैग्नीफाइंग कैलकुलेट करनी है, तो ये आर हम हमेशा एक्स एक्सेस से, इस एक्सेस से, इस वायर की एक्सेस से मेजर करते हैं, ये आर है। और एक हमें क्लोज लूप बनाना पड़ता है एम्पियर लूप, एम्पियर लॉ लगाने के लिए। तो मैंने एक ये बना लिया आपका एक क्लोज लूप, ठीक है। तो देखो एक लूप बना लिया हमने इस तरह से। अब इसको तो इस तरह से बनाया, इसको अगर इस टॉप व्यू से, इस साइड से देखने पर, अगर इसका टॉप व्यू बनाए, इस ये वाला साइड से देखने पर बनाए, ये वाला व्यू बनाए यहाँ से देखने पर, तो कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा ये, कि ये आपका, ये तो वायर हो गया बेटा, ये तो वायर हो गया, इसकी रेडियस हो गई ए, और इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं यूनिफॉर्मली पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन में, ये करंट इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ये करंट दिखा रहा हूँ मैं, अभी बता रहा हूँ कंडक्शन दिखा रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ डॉट का मतलब होता है ऐसे करंट है बेटा। जब जब आप यहाँ से देखोगे तो ये करंट ऐसे आ रही है, देखो ऐसे करंट आ रही है। जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको करंट ऊपर आती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये करंट ऐसे दिख रही है, ऐसे ये करंट है बेटा, और ये करंट इस पूरे एरिया क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। टोटल करंट कितनी है, ये आई। अब मेरे को जो मैग्नीफाइंग निकालना है वो इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसकी ये रेडियस ए है और इस पॉइंट पर मेरे को मैग्नीफाइंग निकालना है, और ये मैंने एक सर्कुलर लूप बना लिया बेटा ऐसे, इसकी रेडियस हमें आपको यहाँ पे दे रखी है ये आर। ये वाला साइड भी हो गया, ये करंट हो गई बेटा, ये डॉट डॉट से बनाया ना मैंने, ये करंट की डायरेक्शन हो गई ऐसे ऊपर की तरफ। अब इसमें एक हमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है, ये लूप हो गया क्लोज लूप, ठीक है। लूप बोलना, सरफेस मत बोलना, ध्यान रखना, क्लोज लूप 2D होते हैं। अब इसमें अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, तो इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस B1 लिख देता हूं, मान लो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू नेट करंट इनक्लोज्ड बाय क्लोज लूप बोलना बेटा, सरफेस फिर मत बोलना, क्लोज लूप। क्लोज लूप इसे 1 बोल लेता हूं, तो क्लोज लूप 1 ऐसे, है ना। अब लगाते हैं। अब बड़ी बात, डीएल की दर्शन कैसे दिखाते हैं, तो एक हमें सेंस ऑफ रोटेशन मानना होता है बेटा, और ये सेंस ऑफ रोटेशन कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेंस ऑफ रोटेशन, जैसे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, थंब बनाओ, राइट हैंड ले लो और थंब बना लो करंट की डायरेक्शन, ये है ना, ये थंब करंट की डायरेक्शन ऐसी तो बेटा इसमें, तो आप राइट हैंड से थंब करंट की डायरेक्शन में रख लो, इसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करो करंट को। अब आपकी फिंगर कैसे रोटेट कर रही है, देखो ऐसे घूम रही है, तो जिधर करंट फिंगर घूमे उसे सेंस ऑफ रोटेशन, वैसे किधर भी मान सकते हो आप सेंस ऑफ रोटेशन, तो मैंने इसका सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे माना है, ठीक है। और ऐसे माना है, तो इस जगह पर अगर एक स्मॉल डीएल सेगमेंट काटोगे तो उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी डीएल वेक्टर की, ये डीएल वेक्टर हो गया ये वाला। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं, तो राइट हैंड पाम रूल से मैग्नेटिक डायरेक्शन दिखा दो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर, करंट की डायरेक्शन में सॉरी करंट की डायरेक्शन में थंब, और फिंगर उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, धुंधला हो रहा है, अब सही हो रहा होगा। करंट की डायरेक्शन में आपका थंब हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी फिंगर हो गई टुवर्ड द पॉइंट्स, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पाम के परपेंडिकुलर बाहर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा, तो बी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, और यहाँ पे थीटा देखो आप, थीटा 0 डिग्री दिखेगा आपको, ठीक है ना। चलिए ये बात समझ में आ गई, अब लगा लो बेटा। तो इंटीग्रेशन इस डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, बिल्कुल वैसे खोल लीजिए आप इसे, तो लिखेंगे B1 DL cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बताओ इस लूप क्लोज लूप 1 के अंदर कितनी करंट है, तो ये सारी मिला के टोटल करंट आई है ना, क्योंकि ये करंट आई इस पूरे जिसकी रेडियस ए थी उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थी, ठीक है। तो टोटल करंट आपकी आई है, इस लूप के अंदर वाली करंट देखनी थी, आई। B1 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन DL क्लोज लूप बराबर म्यू नॉट आई। अब लिमिट पुट कर दो, आपको कहां से कहां तक का मैग्नीफाइंग चाहिए बेटा, यहां से 0 से लेके मतलब इस वाले पॉइंट में मैग्नीफाइंग चाहिए, तो 0 टू, आप डीएल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो उधर आपको 0 से 2πr लिमिट रखनी चाहिए। कि देखो यहाँ पे डीएल क्या चीज़ है, डीएल का लिमिट पुट करनी है आपको, डीएल इस लूप का छोटे से सेगमेंट की लेंथ है, तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इस पूरे लूप की टोटल लेंथ चाहिए हमें, तो पूरे लेंथ की टोटल लूप, इस पूरे जो क्लोज लूप है इसकी टोटल लेंथ लिखोगे तो 2πr ही तो होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर 0 से 2πr। तो B1 इज इक्वल टू डीएल का एडिशन करेंगे तो L, और लिमिट होगी 0 से 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू आई, तो B1 इंटू 2πr लिमिट पुट कर दो, माइनस के 0 तो वो तो ऐसा रह जाएगा, तो म्यू 0 आई, तो B1 निकले आएगा आपका म्यू 0 आई अपॉन 2πr। ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया जब R ग्रेटर देन A है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला आ गया हमारा ये। अब इसमें अगर ग्राफ बनाना होता, पूछा नहीं है वैसे तो B और R में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। अब अगर हम R लेस देन A के लिए ग्राफ बनाएं, R लेस देन A की सोचें,
दैट मीन्स इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। यहाँ पर ये देखो, ये रेडियस ए थी, तो इस वाले पॉइंट को मैं आर मान लूँ और यहाँ पर एक क्लोज लूप बना लूँ ऐसे। अब इसका भी मैं इस साइड व्यू बनाऊँ, इस साइड से, तो इसका भी मैं अगर साइड व्यू बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो आपका ये वही वाला हो गया जिसकी रेडियस आपकी ए है, ये वाली, ये वाला डाल लिया। इसकी रेडियस तो आपकी ए थी और ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, जो करंट जो थी वो इस तरह से फ्लो कर रही थी बेटा इसमें, और ये सारी करंट जो थी टोटल मिला के नहीं आपकी आई थी, ये सारी करंट आपकी मिला के नहीं आई थी। ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे कहीं आर दूरी पर, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर से एक लूप बनाऊँ, क्लोज लूप ऐसे बेटा, ये वाला क्लोज लूप बन गया ऐसे, है ना। अब ये क्लोज लूप हो गया, तो अगर मैं इसमें इस लूप के लिए अगर मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो इंटीग्रेशन B2 वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू 0 इंटू नेट करंट इनक्लोज्ड बाई क्लोज लूप 2। तो ये क्लोज लूप 2 है भाई, ये वाला, ये तो वायर है बेटा, सिलेंड्रिकल वायर, स्ट्रेट वायर, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालना है। तो एक बात बताओ, डीएल करंट का सेंस तो अभी भी वैसे ही रखो बेटा, ऐसे करंट ऐसे घूम रही है हमारी, तो बी वेक्टर टू डीएल वेक्टर अगर यहाँ मानोगे तो डीएल का सेंस ऑफ रोटेशन तो मैंने यही रखा है बेटा, यही रखा है ऐसे ही। और जिधर सेंस ऑफ रोटेशन होता है उधर ही करंट की डायरेक्शन देखते हो तो पॉजिटिव मानते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही हो जाएगी बेटा, B2 वेक्टर ऐसे, थीटा 0 अभी भी है ना। तो लिखें तो इंटीग्रेशन B2 DL cos 0 बराबर म्यू 0। अब इसके अंदर वाली करंट चाहिए बेटा हमें लूप के, तो देखो ये वाली करंट चाहिए इस लूप के अंदर, ये वाली करंट, इस जो मैंने ब्लैक किया इस वाले के अंदर कितनी करंट है, आई डैश मान ली, क्योंकि तो पूरे में थी आई, तो इसमें आई तो नहीं होगी, कुछ बाहर हो गई बेटा, आउटसाइड वाली करंट लेती नहीं है, अंदर वाली लेनी है। तो कैसे निकालें, जे तो कांस्टेंट होगा ना, करंट इंटेंसिटी तो कांस्टेंट होगी ना बेटा, तो जे बराबर कितना, करंट कितनी है आई डैश, अंदर वाली करंट चाहिए आई डैश, कितने एरिया में करंट, पाई आर स्क्वायर एरिया में, आई डैश वाली, तो आई डैश निकाल लो यहाँ से, आई डैश इज इक्वल टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। जे की वैल्यू कितनी थी बेटा, जे की वैल्यू ये थी, देखो ये जे बराबर कितना, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये जे बराबर आई अपॉन पाई स्क्वायर, क्योंकि ये करंट आई जो थी वो तो एरिया क्रॉस सेक्शन पाई ए स्क्वायर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट थी ना, तो करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, तो करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी इनटू कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी हो गई, आई डैश हो गया। आप चाहो तो जे के टर्म में निकाल सकते हैं इसको, फिर बाद में जे की वैल्यू पुट कर सकते थे, तो कैसे भी कर दो, आई डैश ले लेता हूँ इसको, और आई डैश की वैल्यू अभी ये पुट कर लेते हैं बेटा, बाद में पुट कर देंगे जे की वैल्यू हम, अच्छा रिजल्ट आता है यहाँ से एक, है ना। तो B2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन DL हो गया और लिमिट हो गई 0 से 2 पाई आर, क्योंकि अब इसकी रेडियस आर है बेटा, तो DL इस लूप के छोटे से सेगमेंट की लेंथ है, इंटीग्रेशन करने पर इसकी टोटल लेंथ निकालनी है हमें, तो 0 से 2 पाई आर बराबर म्यू 0 इंटू इसकी वैल्यू हो गई जे पाई आर स्क्वायर, तो ये B2 और DL का इंटीग्रेशन L हो गया, तो 2 पाई आर हो गया बराबर कितना, म्यू 0 इंटू जे पाई आर स्क्वायर, पाई से तो पाई कट गया और एक आर से एक आर कट गया, तो B2 हो गया म्यू 0 जे आर वाई 2, ये बेटा। तो देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। अच्छा ये बच्चों को लगता है ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, बच्चों को जो दिखाई देता है वो ये दिखता है बेटा, म्यू 0 आर बाई 2 तो है ये, जे की वैल्यू कितनी है बेटा, आई अपॉन पाई स्क्वायर, तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, तो बच्चों को ये याद होता है कि म्यू 0 आई बटे 2 पाई ए स्क्वायर आर B2, ये चाहो तो इसमें 2 का ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन 0 बना लो इसको, है ना, ऐसे करनी, म्यू 0.4 पाई, म्यू 0.4 पाई बना लो, सॉरी, है ना, तो वो बनानी तो नहीं है। अच्छा एक्सेस पर अगर पूछता है एक्सेस पर, तो यहाँ एक्सेस पर आर की वैल्यू 0 होती, तो आर की वैल्यू एक्सेस पर निकालते हैं, एट एक्सेस, तो वहाँ पे आर की वैल्यू 0 है और आर 0 रखेंगे तो B2 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका जो अंदर फिगर बनेगा बी और आर में, इनसाइड सरफेस तक इसकी रेडियस यहाँ पे आर बराबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, ऐसे बनेगा। और बाहर देखेंगे तो फिर ये रेक्टेंगुलर पैराबोला बनेगा, ये पूरा बना दिया मैंने, ये देखो यहाँ पे आर बराबर ए लिख दिया, इधर आर लेस देन ए, इधर आर ग्रेटर देन ए, तो कुछ इस तरह से फिर बन जाएगा। तो B2 पूछ रहा है आपसे, P एंड Q आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, ईच ऑफ मास इतने kg और चार्ज इतना कूलम, ईच मूविंग विद सेम स्पीड as shown the figure. The two particles are equidistant 0.5 मीटर from the vertical axis. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली देखो, ये वाले पार्टिकल की इस y एक्सिस से ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है और इस वाले पार्टिकल की भी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये वाली वो 0.5 मीटर है, ठीक है। एट सम इंस्टेंट अ मैग्नेटिक फील्ड बी स्विच ऑन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐप लगा दिया है, सो दैट द टू पार्टिकल अंडरगो हेड ऑन कोलिजन्स, ठीक है। तो जब दो पार्टिकल आमने सामने से आके टकराते हैं तो उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। तो देखो समझते हैं, तो देखो ये वाला पार्टिकल ऊपर जाना चाहिए और ये वाला पार्टिकल नीचे आना चाहिए,
और एक दूसरे से कोलाइड करनी चाहिए। तो देखो ये वाला पार्टिकल ऊपर कैसे जाएगा भाई, जब इस पर फोर्स ऊपर लगे ऐसे और इस पर फोर्स नीचे लगे। और अगर फोर्स जो है नीचे लग रहा है और इसका ऊपर लग रहा है तो पाथ जो है इसका सर्कुलर हो, इसका भी पाथ सर्कुलर हो। तो पाथ सर्कुलर होने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसकी वेलोसिटी ये रखी है, इसकी वेलोसिटी ये रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाना चाहिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। जब वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है तब पाथ सर्कुलर होता है चार्ज पार्टिकल का। और जब पाथ सर्कुलर होगा तो ये वाला पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर इस तरह से घूमेगा कि इसकी जो रेडियस है वो जस्ट 0.5 मीटर हो। ये 0.5 मीटर, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है। तो ये पार्टिकल जब यहाँ आया होगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ऐसे टेंजेंशियली दिखाते हैं। और ये भी पार्टिकल ऐसे आया और इसकी भी रेडियस 0.5 मीटर हो सर्कुलर पाथ की, और ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इधर मूव कर रहा हो तो ये इधर से आ रहा है ऐसे और ये इधर से जा रहा है ऐसे। तो देखो आमने सामने से अगर दोनों कोलाइड करेंगे, ये एक इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, और दोनों की जो रेडियस होना सर्कुलर पाथ की तो देखो हो सकती है, क्योंकि ये कितना मीटर ऊपर है बेटा 0.5, वो 1 मीटर। तो ये 1 मीटर है और ये 0.5 है। ये वाली दूरी तो 0.5 मीटर दे रखी है और ये भी 0.5 मीटर दे रखी है। तो दोनों रेडियस 0.5 मीटर होगी। देखो ये भी, इसका अगर आधा कर लेंगे, इसको जो सेंटर है ये 0.5 मीटर की दूरी पर हो जाए और इसका सेंटर यहाँ पे हो, ठीक है, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, सी, ठीक है। तो ये दोनों जब ऐसे आएंगे तो ये इस जगह पर कोलाइड कर जाएंगे बेटा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस हो जाएगी, सर्कुलर पाथ की रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, दोनों पार्टिकल की रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और बोथ पार्टिकल ये हो जाए 0.5 मीटर। तब वो हाइड ऑन कोलिजन करेंगे, ये इधर से जाएगा और ऐसे टकराएगा और ये इधर से आएगा तो ऐसे टकराएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आई। तो इसके लिए अब हमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से लगाना पड़ेगा ये देखना है। ये तो पक्का हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तभी पाथ सर्कुलर लेगा वो, और सर्कुलर पाथ लेगा तभी वो हाइड ऑन कोलिजन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। उसके लिए फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। तो इसमें फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है Fm, ये QV×V होता है बेटा। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो V×V की जो डायरेक्शन है वही Fm की डायरेक्शन है। तो Fm की डायरेक्शन कुछ इसमें ऐसे होनी चाहिए, इसमें नीचे होना चाहिए ऐसे, तभी वो सर्कुलर पाथ लेगा। तो V×V की डायरेक्शन निकालो इसमें। तो देखो अगर मैं V×V वेलोसिटी की डायरेक्शन में, V×V की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड से निकालते हैं। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर रखिए और छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाइए। तो जो थंब आएगा वो V×V की डायरेक्शन होगी, वही Fm की डायरेक्शन होगी। तो मेरे को Fm तो इधर ही रखना है बेटा, V×V मेरे को इधर रखना है, तभी Fm इधर ही आएगा। तो V×V, तो मैग्नेटिक मेरी फिंगर नीचे तरफ घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ होना चाहिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ होनी चाहिए। मेरी फिंगर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड तरफ घुमानी है। जिधर V×V आ जाएगा दैट मीन्स थंब जिधर आ जाएगा, ये थंब V×V की डायरेक्शन को बताता है, उधर ही Fm होगा। तो थंब मेरे को Fm तो इधर ही चाहिए ना बेटा, ऐसे। तो नीचे तरफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसमें देखें, इसमें ऐसे घूम, इधर फोर्स चाहिए मेरे को, तो इधर थंब इधर होना चाहिए V×V। तो इसमें भी नीचे घुमा रहा हूँ तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा बेटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो डाउनवर्ड होनी चाहिए। तो लिखते हैं इसको, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ देयर वेलोसिटी। भाई ये वाली बात भी होनी चाहिए कि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तभी तो सर्कुलर पाथ लेगा, और जो सर्कुलर पाथ लेगा तभी तो हाइड ऑन कोलिजन होगा। तो देयर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन इनवर्ड द प्लेन, इनवर्ड या इनटू द प्लेन लिख दो, इनटू द प्लेन, या नेगेटिव अलोंग नेगेटिव जेड एक्सेस। नेगेटिव जेड एक्सेस क्यों कहा, देखो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो पॉजिटिव जेड ऊपर होगा तो नेगेटिव जेड नीचे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में नीचे की तरफ आ रहा है बेटा, ऐसे होना चाहिए इस रीजन में भाई, ठीक है। तो और नीचे की तरफ हो गया नेगेटिव जेड एक्सेस, तो नेगेटिव जेड एक्सेस में होना चाहिए, पहली बात। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा आपको, सेकंड पार्ट कह रहा है अब इसमें क्वेश्चन में कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द रीजन, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा है, और जो कोई फोर्स सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं इसको। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, मैग्नीट्यूड में लिखें तो QVB sin 90 डिग्री मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसको अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं इसका तो Fm इक्वल टू होता है QVB sin थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री लिख लें।
और सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल का, क्योंकि पार्टिकल आइडेंटिकल है तो दोनों पार्टिकल का मास सेम है, वेलोसिटी स्पीड भी सेम है और सर्कुलर पाथ की रेडियस भी सेम है ना। तो एक ही से कर सकते हो आप। यहाँ से क्या करो कि सॉल्व कर लो, तो इस वेलोसिटी से तो ये वेलोसिटी कट गई, क्यू भी हो गया और ये हो गया एम वी बटे आर। तो सर्कुलर पाथ यहाँ पे मैग्नीफाइड निकालना है हमें। वैसे तो यहाँ सर्कुलर पाथ की जो रेडियस आ जाएगी वो एम वी बटे क्यू भी, ये फॉर्मूला में डायरेक्टली भी याद होता है, आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्टली लगा सकते हो, आर इक्वल टू एम वी बटे क्यू भी, ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से मैग्नीफाइड निकालना है तो एम वी बटे क्यू आर। तो एम की वैल्यू दे रखी है हमें, मास 4 इंटू 10 की पावर -26। कैलकुलेशन तो इसकी बहुत ईजी है। वेलोसिटी 2.4 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, चार्ज 4.8 10 की पावर -19, और रेडियस दे रखी है हमें कितनी, रेडियस 0.5 मीटर। सर्कुलर पाथ की रेडियस मैंने यहाँ पे बताई आपको भी, ये लॉजिकली निकाली गई है ना। तो 0.5 मीटर। अब सॉल्व कर लो, देखो इससे ये सीधा सीधा 2 बार कटेगा और ये हो गया सीधा सीधा 1, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 हो गया, तो ऊपर बचा 4 10 की पावर -26 प्लस के 5 और प्लस के 19, तो ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर -26 और प्लस के 24, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला, दैट मीन्स 0.04 टेस्ला लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, या यही छोड़ दो, ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टडी करंट आई, स्टडी करने वाला कांस्टेंट करंट, द करंट इज यूनिफॉर्मली, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा इसमें। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट a/2 above द सरफेस, इस पर भी ध्यान दो, ये a/2 कहां से, सरफेस से है बेटा, सरफेस ऑफ द वायर टू दैट ऑफ a पॉइंट ऑफ अ पॉइंट a/2 बिलो इट्स सरफेस। ठीक है, पहले जो इसका जो क्वेश्चन पूछा है उसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो हमारे पास ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये वाला, ऐसे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास, जिसकी रेडियस ये वाली a है और इसमें करंट फ्लो कर रही है यूनिफॉर्मली, ये इसकी एक्सेस है वायर की। अब कह रहा है हमसे कहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा, एट अ पॉइंट a/2 अबव द सरफेस, तो ये सरफेस हो गया वायर का सरफेस, इससे a/2, इससे a/2 मान लो P1, इस पर यहां से ये दूरी रखी है a/2, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B1, P पॉइंट पर, P1 पॉइंट पर, और अ पॉइंट a/2 बिलो इट्स सरफेस, सरफेस से a/2 नीचे, दैट मीन्स यहां पर ये P2 पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है ना। ये हमसे पूछा है कि B1 और B2 का रेशियो कितना होगा। ठीक है, अब थोड़े सा पहले फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। इसके फॉर्मूले हमें डायरेक्टली लर्न होने चाहिए, और किस तरह से लर्न होने चाहिए वो जरा समझते हैं। ये एम्पीज रीटर लॉ से ड्राइव होकर आते हैं फॉर्मूले। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है, सॉलिड वायर बेटा, हॉलो नहीं है, ठीक है, सॉलिड है, तभी तो करंट इसके एरिया क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो ये आपका एक, इसकी रेडियस यहाँ पे एज रखी है, चलो मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक है, और ये इसकी एक्सेस है, ये इसकी एक्सेस, और इसमें करंट, इस किसमें, एरिया क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया बेटा इसका। इसमें करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो करंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, ऐसे, ये सब मिला के टोटल करंट आई है बेटा, ऐसे, ये, क्योंकि ये सब मिला के टोटल करंट कितनी है, आई, ठीक है नहीं, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो आप ऐसे लिख सकते हो, करंट डेंसिटी जे इज करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया होता है, कितने एरिया में करंट डिस्ट्रीब्यूट है इस क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो इसका एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर, तो आई बटे पाई आर स्क्वायर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहली बात। अब 3 पॉइंटों पर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, ये इसकी एक्सेस है बेटा, एक आउटसाइड, इस पी पॉइंट पूछ रहा है, P1 पॉइंट लिख देता हूँ, तो एक्सेस से डिस्टेंस लेते हैं बेटा, कहाँ से लेते हैं, एक्सेस से डिस्टेंस लेंगे, एक्सेस से ये स्मॉल आर होता है, एक्सेस से आउटसाइड पॉइंट तक की, पहले हम आउटसाइड निकाल रहे हैं। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है P1 पर, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, B इज इक्वल टू μ0 I/2 पाई R, और R कहाँ से है, एक्सेस से लेके इस पॉइंट तक की, आउटसाइड पॉइंट तक की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, देखो ये कैपिटल आर था, तो ये डिस्टेंस बड़ी है इस डिस्टेंस से। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ ये फॉर्मूला ऐसे याद होता है, B बराबर μ0/4 पाई 2I/R, ये एक ही बात है बेटा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा। कुछ बच्चों को ऐसे याद होता है, तो ये दोनों एक ही बात है, आउटसाइड के लिखना। अच्छा, सरफेस पर करते तो सरफेस पर बस केवल यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, 0I/2 पाई कैपिटल आर। इनसाइड इंपॉर्टेंट होता है, इनसाइड मतलब इसके अंदर, एक्सेस से स्मॉल आर दूरी पर, इस वाले पॉइंट पर P2,
इनसाइड, तो स्मॉल आर देखो अब ये डिस्टेंस इस कैपिटल आर से छोटी हो गई, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो इस वाले पॉइंट पर बी इक्वल टू होता है म्यू 0 जे बाई 2 स्मॉल आर, ये होता है। और जे की वैल्यू ये थी, ये रही, ये याद करो। और जे की वैल्यू अलग से याद रखो कि करंट जो है आई, ये पूरा जो करंट है आई, ये सब मिला के करंट जो आई है वो इस एरिया क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए जे बराबर करंट अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर। चाहो तो इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो आप जे की वैल्यू, याद मैं ये करता हूँ, जे बराबर म्यू 0 अपॉन 2 और जे की वैल्यू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, ऐसे ये वाला फॉर्मूला याद करना चाहिए, ये ऐसे ऐसे ही याद होना चाहिए आपको। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये क्या होता है कि इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करते हैं, कैसे, b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, देखो ये वाला 2 पाई 4 पाई हो जाएगा, और नीचे 2i कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर। ये कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है, मैं तो सलाह दूंगा आपको ये याद होना चाहिए, कुछ नहीं, जे की वैल्यू आप पुट कर लो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर कौन सी डिस्टेंस है उस पर ध्यान दो, कैपिटल आर कौन सी डिस्टेंस है, इसकी रेडियस है, बस हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले याद करिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो इसने कहा है कि करंट आई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैं इसमें इस एरिया क्रॉस सेक्शन में, इस वाले एरिया क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, मान लो कि ये करंट आपकी इस तरह से फ्लो कर रही है, ये सॉरी बाहर नहीं, यहाँ, ये सब मिला के टोटल करंट आई है, कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, इतने एरिया क्रॉस सेक्शन से में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, इसीलिए जे बराबर लिख सकते हैं करंट अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा इसका, रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर। ये अब P 1 पॉइंट पे निकालना है, तो देखो P पॉइंट पे निकालना है तो हम कहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, इसकी एक्सेस लेते हैं, एक्सेस से, तो ये डिस्टेंस हो गई इसकी स्मॉल आर बेटा, तो आउटसाइड P1 पर स्मॉल आर हो गया, सोचो ये रेडियस कितनी है, ये वाली, ये a है और ये वाली a/2 है, तो स्मॉल हो गया a प्लस a/2 दैट मीन्स 3a/2। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1 इज इक्वल टू म्यू 0 आई ओवर 2 पाई स्मॉल आर, आउटसाइड है ना, तो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू हो गई 3a/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो B1 आ गया म्यू 0 आई अपॉन 3 पाई a, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई, पहली इक्वेशन हो गई। और इनसाइड कर लो P2 पर, इस वाले पॉइंट पर, तो स्मॉल आर आपका ये होता है बेटा, एक्सेस जो एक्सेस होती है सिलेंडर की उससे निकलते हैं, लेकिन ये सॉलिड सिलेंडर के लिए वैलिड है बेटा, करंट यूनिफॉर्मली, अगर हॉलो होता तो करंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होती, केवल सर्फेस सर्फेस पर होती करंट, तो फिर उसके लिए वैलिड नहीं है, हॉलो ट्यूब्स के लिए वैलिड नहीं है ना, लॉन्ग सॉलिड है और उसमें करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट एरिया क्वेश्चन में, वो तो तभी पॉसिबल है जब सॉलिड वायर हो आपका ये। इनसाइड P2 के लिए कहें तो स्मॉल आर जो है इसमें, यहाँ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, सॉरी ए है, और यहाँ स्मॉल आर लेस देन ए है, स्मॉल आर यहाँ से देखेंगे तो स्मॉल आर कितना होगा, सोचो ये पूरा a है और ये a/2 है, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा a/2, और इसमें फॉर्मूला लगाएं तो B2 बराबर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला म्यू 0 j/2 स्मॉल आर a/2, लेकिन यहाँ j की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तो j की वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू 0/4 हो गया, देखो ये म्यू 0/4, और j की वैल्यू पुट कर दी मैंने i अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू ए, एक a से a कट गया, तो B2 हो गया म्यू 0 i अपॉन 4 पाई a, ठीक है, ये B2 आ गया आपका, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो डिवाइड करेंगे तो देखो म्यू 0 आई अपॉन 3 पाई ए है और ये म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई ए है, तो देखो म्यू 0 आई से म्यू 0 आई कैंसिल, पाई ए से पाई कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, तो B1 रेशियो B2 इज इक्वल टू जो आया ये 4 ऊपर चला गया तो 4:3 आया, दैट मीन्स 4:3, इसलिए इसका आंसर हो गया सी। अ बॉय इज होल्डिंग अ स्मूथ hollow और नॉन कंडक्टिंग पाइप वर्टिकली, इस पर ध्यान दीजिए, विद चार्ज spherical ball of mass 10 gram carrying a charge of 10 millicoulomb inside it, which is free to move along the axis of pipe. The boy is moving the pipe from east to west direction in the presence of magnetic field 2 Tesla. With what minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball does not move along the axis? Also determine the direction of magnetic field. देखो हमारे पास एक ये hollow स्मूथ नॉन कंडक्टिंग वर्टिकल पाइप है, एक्चुअल में ये वर्टिकल पाइप ऐसे पड़ा हुआ बॉय, जैसे मैं पकड़ा हुआ हूँ पेन को, है ना, वर्टिकली अब ऐसे, है ना, ठीक है, बना ऐसा सकते हैं हम इसमें। अब इसमें एक बॉल उसने छोड़ दी और ये मूव करने के लिए फ्री है एक्सेस के अलॉन्ग, ये एक्सेस हो गई आपकी इसकी पाइप की, और ये हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है जैसे मेरा हाथ इस समय हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वाला सरफेस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ऐसे कर लोगे तो ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, ऐसे ये वर्टिकल प्लेन हो गया, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। तो जो नॉर्थ, ये अर्थ की जो 4 डायरेक्शन होती हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं, दैट मीन्स ऐसे, नॉर्थ ऐसे होगी सामने, ईस्ट ये वेस्ट साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट,
हॉरिजॉन्टल प्लेन में सबसे बड़ी, और पाइप जो है वो वर्टिकल है, ऐसा पाइप ऐसे है, वर्टिकल है। तो पहले इस बात को समझो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में और पाइप वर्टिकल है ऐसे। मान लो ये पाइप है आपका, और इसमें एक चार्ज बॉल छोड़ दी गई है जो मूव करने के लिए फ्री है, किधर 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 तरफ, एक्सेस के अलावा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आई। अब ये जो बॉल है, ये बॉय जो है इसको मूव कर लेके चल रहा है पाइप को, किधर, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ लेके चल रहा है। दैट मीन्स ऐसे मूव कर रहा है बेटा, ये ऐसे मूव करा दिया। देखो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये एक्सेस के अलॉन्ग फ्री टू मूव कर रहा है नीचे की तरफ ड्यू टू वेट। लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड लगा देगा 2 टेस्ला, तो कितनी वेलोसिटी से लेके चले जिससे बॉल मूव ना करे, ऐसा क्वेश्चन। तो देखो इसमें नीचे की तरफ पहले तो एक लग रहा हुआ वेट ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही होगी इस पर। अगर इस ये मूव ना करे तो इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो मूव करेगा। लेकिन अगर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये चार्ज पार्टिकल है, और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है बेटा। अगर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें mg के, और ये fm इस mg को क्या कर ले, बैलेंस कर ले, तो फिर ये रुक जाएगा, फिर ये नीचे मूव नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, वो पाइप को कितनी वेलोसिटी से चलाएगा, और इतना मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए तो वो स्टेशनरी हो जाए, बॉल रुक जाए, चले नहीं, फिर एक्सेस के अलॉन्ग मूव ना करे, तो कितना तो ये पूछ रहा है। तो देखो फॉर स्टेशनरी बोले ना, बॉल ऐसे लिख दो, फॉर बॉल डज नॉट मूव along the axis, ये नहीं मूव करेगी, कंडीशन लिख दो, कंडीशन फॉर नहीं करेगी कब, जब मैग्नेटिक फोर्स जो है, चार्ज पार्टिकल जो लग रहा है वो mg के बराबर हो जाए। तो fm इज इक्वल टू लिख लो क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एंगल। इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एंगल इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे ना तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा आपका, तो इसे इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं यहाँ से v वेलोसिटी निकालें तो mg ओवर क्यू बी साइन थीटा। अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि वो मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से चलाएं जिससे वो रुका रहे। तो मिनिमम वेलोसिटी अगर निकालनी है कि इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मिनिमम चाहते हैं, तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। इफ साइन थीटा मैक्सिमम देन वेलोसिटी मिनिमम। ठीक है, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, तो वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो वेलोसिटी मिनिमम तो कितना, mg ओवर क्यू बी। बस यहाँ पे डाटा पुट कर दिए, एक आंसर तो यहाँ से निकल आएगा। मास दे रखा है 10 ग्राम, अब इसे किलोग्राम में बदलो पहले तो 10 × 10⁻³ kg, और g यहाँ पर गिवन नहीं है, 10 ही मान लेता हूँ, डिवाइड बाई चार्ज जो है, या 9 जब गिवन नहीं हो तो 9.8 माननी चाहिए बेटा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, जी बराबर गिवन नहीं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करनी चाहिए। चार्ज दे रखा है आपका 10 मिली कूलाम, तो उसको भी चेंज कर लें, चार्ज रखा है 10 मिली कूलाम है तो उसे 10 × 10⁻³ कूलाम, तो 10 × 10⁻³ और मैग्नेटिक फील्ड रखा है 2 टेस्ला। तो देखो ये तो पूरा कट गया, ये हो गया 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा तो वो चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें ऑल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ सोचने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो शुरुआत मैंने करी थी उसमें मैंने बताया था कि ये जो 4 डायरेक्शन होती है ना अर्थ की, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, और यहाँ पे पाइप ऐसे लेके वो ऐसे चल रहा है बेटा, ऐसे पाइप लेके इसमें, और इसमें एक बॉल डाली गई है जो चार्ज बॉल है, और उस पर मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर लिया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पूछ रहा है साथ में, तो ऐसे चल रहा है बेटा। तो सोचने वाली बात है, देखो थोड़ा सा अगर मैं इसमें 3D सोचता हूँ तो देखो इसको टॉप व्यू से देखो, इस जगह से इसका अगर टॉप व्यू बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। इस सिलेंड्रिकल पाइप का टॉप व्यू हो गया, ऊपर से देखने पर, यहाँ से देखो आप टॉप व्यू से तो आपको ऐसा दिखेगा, और इसमें ये बॉल दिखेगी आपको चार्ज पार्टिकल, और ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही होगी, क्योंकि ये आपकी इस तरह से बना रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल प्लेन पाइप कुछ इस तरह हुआ, इसका टॉप व्यू मैंने दिखा दिया ये आपका। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्थ दर्शन हो गई, सॉरी नॉर्थ, और ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट, और आपकी ये वेलोसिटी हो गई। इस चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, दैट मीन्स डॉट ना लेता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ऐसा लग रहा होगा, और mg लग रहा होगा नीचे, तो fm की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ऐसे, है ना, और mg लग रहा है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ये fm की डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ। अब सोचो इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है
और थीटा हमने यहाँ पे 90 डिग्री माना है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तभी तो थीटा 90 डिग्री लिखा है। तो थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा रहा बस 1 और थीटा यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होता है और 90 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू +1, 90 डिग्री की वैल्यू होती है। अब जरा सोचो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से सोचो, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में वी क्रॉस बी की दिशा निकालने की जो FM होता है, ये वेलोसिटी की दिशा होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड की। तो वेलोसिटी तो सामने रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे रखनी है, ऐसे वेलोसिटी हो गई, ये किसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की, और फोर्स लग रहा है ऊपर, देखो फोर्स लग रहा है ऊपर, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, देखो नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, है ना, ये वेलोसिटी और ये फोर्स। या तो ऐसे करो या फिर वी क्रॉस बी से भी कर सकते हो, वी क्रॉस बी, ये अगर चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन वी क्रॉस बी की होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की होगी, इससे भी कर सकते हो। लेकिन ये वी क्रॉस बी करते हैं राइट हैंड रूल से, राइट हैंड से करते हैं। आपकी राइट हैंड की फिंगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में और उसे कर्ल करो छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही FM की डायरेक्शन होगी। तो देखो आपकी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालें तो वी क्रॉस बी थंब रिप्रेजेंट करता है, तो वी बी ऐसे घुमाओगे, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओगे, देखो फोर्स तो ऊपर रखना है आपको, तो फोर्स तो मैंने ऊपर रख लिया, ये फोर्स है या वी क्रॉस बी की डायरेक्शन है, ये समझ लो। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन तो ऊपर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन सेम होगी, तो FM की डायरेक्शन ऊपर। अब वी ये वेलोसिटी डायरेक्शन हो गया, तो बेटा आपकी फिंगर पीछे तो घूम नहीं सकती, आगे की तरफ घूमेंगी और ऐसे घूम रही है, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूमी होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहा होगा। इससे सही तरीके से नहीं मालूम पड़ेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट रूल से बढ़िया तरीके से मालूम पड़ेगा। ये वेलोसिटी, ये फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो सीधा साफ दिख रहा है ऐसे। तो ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ टू साउथ, इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ टू साउथ आएगी। या आप इसको ऐसे बना सकते हो कि एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लो, डायग्राम में दिखाना है तो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लिया, इसमें ये आपकी वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये बॉल है और ये ऐसे चल रही है, केवल बॉल दिखाई, ये वी वेलोसिटी चल रही है। इसका वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, FM ऐसे मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे रखनी पड़ेगी, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रखना पड़ेगा। ये डायग्राम दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, और लिखो तो लिख दो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, एज फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, सो फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल magnetic field will be along north to south, ये डायरेक्शन है। तो मेरे आपको जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।